सम्मानित मंच से मैं निवेदन करता हूं, कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत करें। सही है, बस खड़ा रहने दो, जूम कर दें। मां सरस्वती के आशीर्वाद से हम सभी, हमारा महाविद्यालय संपूर्ण विश्व निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं मां सरस्वती का आशीर्वाद हम सब पर इसी तरह से बना रहे। फोन से अज्ञानता से हमें त्राण दे मां, ये शारदे मां, ये शारदे मां, अज्ञानता से हमें त्राण दे मां। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। थैंक यू। आप सभी हमारे एमएससी फाइनल इस कार्यक्रम के कन्वीनर डॉक्टर भंडारी सर से उनके वेलकम एड्रेस लीजिए। यह राशि गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज द्वारा आयोजित एक दिवसीय नेशनल सेमिनार में विजन साइंस कल्चर एंड सोसाइटी के आयोजन शुभारंभ पर आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड समारोह के मुख्य अतिथि प्रेसिडेंट IWSGCT फॉर्मर सीनियर साइंटिस्ट R&D कोऑर्डिनेटर BRNS DAE मुंबई डॉक्टर PP और मंच पर आसीन versatile, dynamic and energetic principal, Govt Dungar College and patron of this seminar, Dr. TP Singh sir. आज के आयोजन के स्पेशल गेस्ट, this charming and energetic personality, Assistant Director College Education, Bikaner Division, Dr. Rakesh Kar sir. My esteemed mentor and coordinator of this seminar, Dr. Narendra Bojak sir. HOD Chemistry, the pleasing personality Dr. Sushma Jain मैडम और महाविद्यालय परिवार से सेवानिवृत्त प्रोफेसर साहिबान। आयोजन पर
आज की जो विषय है उस पर अपनी बौद्धिक संपदा को हमारे साथ साझा करने के लिए पधारे हुए सभी इनवाइटेड स्पीकर्स, पैनल एक्सपर्ट्स, सभी महाविद्यालय परिवार के विभिन्न विषय से पधारे हुए प्रभारी प्रोफेसर साहिबान, सभी डेलीगेट, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स एंड प्रेस एंड मीडिया, आप सभी का मैं BIRC और TCRC की तरफ से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस नेशनल सेमिनार द सन, साइंस, कल्चर एंड सोसाइटी एक अद्भुत विषय पर होने जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि सभी इनवाइटेड टॉक्स, ओरल प्रेजेंटेशंस, पोस्टर प्रेजेंटेशंस आप तक रोचक जानकारी पहुंचाएंगे और आशा करता हूं एक हेल्दियर डिस्कशन की भी। तो इस समारोह में, इस नेशनल सेमिनार में आप सभी पधारे, उसके लिए मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब हम हमारे अतिथियों का, हमारे परम सम्मानित मेहमानों का माल्यार्पण कर स्वागत करना चाहेंगे, जैसे कि हमारी परंपरा रही है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं डॉक्टर SN जाटोलिया सर व डॉक्टर राजाराम सर को कृपया हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर GP सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी व डॉक्टर मधुसूदन शर्मा जी से कृपया माला पहनाकर हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब डॉक्टर राकेश हर्ष जी का स्वागत करें। थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर उमा राठौर मैडम से और डॉक्टर प्रतिभा पायल मैडम से, डॉक्टर सीमा व्यास MS कॉलेज से, उनसे निवेदन करता हूं कृपया HOD केमिस्ट्री डॉक्टर सुषमा जैन मैम को माला पहनाकर स्वागत करें। तो मेरे बोल से भी ले ले, इनके मत में माला सब बैठे होना। थैंक यू मैम। इसको फोटो में रखना। हम फिर से स्वागत करते हैं हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए PP चंद्रचूड़न सर का। सर, आपका भी बीकानेर में और इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में हार्दिक स्वागत है। हम आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने हमें ज्वाइन किया और निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति हमारे लिए लाभदायक और प्रेरणादायी साबित होने वाली है। स्वागत की इस कड़ी को हम एक्सटेंड करते हुए हमारे साथ जुड़े हैं डूंगर कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर साहिबान और हमारे HOD, भूतपूर्व HOD डॉक्टर HK पांडे सर। हम उनका भी स्वागत करते हैं और इसके लिए मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर सुरुचि गुप्ता मैम से, मैम प्लीज पुष्प गुच्छ भेंट कर सर का स्वागत करें। सर के दिशा निर्देश में निश्चित रूप से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने काफी प्रगति की है और अभी भी जब हम याद करते हैं सर का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। हम स्वागत करना चाहते हैं एक्स प्रोफेसर जियोलॉजी डॉक्टर सुशील शर्मा सर का, एक्स प्रिंसिपल MS कॉलेज। सर, हम आपके भी आभारी हैं, आपका स्वागत करते हैं और इस हेतु मैं निवेदन करता हूं हेड डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी डॉक्टर RK पुरोहित सर का। सर, माल्यार्पण कर सर का स्वागत करें। इसी क्रम में हम स्वागत करते हैं हमारे वाइस प्रिंसिपल साहिबान का। इस हेतु मैं निवेदन करता हूं
डॉक्टर एमडी शर्मा सर से। सर कृपया वाइस प्रिंसिपल साहिबान डॉक्टर इंदर सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर राजाराम सर से। सर कृपया डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी वाइस प्रिंसिपल साहिबान का माल्यार्पण कर स्वागत करें। थैंक यू सर। इसी के साथ हम आप सभी का भी पुनः स्वागत करते हैं। सभी फैकल्टी मेंबर्स जो दूसरे कॉलेजेस से आए हुए हैं, स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत करते हैं। और अब मैं निवेदन करना चाहता हूं डॉक्टर नरेंद्र भोजक सर से, कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस प्रोग्राम, टू प्रेजेंट द प्रीएम्बल ऑफ दिस नेशनल सेमिनार। Honorable Principal and patron of this seminar, Dr. G.P. Singh sir. What should I say, that mentor and guideliner in the field of R&D, Professor Dr. P.P. Chandrachuran sir, I really thankful to you. Dr. Rakesh sir, who has inclined the things on sun and fossils with respect to fossil botany and fossil chemistry. Our HOD, affectionate and mind-blowingly affectionate Dr. Sushma Jain ma'am, my colleague, and Dr. Heminder Bhandari sir. I cannot resist myself here to convey my best regard to Dr. H.K. Pandey sir, गुलाब जामुनों के साथ से डॉक्टर शिशिर जी, डॉक्टर इंदर सिंह जी, डॉक्टर पुष्पेंद्र जी और बड़े भाई साहब डॉक्टर एमडी शर्मा सर, डॉक्टर स्मिता जैन मैम, डॉक्टर दिव्या जोशी मैम, डॉक्टर सुरुचि गुप्ता, संगीता शर्मा मैम, एंड ऑल ऑफ अस। इस सिंपोजियम की प्रीमेबल डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि हमने एक टॉक का टाइम 8 मिनट के आसपास का रखा है, तो इससे कम में समराइज करूं। BIRC के द्वारा इस प्रोग्राम को आयोजित करने के 3 मुख्य रीजन हैं। उसमें पहला डॉक्टर जीपी सिंह सर हैं, डॉक्टर राकेश सर हैं। आप सभी ने देखा है कि डॉक्टर जीपी सिंह सर ने तीनों नेक के अंदर जिस तरह से हमें गाइड किया, और थर्ड नेक के अंदर उन्होंने एक मेंटर और गाइडर के रूप में जिस तरह से काम किया। लेकिन जब से BIRC की शुरुआत हुई, मंगल साहब और जीपी सिंह साहब, सुमन सर को भी मैं इस वक्त भूल नहीं सकता। 2005 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो बहुत ही इनिशियल स्टेज में इसको करते हुए हमने हर प्रोसेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज की, बहुत सारे अच्छे पब्लिकेशन लिए। ये एक पहला कारण है। सर, आपके द्वारा न केवल BIRC नेक के 2 बार, तीसरी बार और तीसरा नेक मिलने के बाद भी जो कॉलेज को चेंज किया गया, कॉलेज का डेवलपमेंट किया गया, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब BIRC डेवलप हो रहा था, उस वक्त 3 ही डिपार्टमेंट थे, लेकिन मैं वापस भूल नहीं सकता डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित जी जियोलॉजी से, और डॉक्टर शिशिर जी और देवेश खंडेलवाल जी जियोलॉजी से। इन्होंने बाद में जिस तरह से इसको एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे सपोर्ट किया, वो कॉलेज की बेस्ट प्रैक्टिसेस में शामिल हुआ। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछले नेक के अंदर हमें 90 मार्क्स
सिर्फ BIRC से मिल रहे थे, क्योंकि हम इसको सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ देखना चाह रहे थे, जैसा शुरू में विजन था। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि डूंगर कॉलेज के अंदर सभी प्रोफेसर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, 25 डिपार्टमेंट हैं। सर, डॉक्टर PP Chandrachouran sir, this is what I was discussing with you 1 week before that I am going to describe here. 25 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे यहाँ पर। हम कोई भी एक थीम को, जैसे आज हमने सन थीम को रखा है, उसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ से देखें, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से देखें, जियोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ से देखें, जियोग्राफी के पॉइंट से देखें, नॉर्मली फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी के पॉइंट ऑफ से हम देखते ही आए हैं। हम इस रिसर्च को इस तरह से करते आए हैं। लेकिन नेक में काम करते हुए हमें ये लगा कि ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस का अपना एक बहुत बड़ा परसेप्शन होता है, बहुत बड़ी एक लिगेसी उनके पास है। खास करके हम अपनी लैंग्वेजेस देखें तो 5 लैंग्वेजेस जो डूंगर कॉलेज के अंदर है, उसका एक बहुत बड़ा परसेप्शन है। कहीं ना कहीं हम इसको मिस करते हैं जब हम साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं। तो हमने वहां से एग्जांपल्स लेने शुरू किए और हमने उस पर कुछ काम किया। एक एग्जांपल मैं आपसे इस वक्त कोट करना चाहता हूं। मैं जब केमिस्ट्री को देखता हूं, मैं और राजा राम जी जब डिस्कस करते हैं तो हम इसको एक आग का गोला मान करके, न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस मान करके डिस्कस कर रहे होते हैं। MD शर्मा साहब इस समय हमारी हॉस्टल में रैगिंग लेते थे तब भी और आज भी, वो उसके एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट्स और फिजिकल प्रोसेस को ही देख रहे होते हैं। बायोलॉजी के अंदर हम उसके फोटोसिंथेसिस और जियोलॉजिकल डेवलपमेंट या एंथ्रोपोलॉजिकल डेवलपमेंट को देख रहे होते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान जो रिएक्शन होती है उससे एनर्जी सीक्रेट होती है, क्रिएट होती है। वो एनर्जी की फॉर्म में रेडिएशंस यहाँ पर आती है, और वो जो रेडिएशंस आती हैं उनके बीच में वाटर पार्टिकल्स होते हैं। सोलर रेडिएशन में सूर्य की किरणों के बीच में पानी के कण इस तरह से समाये होते हैं, उसे हम देख नहीं पाते। लेकिन हमारे एंशिएंट सिस्टम ने उसको देखा। हमारे एंशिएंट लिटरेचर में ये वर्णित है, ये डिस्क्राइब्ड है, और संस्कृत के विद्वान जो यहाँ बैठे हैं वो बता सकते हैं कि कौन से लिटरेचर्स में ये अवेलेबल है। आप ये देखिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सोलर रेडिएशन जो आ रही हैं उसमें जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो वर्णित हैं। लेकिन जब हम आग का गोला सोच करके बात कर रहे होते हैं तो हम जो एंशिएंट सिस्टम में हजारों साल पहले डिस्क्राइब थी उसको हम सीधा नहीं मानना चाहते हैं, और ना ही हमें मानना चाहिए, ना मैं मानता हूँ। लेकिन फिजिक्स हमें ये कहती है कि उन वाटर पार्टिकल्स को हम कैसे देखें। केमिकल फिनोमिना में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और फिजिक्स में स्पेक्ट्रोस्कोप। GP सिंह साहब ने खुद ने माइक्रोवेव पे कुछ काम किया है और भी बहुत सारी चीजों पे किया है। तो उस पार्टिकल को देखने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोप डिजाइन होने चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोप डिजाइन होने चाहिए। वो स्पेक्ट्रोस्कोप तभी डिस्क्राइब हो सकते हैं कि हम उन एंशिएंट सिस्टम से मटेरियल लें, लॉजिक्स लें और आज के साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हुए उसको देखें। ये एक पॉइंट था जिसमें हम सारी चीजों को एक साथ लेते हुए करें। मैं 100% श्योर तो नहीं हूं, लेकिन काफी हद तक श्योर हूं कि 25 डिपार्टमेंट को लेते हुए किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर आज तक, if I'll be wrong, I think Dr. PP Chandrachouran sir, you can correct it, 25 डिपार्टमेंट को लेते हुए एक टॉपिक पे शायद ही कोई डिस्कशन एक साथ हुआ होगा। और इस बार जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 116 पेपर्स आज सुबह तक जो मिल रहे थे, उसके अंदर लगभग सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों ने जिस तरह से इस
थीम को सोचा, डिजाइन किया और उसको लिया। आप खुद देखेंगे कि जब हम इसका कुछ फॉर्मेट पब्लिकेशन में लेकर के जाएंगे तो यही तो NEP 2020 की धारणा है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि हम एक टॉपिक लेकर के उसके ऊपर सब चीजों को लेते हुए काम करें। ये दूसरा पॉइंट था। हम पूरा दिन इस पे डिस्कस करेंगे, मेरे 1 या 1.5 मिनट बाकी होगा। अब जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमारे साथियों ने कहा कि आपने टाइम लिमिटेशन बहुत कम रखी है। आपने 10 मिनट का टाइम रखा इनवाइटेड लेक्चर के लिए, 5-4 मिनट का ओरल प्रेजेंटेशन के लिए, 40-45 मिनट तो खाली इंट्रोडक्शन में ही लग जाते हैं, 1.5-2 घंटा तो होना ही चाहिए। वापिस हमें हमारे एंशिएंट लिटरेचर और सन की तरफ देखना चाहिए। मैं सिर्फ स्टूडेंट से एक बार पूछना चाहता हूं, क्या आपको मालूम है जब सन पे न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद जो रेज एनर्जी की फॉर्म में निकलती है, सन से अर्थ तक आने में उसे कितना समय लगता है? थोड़ा सा आंसर मिल गया मुझे, लेकिन आप कैलकुलेट उसको कर लें कि टोटल डिस्टेंस ले लें 15 × 10⁻10 मीटर्स वाली, और साइंस की लाइट की वेलोसिटी ले लें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वाली, तो आपको 500 सेकंड मिलेंगे, 8 मिनट मिलेंगे। सूरज की एक किरण को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगते हैं और हमें 1 घंटा चाहिए, तो हमें सूरज को देखना होगा। मेरे 500 सेकंड हो गए हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरे पास उस तरह के शब्द नहीं है जो लिटरेचर के लोगों के पास होते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आगे आपको एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में कुछ दिखा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. It's a matter of deep privilege for us that our most respected dignitaries, guests, and keynote speakers are with us. Hence, we don't want to miss this golden chance of their felicitation. Although our respected authorities, dignitaries, they do not need any introduction, but in their protocol, it's my duty to present their brief introduction and achievements. First of all, it gives me immense pleasure that I am going to present brief introduction and achievements of the authority about whom his work speaks aloud. Someone who does not stop until the job gets done, who is sole responsible for all the development and milestones that our college has achieved since last 2 years. He is not anyone else but our most respected Honorable Principal Sir, Professor G.P. Singh Ji. Dr. G.P. Singh Ji, Principal Government Dungar College, Bikaner, Dean Faculty of Science, MGSU Bikaner, Member Academic Council, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner, Member Academic Council, Jodhpur, Janara and Vyas University, RNB Global University, Bikaner. Also convener and member of various state committees under Government of Rajasthan, founder member of Bikaner Research Consortium, under the banner of which we are organizing this program. Dr. G.P. Singh is considered as best teacher of physics in Rajasthan and best administrator and principal in college education Rajasthan. He was also coordinator for 2 terms for pre-teacher entrance test in Rajasthan. Number of research papers he has published in various journals of national and international repute is 50. 10 students has completed their PhD under his supervision. Also under his supervision, we have also achieved NAC grade A 3rd time consecutively. And his research interests are development of semiconductors and biocomposites,
Under his guidance, biocomposites with 40% degradable content has been prepared. So with these words, we welcome our principal sir, Dr. GP Singh ji. Please give a huge round of applause. And I would like to invite for sir's felicitation, Head Department of Physics, Dr. M.D. Sharma ji, Head Department of Geology, Dr. Devesh Kumar Khandelwal sir, and Suruchi Gupta ma'am. Please come forward to the dais and please hand over Srifal to sir, Dr. GP Singh ji. I would like also to the dais now I request to please welcome sir Dr. GP Singh ji by shawl and memento. I would like to request other dignitaries on the dais, please join the event. Our HOD ma'am, Dr. H.S. Bhandari sir, we request to you, please join the event. This is memorable event for us that we are having this chance of felicitation of our most respected principal sir, Dr. GP Singh ji. Memento is being handed over to principal sir. Thank you very much to DAIS and our honorable faculty members. Now we would like to, in this order of felicitation, we would like to felicitate our Assistant Director sir, and before that I would like to present his brief introduction and achievements. Dr. Rakesh Hars, Assistant Director, College Education, Bikaner, Professor in Botany with more than 30 years of experience in teaching and research, Convener, Board of Studies in Biotech, Member BOS, BOM, Academic Council, MGS University, Bikaner, and eminent paleobotanist in Western India, ever smiling face with positive vibes, a fantastic singer. Dr. Rakesh Hars did his MSc in 1986 from Rajasthan University, Jaipur, PhD 1990 from JNVU, Jodhpur. His specialization is paleobotany, pteridophytes, gymnosperms. Some of achievements of Sir are, he has been appointed as Scout and Guide Headquarter Commissioner of Bikaner Zone in 2019, co-coordinator PTET 2019 and 20, Fellow of Indian Fawn Society 2014, Birbal Sahni Centenary Medal cum Birbal Savitri Sahni Foundation Honor in 2013, Professor K.M. Gupta Gold Medal for Best Research Work in 1994. Two of Sir's paper were accepted in 15th International Botanical Congress, Yokohama, Tokyo, Japan. First time in India, chemical analysis was done to establish evolutionary trends and extracted different kinds of chemicals by your research, sir. Sir, you have also described 26 new species of fossil angiosperms, wood, and new species of fossil algae. Even the presumption that earlier the whole Rajasthan was under sea has been changed because of Sir's research conclusions only. A long list of publication is with me, but I'm not able to mention each and every publication. In short, 2 biographical note: Who's Who in Indo-America 1993, Asia's Who's Who
of men and women of achievements in 1988, total 65 research paper in journals of international and national repute, 5 books, 33 invited lectures in different organizations across the globe, completed 3 UGC research projects, and 2 PhD has been awarded under Sir's supervision. So with these words, please give a huge round of applause in the honor of Sir, and to felicitate, to hand over the shawl, Srifal and memento, I would like to invite Dr. Sangeeta Sharma ma'am, Dr. Gaurav Chawla sir. Please come forward for the felicitation of Sir, and Dr. Rajaram sir, please. Sir. Please hand over Srifal, soul and memento to our most respected AD Sahib, Dr. Rakesh Harsi. Brightness का मैं लेकर आता हूं फोटोज. Although our chief guest, Dr. P.P. Chandrachudhan sir, is physically not present here, but he has joined us virtually through Zoom meeting. Sir, we welcome you, and I would like to present here your brief introduction. Dr. P.P. Chandrachudhan sir, President, Indian Society of Analytical Scientists, former Senior Scientist, BARC, R&D Program Coordinator, Board of Research in Nuclear Sciences, Department of Atomic Energy, Government of India. After superannuation, he was instrumental in constituting the Kerala State Innovation Council and was advisor to R&D and Professor of R&D Management at PSN Group of Institution, Tirunelveli, constituted and chaired the PSN National Award for Excellence in Development Oriented Research. Professor Chandrachudhan sir carries with him a vast bank of practical knowledge management base, developed over the past 51 years of dynamic and eventful career in executing and promoting excellent and relevant development through multidisciplinary, multi-institutional R&D project activities. Dr. P.P. Chandrachudhan sir, a postgraduate from prestigious training school of BARC in 1969 and 70, 30th batch, and PhD from Bombay University. He is specialized in engineering quality control field of non-destructive examination. He is a life fellow of Indian Society for Non-Destructive Testing and internationally recognized expert in NDE. Sir has been responsible for planning and execution of engineering quality control and quality assurance work related to manufacture of a variety of specialized engineering equipment of first totally indigenous nuclear reactor Dhruva, BARC, many landmark Indian nuclear power reactor executed by NPCIL and other process plant, R&D centers of DAE functioning currently all over India. He has trained senior functionary trainees from South Korea, Sri Lanka, and Iran in NDE under IAEA program. As the senior R&D program coordinator of BRMS, he has been actively engaged in mobilization, monitoring, and management of collaborative R&D program in areas of interest of various DAE units located all over India.
So with these words, again, we welcome Sir to this program, to the Bikaner, and so now to move further. I would like to invite Sir. Is it audible to you? Now to move further, we have a presentation from GCRC, Department of Chemistry, Government Dungar College. For this, I would like to invite Dr. S.N. Jatolia, Dr. Rajaram Sir, and Dr. Umar Rathod to present ultrasonic photochemical reactor. Sir, please. कैमरा से रिवर्स में फोटो के लेता हूँ, कैमरा बंद कर एक बार, यहाँ से बंद कर वीडियो। फोटोज के साथ हाँ दिख रहा है, उधर वो दिख रहा है, ठीक है। Good morning to everyone. First of all, I would like to thank convener and coordinator to give an opportunity to present ultrasonic photochemical reactor UPR prototypes. As you know that we are going to present a prototype which is designed by our research team GCRC, Dr. N. Bozat, Dr. H.S. Bandari, Dr. Rajaram, Dr. Umar Rathod, Dr. S.K. Verma, and two research scholars Sublakshmi and Kanayalal, which are associated for designing ultrasonic photochemical reactor. As you know that we do the research on lanthanides, and there are so many complications for the green synthesis of lanthanide complexes in the microwave. That's why we design ultrasonic photochemical reactor which have 4 units. Unit first. Next color. There are 4 units of this ultrasonic photochemical reactor. Unit first, second, third, and fourth.
in which unit first is purchased and unit second, which is already designed and installed in our Green Chemistry Research Center. Unit third also is designed by our research group or research team, which is totally covered and have black, totally black. Unit fourth is UV IR lamps. Next. This is the first unit and the basic unit of UPR which was procured. Next. And this is the unit second, which is green chimney and is designed and fabricated and installed at GCRC. Next. This is for unit third, a black unit designed with the reaction chamber and stands for the synthetic and extraction unit. These are this is the unit 4. There are 3 different lamps, UV, visible, and IR radiator. This is compilation of all these 4 units, which will be used in future for the synthesis and extraction of green lanthanides. And these are the use of ultrasonic photochemical reactors for the development of novel methods of extraction. Ordinary method is tedious, as you know that, and timing consuming. While it is not possible to extract all chemicals by these methods, and present method is simple, convenient, and protect many salts from damage. Further extraction of organic chemicals is not possible. Ordinary method, which is made possible by this method. Next. For the green synthesis of organic and inorganic compounds, for the synthesis of chelating resins, and for the immobilization of microbes, for the analysis of food and pharmaceuticals, and for the synthesis of green lanthanides. And one is core thing that we have filed for patent this reactor, ultrasonic photochemical reactor. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे स्पेशल गेस्ट राकेश हर्ष जी से, एडी साहब से, उनके कीनोट एड्रेस के लिए। सर। बीआईआरसी के तत्वाधान में आयोजित होने वाली दिवसीय सेमिनार में उपस्थित ऑनलाइन जुड़े हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर पीपी चंद्रचूड़ सर, जीपी सिंह जी, सुषमा जैन मैडम, प्रोजेक्ट सर, केमिस्ट्री विभाग की समस्त टीम, पूर्व प्राचार्य, पूर्व प्रोफेसर शिशिर जी, पांडे जी, इस कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट, रिसर्चर्स। सबसे पहले तो मैं बीआईआरसी का आभारी हूं जिन्होंने मुझे यहाँ पर आज बुलाया, सम्मानित किया और कीनोट एड्रेस के लिए निमंत्रण दिया। 4 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब समझता था कि 2 या 3 सब्जेक्ट मिलकर कोई काम करे, पर इन 4 सालों में भोजन में तो इंटरडिसिप्लिनरी की परिभाषा ही बदल दिया। एक ऐसे टॉपिक को लाइन जिसके अंदर ना सिर्फ संसार का ज्ञान नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को इसे समाहित कर दिया गया। मेरे ख्याल से ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, कोई ऐसा ब्रांच नहीं होगी पढ़ाई की जिसको इसे जोड़ा नहीं जा सके। और इस आज के पूरे सेशन देख लेंगे सभी डिपार्टमेंट का योगदान होगा, तो मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ।
और धन्यवाद देता हूँ जीपी सिंह जी को, जिन्होंने इस आयोजन के लिए न सिर्फ परमिशन दी बल्कि इसके सफल होने के लिए जितनी भी सुविधा जुटा सकते हैं जुटाई। कीनोट एड्रेस के लिए जो समय बताया गया है 8 मिनट का, सर बिल्कुल सही बात है, पर किसी भी सब्जेक्ट को समझाने के लिए बात सही है कि उस समय की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि समय की मांग है और समय की कमी भी है, तो मैं कोशिश करूंगा जो टॉपिक मैंने लिया उस टॉपिक को तो कम से कम परिभाषित 8 मिनट में आपको कर। आज का टॉपिक जो मैंने लिखा है वो है फॉसिल फ्यूल, जिसको नाम दिया है इन्वर्टर ऑफ पेलियो सोलर एनर्जी। यानी फॉसिल फ्यूल को मैं इन्वर्टर के मानता हूं, जिसने करोड़ों साल पहले जो लाइट एनर्जी थी इसको कैप्चर किया, स्टोर किया और आज हमारे लिए उपलब्ध करा रहे। तो मैं इसको इन्वर्टर की तरह ही मानता हूँ, बल्कि कुछ इसको राइटर बर्निंग बर्निंग सनशाइन भी बोलते हैं। छुपी हुई दबी हुई सनशाइन जो जलने के लिए तैयार बैठी है। लेक्चर में सबसे पहले उसी बात से स्टार्ट करता हूँ जिसमें कहा गया है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है, बल्कि उसको एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। बस इसी को ध्यान रख करके ये रखा गया। सबसे पहले मैं कुछ शब्दों में फॉसिल के बारे में बता देता हूँ, सिर्फ परिभाषा। मैंने कहा ना ज्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ बताता हूँ। वो ये कि भूमि के अंदर दबे हुए या तो कंप्लीट जीव या जीव का कोई अंश, इवन किसी भी जीव का वेस्ट प्रोडक्ट या कोई ऐसा केमिकल जो किसी विशेष जीव के बारे में आभास दिलाता है, यदि हमें मिलता है तो उसे हम फॉसिल कहते हैं। इससे हमें पुराने जमाने में पाए जाने वाले जीवों के बारे में थोड़ा सा आभास हो जाता है। क्योंकि फॉसिल्स काफी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम करता है, इसलिए इसको अलग अलग राइटर ने अलग अलग नाम से भी बता रखा है। कुछ के अनुसार इसे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, इसको क्लू ऑफ पास्ट लाइफ, डॉक्यूमेंट ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, पैरामीटर ऑफ रॉक एज, इंडिकेटर ऑफ पास्ट क्लाइमेट एंड सोर्स ऑफ फ्यूल भी कहते हैं। ये तो बात हुई फॉसिल्स की, और जिसे हमें से संबंधित करना है वो सन। तो सन के बारे में कुछ 2-4 फैक्ट आपको बता देता हूँ। हम मनुष्य कई तरह की एनर्जी यूज करते हैं, और देखा जाए तो सभी प्रकार की एनर्जी हमें एटम से प्राप्त होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया भी इसी का पार्ट है, और इस प्रक्रिया के द्वारा जितने भी सितारे हैं सन के सहित सभी को इससे ऊर्जा मिलती है। सूर्य करीब 4.5 अरब पुराना सोलर सिस्टम है और उसका सबसे बड़ा पार्ट है, और पूरे सोलर सिस्टम के मास का लगभग 99% इसी से बना होता है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और जैसा सर ने बताया किसकी सूर्य की किरणों को आने में लगभग 8 मिनट लग जाते हैं। सूर्य की महत्ता को लगभग प्री हिस्टोरिक टाइम से मनुष्य ने समझ लिया था, और यही कारण है कि हमारे वेदों पुराणों में भी इसको जल, अग्नि, वायु इन सबके साथ देवता का रूप में माना गया है। जो लोग नास्तिक हैं वो भी किसी न किसी सुपर नेचुरल पावर को तो मानते हैं। तो मेरे ख्याल से सूर्य इन सभी सुपर नेचुरल पावर का बॉस है, इसके बगैर जीवन का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अधिकांश रूप से सूर्य जिन चीजों से मिलकर बना होता है उसमें लगभग 75% के आसपास तो हाइड्रोजन और लगभग 23% हीलियम होती है, और कुछ 2% से भी कम परसेंट में लगभग 60 प्रकार के बहुत ही ट्रेस एलिमेंट तो पाए जा सकते हैं, जिनमें इसके सेंटर वाला जो पोर्शन है उसका टेम्परेचर लगभग 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है, और जिसका मुख्य कारण ये इसके अंदर होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया है, जिसमें हर सेकंड लगभग 60 करोड़ टन हाइड्रोजन पीपी चेन की सहायता से मिलकर हीलियम का फॉर्मेशन करती है। और आप स्पेशल नोट करना, जिस समय 60 टन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का फॉर्मेशन करती है उसमें लगभग 40 लाख टन का मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वो एनर्जी लाइट के रूप में, अल्ट्रावायलेट रेड के रूप में, इंफ्रारेड के रूप में किसी भी हो सकती है, और वो एनर्जी पृथ्वी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में पहुंचती है, और यही हमारे जीवन का आधार। ये बात हुई सन की और फॉसिल्स की। अब इनका रिलेशन क्या? हमारी ये सूर्य ऊर्जा है वो सिर्फ जीवन के लिए आवश्यक नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा जितनी भी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है अधिकांश इसी सूर्य से बनती है। मैं बाकी ऊर्जाओं की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे बाकी जितने भी लेक्चर्स आएंगे उनमें शायद दूसरी ऊर्जाओं पर बात करेंगे। मैं सिर्फ बात करूंगा फॉसिल फ्यूल की। वो इसलिए कि फॉसिल ही वो चीज है जिसने मुझे जिंदगी में बहुत ऑर्गेनाइज किया है, उसी कारण मुझे नाम मिला, मेरे को पहचान दिए। तो मैं सिर्फ फॉसिल फ्यूल की बात करूंगा कि किस तरह सूर्य के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। पृथ्वी पर पहुंचने वाली जितनी भी एनर्जी प्लांट उसको फोटोसिंथेसिस रूप में कैप्चर करता है।
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और फिर अन्य प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज से प्रोटीन भी, फैट भी, विटामिन सभी चीज का फॉर्मेशन होता है। कुल मिलाकर इस फोटोसिंथेसिस के द्वारा बायोमास का फॉर्मेशन होता है। अब इस बायोमास का उपयोग 2 या 3 रूप हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, सर ने बांध रखा 8 मिनट, उससे ज्यादा समय आपको नहीं लूंगा। वैसे मेरी आदत बहुत कम बोलेंगे और आज का लिमिटेशन इसलिए से बाहर निकल नहीं सकता। तो प्लांट्स के द्वारा जितना भी बायोमास बनाया जाता है, इस बायोमास को 3 तरह से उपयोग हो सकता है। या तो हम एनिमल उसको फूड के रूप में यूज कर लेते हैं और वो फूड इस फूड चेन के द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होती रहती है। हर जीव के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान उस फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी बनती है और कुछ एनर्जी हीट के रूप में मूव जाती है। यदि इसको हमने फूड के रूप में उपयोग नहीं लिया है तो फिर उसको लकड़ी को जलाकर भी हम लाइट या टेम्परेचर में काम लिया जा सकता है, हीट के रूप में काम ले सकते हैं। यदि ऐसा भी नहीं किया गया तो प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट मरकर जमीन पर जब गिर जाते हैं तो बैक्टीरिया के द्वारा उसका डीकम्पोजिशन कर जाता है और इस डीकम्पोजिशन के दौरान भी उसमें पाई जाने वाली एनर्जी को हीट के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन यदि ये सब भी ना हो और ये जीव किसी न किसी प्रकार द्वारा भूमि के डीप स्ट्रेटा में जाके दब जाए, बैक्टीरिया से पहुंच से दूर हो जाए, तो भूमि के अंदर विभिन्न एनारोबिक कंबशन के द्वारा, एनारोबिक रिएक्शन के द्वारा, जियोलॉजिकल कुछ रिएक्शन के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा, प्रेशर के द्वारा फॉसिल में और एक फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी एनर्जी बनी थी सूर्य से द्वारा ट्रैप की गई थी वो भूमि के अंदर दब चुकी है और करोड़ों साल तक जमीन के अंदर पड़ी हुई है स्टोर की। इसी को जो फॉसिल फ्यूल में इकट्ठा हो गया है वो फॉसिल फ्यूल या तो आपको मिलेगा क्रूड ऑयल के रूप में, या मिलेगा गैस के रूप में, या मिलता है कोल के रूप में। सभी फॉसिल्स के अंदर बेसिकली या तो आपको हाइड्रोजन और कार्बन ये दो मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ मात्रा में आपको नाइट्रोजन और सल्फर भी मिल सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एनर्जी लाइट के द्वारा कैप्चर की गई है, जब कभी भी इसको बाहर निकाला जाएगा तो आप इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के काम किए जा सकते हैं। मैं मानता हूं कि मनुष्य जितनी भी एनर्जी का उपयोग करता है उसमें करीब 85% तो फॉसिल फ्यूल के द्वारा ही प्राप्त होती है। ये फॉसिल फ्यूल या तो ट्रांसपोर्टेशन काम आ रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के रूप में काम आ रहा है, या हमारे कुकिंग में आ रहा है। लेकिन आप नोट करना, इन सभी का उपयोग इस फॉसिल फ्यूल के द्वारा ही होता है। अब जब हम कह सकते हैं कि सूर्य की ट्रैप एनर्जी को इस फॉसिल फ्यूल में स्टोर किया गया है और वर्षों बाद उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक इन्वर्टर का काम कर रहा है जिसने वर्षों पहले एनर्जी को ट्रैप किया, हमारे लिए स्टोर रखा और आज जिस तरह हम जैसे चाहे इसका उपयोग करके हम काम में ले सकते। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब जगह मानते हैं कि मनुष्य थोड़ा कमजोर है, नेचर बहुत पावरफुल है, लेकिन एक काम मैं मानता हूं मनुष्य बहुत पावरफुल है, ये कि फॉसिल फ्यूल हम जानते हैं एक नेचुरल प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है। प्रकृति अभी भी फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन कर रही है, लेकिन जितनी स्पीड से प्रकृति फॉसिल का फ्यूल का फॉर्मेशन कर रही है उससे कई हजार गुना ज्यादा मनुष्य उसका दोहन करके उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो किसी भी एक समय से ऐसा आएगा कि फॉसिल फ्यूल समाप्त होगा, ये कोप हो नहीं सकता। नेचर द्वारा बनाए जाने फॉसिल की स्पीड और मनुष्य द्वारा दोहन की जाने स्पीड, इसके पीछे इतना लंबा गैप है कि कभी भी इसकी पूर्ति नहीं की जाएगी। इसलिए हम किसी भी स्रोत में इस फॉसिल फ्यूल को रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में नहीं मान सकते। फॉसिल फ्यूल जब तक प्रेजेंट है हम इसका उपयोग करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, इसका उपयोग करने से अब चूंकि हमारे पास सोलर लाइट को कैप्चर करने के लिए सोलर पैनल आ चुके हैं, तो चूंकि उसके द्वारा जब एनर्जी को ट्रैप किया जा सकता है तो हम कम से कम फ्यूल के लिए इसका उपयोग करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग करने से पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है और ऐसी बात है जब पॉल्यूशन होता है तो अल्टीमेटली मनुष्य को ही नुकसान होने वाला है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि ये जितने भी फॉसिल फ्यूल हम उपयोग करते हैं उसका उपयोग कम करके और जो अल्टरनेटिव जितनी भी एनर्जी उनका उपयोग करना चालू करें। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस फॉसिल फ्यूल के अलावा यदि विंड एनर्जी है तो उसका भी कारण लाइट सनलाइट है, वो आपको आने वाले लेक्चर उसके अंदर समझाएं कैसे हुए। लेकिन फॉसिल फ्यूल 100% हम फिर कह रहा हूँ एक इन्वर्टर की तरह यूज कर सकते हैं, या इन्वर्टर ही काम किया जा सकता है जो कि करोड़ों साल पहले एनर्जी को यूज किया। थैंक यू। थैंक यू सर। फॉसिल फ्यूल पे निश्चित रूप से आपकी इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफी प्रेरणादायी है, उपयोगी है और एक नए नजरिए से हम फॉसिल फ्यूल्स को देखेंगे।
इसी के साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारे कार्यक्रम के इनॉग्रल सेशन के चीफ गेस्ट डॉक्टर पीपी चंद्रचूड़न सर हमारे साथ जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं। सर से रिक्वेस्ट करता हूं, सर कृपया अपना की नोट एड्रेस जूम मीटिंग पर अपने पीपीटीज या जैसे भी आप सुविधाजनक समझें, हाँ वैसे आप अपना की नोट एड्रेस है वो डिलीवर करें सर। First of all, a very sincere namaste to all of you, my friends in Bikaner from Mumbai. Good morning, all my dear friends. Dear Dr. GP Singh ji, Principal, Government Dungar College, Bikaner. Dr. Rakesh Harsh ji, Expert in Botany and Assistant Director, Bikaner Division, CC Jaipur, who gave a very interesting talk just now. Dr. Narendra Bojak ji, eminent researcher and founder of the Bikaner Interdisciplinary Research Consortium, and his team and mentors. The dynamic senior professors, keynote speakers from the Dungar College and their associates, and my dear brilliant students. I hope I am audible. Greetings to all of you to be the partners in building an Atmanirbhar Bharat by centenary year of India's independence, that is by 2047, which is the current priority dictated by all the government agencies. Friends, yesterday I had a brief telephonic discussion with Dr. Bojak about the intent and content of this seminar. This national seminar and its theme. Science being basically a study of understanding what is going already around us in nature. Science is a study of nature actually. Understanding the Panchabhutas and taking clues from it is an excellent approach to understand the happenings in nature around us and organizing our various development activities on such an understanding to achieve a high level of harmony with nature. It is the disturbance in the harmony of nature that has caused major setbacks in all our science and technology developments, as a result of which we are driven to global warming and many other adverse effects. So such an approach grants proper directions and organizing science and technology activities, and which are friendly with the ecology and environment. As also, it results in a healthy and progressive manner ideal for human race, which is green science and green technology. Very interestingly, our universities, for the sake of education, follows a system which is divided into various subjects and subject-wise departments. That is, we have chemistry, physics, biology, commerce, economics, sociology, all divided into various compartments. This division of subjects has led to a kind of compartmental approach, since that some higher level of above the departments and subject divided into departments and compartments, there are not effectively an effective agency to integrate all these activities to meaningful results. Therefore, the compartments remain in isolation without lateral interaction or multidisciplinary interaction, which is essential for delivering useful developments. That is why, though we do a lot of R&D, बटन नहीं प्रेस करना सर, we do a lot of R&D, फ्लैश ऊपर कर लो, सीधा ऊपर, and the D or development takes place
very rarely, and most of the Ds are in terms of papers, theses, reports, patents, which are not translated into useful activities. So what though we call it R&D, what happens is only research, whereas development is in many cases yet to happen. It is here that the close observation of nature helps us. In nature, all these departments are there virtually, but all of them interact together to deliver a common result. Suppose we take an example of a mango tree to illustrate this principle. What happens in a mango tree is there is chemistry working, physics is working, there is biology, there is mechanical engineering, there is chemical engineering, and all these are integrated. They don't work independently. They are integrated in proper proportion and controlled by the genes, and the right proportion interaction results in very delicious mangoes being delivered by the mango tree. We have never seen or heard about a mango tree giving an apple or coconut, because this majestic interdisciplinary interaction that nature has provided to the mango tree, with control by the genes, works perfectly well to integrate all the subsystems to give a good result. The role of genes in nature need to be played by the deans in universities. The genes should get replaced by deans probably, who are above the department, head of departments, who will be able to control and coordinate all the inputs from various departments to the required extent. So that genomic function, if done by the deans, to integrate the departments in a balanced manner, it will deliver useful goods. This is why I like the concept of Bikaner Interdisciplinary Research Consortium, and to see that the Dungar College has already started their initiative in a humble process, and it is in the safe hands of a very dynamic professor and researcher like Professor Bojak. Now coming to the sun, or Suraj as we call it, which is the focus theme of this seminar. The sun is the most powerful single energy source that supports the entire solar system and supporting all activities required for sustenance of life on Earth. The sun is basically a source of nuclear energy. It is a nuclear fusion involving the combination of protons leading to helium that generate tremendous levels of energy, which is stored in plasma state and radiated to the Earth for in a safe manner from a distance of about 93 billion miles, which is something like about 150 billions of kilometers from Earth. So sun is the origin of Earth itself and the supplier of energy for the entire biosystem that lead to the formation of fossils, the long-time biodegradation of biodegradation of the fossils, which has given rise to coal, petroleum, natural gas, etc. Just as Dr. Rakesh Harshji, it is we can rightly call it as the solar energy inverters. Those which are converted as fossil fuel, and the fossil fuel products which comes of use to humanity can be rightly called as the solar energy inverters. And there are more solar energy inverters, just as the sun is the source of clouds that rains that rain which generate water for the hydroelectric project as well. Sun creates the ocean currents, wind patterns that decides the climatic variations that is essential for sustaining the entire gamut of mutually supportive life system from amoeba to the humankind. The entire food cycle is supported by sun, starting from photosynthesis, generation of vitamin D, destruction of harmful bacteria, virus, and fungi, and the whole lot of process is
directly and indirectly controlled by this sun. However, humans call the summer when the sun's heat is felt more as a very inimical situation to humans. But as a scientist, I would see the excess of solar heat is the additional resources available at our disposal. If you have a positive outlook to see the excess heat, for example, felt by some places in Rajasthan and also in the south, if this is taken as a national resources like on the same line as coal, petroleum, mineral deposit. When you locate coal, we don't say it is a nuisance. We say it is a resources, and then we exploit and generate energy out of that. And similarly, there is a necessity to take solar heat also as a major national resource that becomes that when converted by evolving suitable technology can be meaningfully used for the benefit of humankind. The solar power stations, the solar panels, the solar cookers, the solar water heater, etc. have been devised like this only. So you in Dungar College now think of making the a device that converts excess heat in your ambience and make a solar powered air conditioner to beat the heat of summer. That is the intelligent way of doing things. And looking at the sun as a Indian cultural point of view, the Indian culture means it is basically connected with the Sanatana Dharma, originated and thrived in India, led by the great Gnanis or Rishis of Bharat. Sun is deemed as the unit of energy, power and illumination. Bhagavad Gita describes the brilliance of the Lord Almighty as Divi Surya Sahasrasya. That is, in terms of sun as a unit, the brilliance of the Lord is compared as thousands of suns rising together in the sky. That much brilliance is possessed by the. Actually, the 1000 also doesn't mean 10 to the power of 3, but it actually means innumerable. It is so brilliant. So the brilliance is also measured in terms of sun. That is one important significance of our cultural significance of sun. And then they also connected these powers to physical and material development that is beneficial for the humans. To cite an example, it was Swami Vivekananda who enthused Sir Jayant Tata to embark on now leading in the Indian industry like TISCO and the leading Indian R&D institute like Indian Institute of Science, Bangalore. These institutions were created by Sir Jayant Tata on the advice of Swami Vivekananda, who is a Brahmajnani saint, a great illumined spiritual figure of Bharat. And on the request of Jayant Tata, Swami Vivekananda deputed Sister Nivedita to pursue the matter, and it was Sister Nivedita who designed the main building, administrative building of Indian Institute of Science. This is a historic document. The letter written by Jayant Tata, the correspondence and the sketches drawn by Sister Nivedita is available in the archives. And also, there is a letter displayed in the archives of Ramakrishna Mission, which shows that Sir Jayant Tata invited Swami Vivekananda to be the first director of Indian Institute of Science, because he felt that only you can guide the proper guide and give proper directions for the development of Indian Institute of Science for the welfare of our country. And by integrating the principles of spirituality that gives courage and strength of purpose, human development activities will go in the right direction and grow with a great high potency. And in this connection, when we are talking about interdisciplinary research and development, it is not only applicable to science. Interdisciplinary interaction includes the commerce, economics, sociology, humanities, and all other topics that are relevant to successful delivery of useful outcome
to the given target group. Rajasthan and Bikaner being a solar energy resources state, it will be very useful to focus on solar energy exploration, R&D projects with application in energy and agricultural, etc. I had a very interesting occasion to interact with the Professor Bojek on a research project supported by the Board of Research in Nuclear Science, in which the wild growth in the Pokhran area, which is called Keem, which is a fibrous material, and also its extract is used as a herbal medicine. These are and in the project, the fibers were extracted, and a few meters of cloth looking like khadi was made, and it was demonstrated. In fact, one piece of cloth was supplied to the BRNS authorities, which I have seen personally, and it is an excellent work. So I would highlight during this speech that the authorities like Dr. Rakesh Harsha, if he focuses on his attention on this particular development, there is a very high potential of taking up this process developed by Professor Bojek to be taken up as a cooperative venture, in which the villagers of Pokhran area, they can be actively associated and also supported by the government, and they can earn a righteous livelihood by extracting fibers and making clothes. And also these clothes, when it is used as a polymer blend, the quality of the cloth can be bettered, and that will become a major cottage industry in Rajasthan. This possibility can be really meaningfully exploited. That is what I feel, and probably this BIR can also take some play some leading role in this supported by the government of Rajasthan. Because it is there is no point in doing just research, but it is equally important to take it to meaningful conclusion. So from that point of view, I strongly feel that we should look into converting this outcome of the research into tangible use, like developing economic activities, which the most ordinary people of our country are benefited. Yeah, after mentioning a few points which I would like to communicate to you, I think without taking much of a time, I would like to conclude at this stage. And probably I personally believe that the speeches it's a manasa vaja karmana. The ideas have to originate in your mind, then you can exchange through speeches and interactions like this. But what actually matters is the karmana phase of it, manasa vaja karmana. So I take this opportunity to offer to you, all of you audience, whatever experiences I have heard, I have gathered, can be imparted to any of you who are interested in taking the process of R&D through these three pages, through three phases. That is manasa vaja karmana, planning the thing, discussing about it, and doing things for the benefit of our common man. Thank you very much. Thank you very much, sir. Before we officially convey our best wishes, regards, and thanks to you, I would like to tell you, sir, whatever you have given the proposal in front of our students, most of the students are from in this area from Hindi medium. तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि सर ने जो बोला है R&D के लिए गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज को एक प्रपोजल के लिए बोला है. आपके स्टूडेंट्स कोई भी इस प्रपोजल को बना के भेजते हैं तो सर इस कंडीशन में है कि वो उसको अप्रूवल की तरफ ले जा सकें. तो sir, as you said that solar hubs and solar energy part, we will definitely take your inputs in our report of this seminar and also submit to the government with respect to your feedback and your submission of proposal to the student point of view.
Thanks a lot, sir. With your permission, I would like to add one more small point. Yes, sir. Now the NEP is in implementation by all the educational institutions in our country. There is also a directive from the chairman UGC for giving more emphasis on R&D, which Yes, is sir. because it will improve the overall quality of education. But from my own experience in interacting with all the universities and IITs and Institute of Science, etc., I feel there is a lack of disconnection between the development what you are planning and the benefit what the common people get. So we should have a system of selecting the R&D problems and R&D subjects which give solution to the problems faced by the people around. So if you focus on that is what I have a proposal, basically to make the R&D more effective and purposeful for the benefits of the country. Thank you, sir. And definitely we will take another complete day or complete session from your input for the R&D setup in our institution and other places. तो आप जैसा देख सकते हैं सर ने बच्चों को जो एक सजेस्ट किया है आपके लिए बहुत अच्छा, और मेरे ख्याल से जीपी सिंह सर इसके लिए अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे कॉलेज को इसमें एक अलग तरह का R&D सेक्टर के लिए, क्योंकि वो एनईपी का भी पार्ट है और सर उसमें एक्टिवली इंगेज हैं, तो हमें एक सेंटर के लिए मिलेगा. बहुत बहुत धन्यवाद सर. We will definitely continue and put our inputs here. Now we are thank you, sir. Thank you. Now we are leading for the presidential and keynote address. मैं एसके वर्मा जी को रोकते हुए एक पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता हूं और सर को अपने अध्यक्षीय और कीनोट एड्रेस के लिए बुलाना चाहता हूं. आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी अच्छा है कि हमने सर का फेलिसिटेशन किया, और सर के लिए बहुत ही अच्छा है कि ऑलमाइटी ने, भगवान ने उनका एक अलग तरीके से फेलिसिटेशन किया है. आप सबकी तालियों के साथ सर आज दादा बने हैं, और उन्होंने हमें छोटा दादा और हमारे जो छोटे भाई बहने हैं उनको इन्होंने चाचा या बुआ बनाया है. तो इन सब शब्दों के साथ सर आप सादर आमंत्रित हैं. थैंक यू भोजक सर. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भोजक साहब ने जो इस कार्यक्रम को मेरी तरफ मोड़ने का प्रयास किया है, मैं वास्तव में पर्सनली कन्फेस कर रहा हूं कि जो पूरा श्रेय पिछले 3 बार के ए ग्रेड का मुझे सर दे रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है. इस ग्रेड के वास्तविक जो हकदार हैं, पिछले 2 का तो मैं चश्मदीद गवाह हूं, भोजक सर और दिव्या जोशी मैडम. So we must give a big hand. हाँ, मैंने एक क्लास के मॉनिटर की तरह, जो मेरी गलत सी आदत है, जरूर रोल प्ले किया, और दोनों ही बार, क्योंकि मैं एक बार कोऑर्डिनेटर था और एक बार प्रिंसिपल था, तो जितने भी रिसोर्सेज थे, इनका जो भी कैलिबर था, उसको मैंने यूटिलाइज करके इस कॉलेज के लिए एकेडमिक एक्सीलेंस लाने का प्रयास किया. So I am personally thankful to both the academicians for their cooperation. Thank you. Honorable Chief Guest of the seminar, Dr. P.P. Chandrachudan sir. Assistant Director, Bikaner Division, Dr. Rakesh S.G. Head of the Department, Chemistry, Dr. Susma Jain. Chairperson, you can say, for this particular event, Dr. Narendra Bhojak, Dr. H.S. Bhandari, Dr. Shishir Sharma, Dr. Pandeji, Vice Principal, Dr. Inder Singh ji, all the faculty members who are present,
इन प्रताप समागार स्टूडेंट्स, इस सेमिनार के लिए जो विषय चुना गया है, सन, साइंस, कल्चर एंड सोसाइटी, वास्तव में मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि प्रकृति ने कितना मंथन किया होगा, नेचर जो बनी है कितनी परफेक्ट है, और मनुष्य के क्रिएशन से पहले उसकी सुविधाओं के लिए सारे जो फैसिलिटीज हैं वो पहले जनरेट की और फिर हमारी उत्पत्ति हुई, जितना मुझे ज्ञान है। सूर्य, जैसा कि आप उपनिषद पुराना जो लिटरेचर है बोजकर ने भी कहा, उसमें भी हर जगह ज्ञान आता है। सूर्य देवता, चाहे आप किसी भी सिविलाइजेशन के बुक्स पढ़ लीजिए, उसमें सूर्य को भगवान के रूप में, देवता के रूप में माना गया। और जो भी विज्ञान है, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, दूसरी हो, सूर्य को केंद्र में रखकर वैज्ञानिकों ने प्रयोगों की शुरुआत की। बहुत लंबे अरसे के बाद समझ में आया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, एक पर्टिकुलर टाइम में अपना जो चक्र पूरा करती है, जिसके कारण जो ज्योग्राफिकल चेंजेस या जो एक्टिविटीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं, शायद उसी के क्लासिफिकेशन से जो ब्रांचेज बनती गई। जहां तक सोसाइटी की बात है, तो सोसाइटी के लिए सूर्य से अगर स्टार्ट करें, जैसा कि मेरे पहले के स्पीकर्स ने भी बताया, द मेन सोर्स ऑफ द सन एनर्जी इज थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, और जिसको कि हमने सूर्योदय और सूर्यास्त नाम दिया है, वो हमारे लिए है। जब हिंदुस्तान में सूर्यास्त हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं सूर्योदय भी हो रहा होता है। तो इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है जिसको न केवल पृथ्वी, बहुत सारे ग्रहों को केटर करना होता है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करनी होती है। और शायद इसीलिए जितने भी कल्चरल जो प्रमाण मिलते हैं, उसमें उस सूर्य को देवता की उपाधि या भगवान की उपाधि दी गई। जैसे जैसे प्रकृति को समझने का प्रयास मानव ने किया, तो उसको ये समझ में आया कि सूर्य केंद्र में है, उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। सूर्योदय सूर्यास्त की बात समझ में आई। उससे भी बड़ी बात कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो लेयर्स हैं, भोजक सर ने ये तो बता दिया कि 8 मिनट में वहां से प्रकाश चल के यहाँ आ जाता है। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यूं मान लीजिए कि हम सब एक ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जो लगातार 24 घंटे बिना रुके चल रही है। एंड यू विल वंडर टू नो, कोई भी व्यक्ति इतनी फास्टेस्ट मूविंग ट्रेन बना ही नहीं सकता। दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसलिए वैज्ञानिक प्रयोग के लिए एक जो मेजर रिवॉल्यूशन आया, उसमें वैज्ञानिक प्रयोग के लिए पृथ्वी को चुना गया। जो फिजिक्स के विद्यार्थी हैं समझते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, जिसके बाद फिजिक्स की भाषा ही बदल गई, और जो जिसको कहते हैं मेजर ब्रेक थ्रूज में काउंट होता है, वो इसलिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग प्रकाश के वेग की 1%, 1%, almost all. The velocity is around 3 into 10 to the power 5 meter per second. और उस समय वैज्ञानिक लाइट के साथ जो प्रयोग करना चाहते थे, उनके पास कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं थी जिसको कि हम लाइट के आसपास मूविंग मानते हुए कोई एक्सपेरिमेंट करें। और उन्हीं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स ने
जो फिजिक्स है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया, उसके पहले की फिजिक्स और उसके बाद की फिजिक्स, जिसको क्लासिकल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, क्वांटम अप्रोच, बहुत सारे नाम दे दिए गए। बट ये मान के चलिए कि ये नेचर थी, ये प्रकृति थी, जिसको समझने का प्रयास जब वैज्ञानिकों ने किया तो विकास नामक जो वर्ड है वो दिमाग में आया, साथ में मानव लालच भी आया। मुझे याद है आज भी गांव में जब रहते थे तो बहुत लिमिटेड आदमी की चाहत होती थी। शादी ब्याह में कुम्हार सकोरे बनाता था, पानी सर्व करने के लिए भी मिट्टी के बर्तन, और उसका जो चक्कर चलता था वो ऐसा था कि गांव से बाहर जाने के लिए किसी को भी कोई आवश्यकता होती ही नहीं थी, सबकी पूर्ति वहीं हो जाती थी, खाने पीने से लेके सारी चीजें वहीं मिल जाती थी। और एक जिसको कहते हैं ना इम्बैलेंस की कोई बात ही नहीं होती थी, बिल्कुल फिक्स था, इन 3 महीनों में बारिश होगी, इन 3 महीनों में ये होगा, इन 3 महीनों में ये होगा। मुझे याद है 4 का सिस्टम, उसको हम 5 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 में भी डिवाइड कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी प्रॉस्पर होता गया, उसकी परचेज पावर बढ़ती गई। हमने डेवलपमेंट के नाम पर क्या किया, जहां एक एसी से काम चल सकता है 5 एयर कंडीशनर लगा लिए, जहां घर में 6 मेंबर हैं, 60 क्रॉकरी के आइटम्स 60 जनों के लिए। केवल ये थॉट कि किसी न किसी दिन, अभी सर ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया तो मुझे लगा यार 50-100 आदमियों को बुलाना पड़ेगा, क्यों किसी से बर्तन मांगने जाना पड़े, घर में ही लेके रखो, लेकिन परचेजिंग पावर हो गई। खरीद तो लिए, यूज फ्रीक्वेंट होगा नहीं, फिर क्या होगा, फिर एक दिन ये बात आएगी कि अब ये पुराने हो गए, तब इनको फेंकें कहां, तो समस्या ये आ गई, सकोरे को फेंक देते थे तो तालाब में जाके फिर से वो मिट्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाता था। पत्तल पे जब खाना खाते थे तो जो वो पत्तल है वो इजीली बायोडिग्रेडेबल था, उसकी राख खेतों में चली जाती थी, फिर से वो पुनर्जीवित हो जाती थी। पर समस्या आज की है, जिसके लिए अब सरकार को नए नए नियम बनाने पड़ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आई, उसके लिए रूल्स, और रूल्स बनाने के बाद भी उसका एग्जीक्यूशन तो संभलना तो हमें है। देखिए आप यकीन मानिए, सन का जो सोर्स है एनर्जी का वो इतना है कि वो आपकी आने वाली जो 10 पीढ़ी है, ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 पीढ़ियों तक तो खत्म नहीं होने वाला है, और राउंड दी क्लॉक है। ये तो उस हाइपोथेसिस पर आधारित है जिसमें ये माना जाता है कि 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बना रहे हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों का ये आया कि साहब जिस दिन हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी उस दिन क्या होगा, उस दिन हीलियम मिलके उसमें कन्वर्ट होने शुरू हो जाएगी, और ये प्रोसेस इतना लंबा है, कई हजार वर्ष का है अभी, इसलिए वो टेंशन तो है नहीं। तो बताइए, नेचर ने तो हमें बिल्कुल टेंशन फ्री कर रखा है। सन से जो यहाँ पर लाइट आती है वो हमारे टोटल जो इलेक्ट्रिकल नीड है उसकी 6000 टाइम्स ज्यादा है, 6000 गुनी ज्यादा है। आज कोयला पूरा खत्म हो जाए, पेट्रोल पूरी खत्म हो जाए, गैस पूरी खत्म हो जाए, तो भी अपने को चिंता करने की बात नहीं है। हमारा भगवान, हमारा देवता दी सन, इसीलिए इसके आगे द लगा है, अंग्रेजी वाले ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। दी सन इज देयर टू सेव अस, ओनली थिंग इज वी नीड टू यूज दैट इन ए पर्टिकुलर फैशन। हमने क्या किया कि जो बीच में लेयरिंग थी उसको भी डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। आपने सुना होगा आयनोस्फीयर लेयर है, जो एक नेचुरल सैटेलाइट की तरह कार्य करता है। ये लेयर जो बीच वाली है, वो जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो हमारे तक न आए
उनका रोल एक तरह से बॉडीगार्ड के रूप में हमारे लिए वर्क कर रहे हैं, पर हमने अपने अज्ञान, यूं ही कहेंगे, अज्ञान के कारण अपने साइंटिफिक सर्च के बारे में, एक्सपेरिमेंट्स के ग्रीड के कारण शायद कुछ काम ऐसे कर लिए जिसके कारण आज बात होने लग गई है कि साहब ये काम कितना एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जो हम मटेरियल बना रहे हैं वो कितने इको फ्रेंडली हैं। आज हर रिसर्च पेपर में देखिए, जितने भी साइंटिस्ट हैं विज्ञान के अंदर, मैं जानता हूं 80% वर्क जो है वो मटेरियल साइंस पे हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर ही उसी का ही है। ये मोबाइल जो है इसमें कैसा मटेरियल काम में आना है, मोबाइल तो एक नहीं, आवश्यकता मेरी एक मोबाइल की है पर मैं रखता 4 हूं। घर में एक गाड़ी से काम चल सकता है, परंतु जितने मेंबर नहीं है उससे ज्यादा कार हैं, और एक ना एक दिन तो ये उसको फेंकना ही पड़ेगा ना। तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि साहब ये हमने प्रोड्यूस तो कर लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनको फेंकें कहाँ? तो समुद्र में फेंक दिए तो नेचुरली समुद्र की इकोलॉजी चेंज होगी, जमीन में दफन करने लग जाएंगे तो जमीन का कैरेक्टर चेंज होगा। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि अब एक नया कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कितना हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। केवल नेचुरल रिसोर्सेज से काम चलेगा नहीं। तो फिर जो बीच में आपने देखा होगा प्लास्टिक आया, तो अंधाधुंध प्लास्टिक आ गया, पता लगा ये तो बहुत गड़बड़ है। तो अब बात होने लग गई है कंपोजिट्स की। तो कंपोजिट्स की जब बात हम भोजक साहब से कर रहे थे, जो मेरे जैसे आदमी के लिए रिसर्च बड़ा टॉपिक, ऐसा टॉपिक था मैंने कभी सोचा ही नहीं था। 2000 आई थिंक अराउंड 2000 ना, उससे पहले रिसर्च करना बड़ा टेढ़ा काम होता था। टेढ़ा कैसे कि आप डायरेक्टरेट से पहले तो परमिशन के लिए अप्लाई कीजिए, परमिशन मिलती नहीं थी। फिर यहाँ कॉलेज में कोई रिसर्च फैसिलिटीज नहीं थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने पता किया मटेरियल साइंस का, तो उनकी जो नीड थी वो कलकत्ता और केरला के जो इंस्टीट्यूट्स थे जो मटेरियल बनाते थे उनके ऊपर निर्भर थी। जब मेरे एक मित्र डॉक्टर मंगल साहब की थीसिस मैंने एक दिन यहीं देखी, उनका काय के कंपोजिट्स हैं ये, पाइनएप्पल लीफ फाइबर। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ा तो जूट फाइबर बेस्ड कंपोजिट्स, यहाँ बीकानेर के अंदर क्ले मटेरियल पे जियोलॉजी वाले जो मित्र हैं ये लोग काम करते थे। एक दिन यूं ही मजाक मजाक में भोजक सर आए हुए थे, तो मैंने कहा भोजक सर क्या अपन ऐसा काम अपनी लैब में कर सकते हैं? लकीली सुमन जी बैठे थे, तो उन्होंने कहा बॉटनिकल जो फ्लोरा फौना अवेलेबल है वो आइडिया तो मेरे पास है, फिजिक्स हमारे पास है, उसके कंपोजिट्स कैसे बनाएंगे जिम्मेदारी भोजक साहब ने ले ली। और सांडिल्य जी थे, शिशिर जी थे, इन्होंने कहा कि यहाँ कौन कौन सी किस किस तरह की क्ले मिलती है जो यहाँ से हम भेजते हैं, न जाने अहमदाबाद मद्रास कहाँ कहाँ, पहले तो ट्रेन जाती थी आजकल ट्रक्स जाते हैं। तो क्यों ना हम लोकल जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करते हुए जो मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल क्या है, जिधर देखो तो आंकड़े ही आंकड़े या किकरिए, इस तरह के जो मटेरियल्स थे उनके साथ हमने प्लास्टिसिटी को रिड्यूस करने का काम शुरू किया। एंड यू विल वंडर टू नो by now we are able to reduce plasticity by almost 35 to 40%। 35 से 40% तक प्लास्टिसिटी रिड्यूस करने का मतलब होता है कि जो प्योर प्लास्टिक है अगर हम 100 काम में ले रहे थे उसमें 35 वो मिला दीजिए तो उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो प्लास्टिक के कुप्रभाव से हम उतने ही प्रतिशत बच रहे हैं, दूसरा वो कंपैरेटिवली बायोडिग्रेडेबल है, उसको इजीली दफनाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। आज के समाज की, आज की सोसाइटी की
कुछ कुछ इस तरह की आवश्यकताएं हैं। अभी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जो सोलर एनर्जी है, सोलर हब आपने देखा होगा जगह जगह लग गए। हिंदुस्तान में एक खासियत और भी है, जिस चीज के पीछे पड़ते हैं ना उसको फेल करके ही छोड़ते हैं। तो अब ये यहां से लेके जैसलमेर तक आप देखेंगे जगह जगह सोलर हब बन गए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि एक साथ इतना दोहन, हमारी आवश्यकता और उस पर कोई कैलकुलेशन नहीं है। आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो कर लेंगे। मेरा काम जो मैं अपने उदाहरण से लेता हूं, मेरा काम 2 किलोवाट की एनर्जी से बड़े आराम से चलता है। 2 केवीए का मेरा पहले कनेक्शन था, परंतु कह रहा हूं ना कि वही एक सोशल उसके कारण उसको 10 केवीए में कन्वर्ट कराना पड़ा। और चूंकि पॉकेट अलाउ कर रही है, छत के ऊपर 10 केवीए का सोलर पैनल भी लगा दिया साहब। मुझे जरूरत तो 2 केवीए की है, तो मैं 10 केवीए का क्यों लगाऊं? 2 केवीए से बड़ी मस्ती से चल रहा है। तो व्हाट आई मीन टू से कि जब इतने सारे सोलर पैनल्स, तो सोलर पैनल्स के साथ सूर्य बेचारा एनर्जी दे रहा है, उसकी तरफ से कोई लाइसेंसिंग में कमी नहीं है, वहां से तो एनर्जी कंटिन्यूअसली आ रही है। पर जो सोलर पैनल बनाने के लिए आप मटेरियल काम में लेंगे, दैट इज नॉट टोटली बायोडिग्रेडेबल। वहां आके फिर एनवायरनमेंट से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो सोलर पैनल का जो मटेरियल है उसके लिए फिर मशक्कत के साथ हम ऐसे मटेरियल बनाएं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और ये तो काम में आएंगे। पर जो पैकेजिंग वाली बात है, जो उसका कवरिंग मटेरियल होगा, उसमें तो कहीं ना कहीं प्लास्टिसिटी आएगी। क्यों कि उसकी एक टिपिकल वो है कि भाई उसकी रिफ्लेक्टिविटी कम होनी चाहिए, एब्जॉर्बिडिटी ज्यादा होनी चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स है। तो ये कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिसके बारे में जो युवा वैज्ञानिक हैं उनको ज्यादा सोचने की जरूरत है। और सोसाइटी, इस टॉपिक में जो सोसाइटी वर्ड जुड़ा है वो शायद इसीलिए है कि भाई हम सोचें तो सही, पर साथ साथ अपने सर्वाइवल के लिए भी सोचें। और इसका जो ऑप्टिमम, जहां तक मुझे समझ में आया, वो ऑप्टिमम यूज वाली बात। डेवलप्ड कंट्रीज में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और है आज की उसकी, अगर आप कभी इंटरेक्शन में जाएं, सेमिनार्स में जाएं, वो है पैकेजिंग की। कि हमने सामान तो बना लिया, अब पैकेजिंग मटेरियल, तो जितना भी पैकेजिंग मटेरियल है वो अगर बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेटन इस सोसाइटी को है। तो ये बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, चैलेंजेस हैं साइंटिस्ट के सामने, सोशल साइंटिस्ट के सामने, कि किस तरह से हम पूरी सोसाइटी को अवेयर करें और किस प्रकार से ये जो सूर्य देवता के द्वारा जो हमें उपहार मिला है, उस उपहार को, उस ऊर्जा को सदुपयोग करके किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर उजाला हम जलाएं या जगाएं। क्योंकि कहते हैं ना कि खुद के मारवाड़ी में नहीं, खुद ने मरिया बगैर स्वर्ग मिले वो नहीं। इसलिए हम दूसरे के भरोसे हम ये चाहें कि सब कोई ना कोई somebody will do for me, ये हमेशा सही नहीं होगा। कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, चाहे हम किसी भी स्वरूप में क्यों ना करें, हमें करना होगा। और जो सूर्य है उसका नाम अंग्रेजी की किताबों में भी मिलेगा, हिंदी की किताबों में भी मिलेगा, और गणित वाले भी उससे दूर नहीं रह सकते, बॉटनी वालों को तो सहारा लेना ही पड़ता है, और संस्कृत जैसे विषय के अंदर भी। तो इसीलिए ये भोजक सर 25 विषयों को आज जोड़ने में इस सेमिनार के अंदर सफल रहे हैं, और निश्चित रूप से अपने आप में एक यूनिक टॉपिक होगा जिस पर एक यूनिक आइडिया निकल के सामने आएगा, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एक बार फिर से भोजक सर को, पूरे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को, डूंगर कॉलेज को
बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much for sharing your views, for guiding us on various aspects of environment, the sun and its relation to our society and culture, the disposal problem of plastic and other synthetic materials. And you have emphasized that there is a need for optimum use of natural resources. And with these words, once again, thank you very much, sir. So now moving to the last step of this inaugural session, I would like to invite Dr. Sushma Jain, ma'am, HOD Chemistry, for vote of thanks. Madam, please. आप सभी को मेरा अभिवादन। IWSGCT के तत्वाधान में टॉपिक द सन साइंस कल्चर एंड सोसाइटी के अंतर्गत आज जो सेमिनार आयोजित होने जा रही है, उसमें सन को अगर हम साइंस के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो सन इज ए वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कल्चर के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो सूर्योदय पर सूर्य को अर्घ देने के साथ ही सूर्यास्त पर से पूर्व हम जो भोजन कर लेते हैं उसमें सारा ही हमारा कल्चर समाहित है। और सोलर एनर्जी का उपयोग का अगर हम कल्चर और सोसाइटी पर जो इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली जो इफेक्ट पड़ता है उस पर आज ये सेमिनार हमारी आयोजित हो रही है, उसका पूरा इम्पैक्ट हम इस सेमिनार में देखेंगे। सोलर एनर्जी का हम अनगिनत स्थानों पर अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो, चाहे कुकिंग और ड्राइंग हो, प्रोसेसिंग ऑफ फूड हो, या फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो, कंट्रोलिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस हो। हम बिना सन के अपने एग्जिस्टेंस की कल्पना नहीं कर सकते। तो फिर हमें सन एनर्जी का लाभ लेने के साथ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सन का उपयोग इस तरह से करें कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो। इसे आगाज के साथ मैं वोट ऑफ थैंक्स दे रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to thank our chief guest, Dr. P.P. Chandrachudhan, President Indian Society of Analytical Scientists, former senior scientist, BRC and R&D program coordinator, BRNSDI Mumbai, for gracing this event and sharing knowledge with us and giving the proposal, R&D proposal for the Dungar College. I take immense pleasure in extending my sincere thanks to our honorable principal and patron of the seminar, Dr. G.P. Singh sir, for giving opportunity to chemistry department to organize the seminar and for constant help and guidance that credited a source of energy with us. Now I am thankful to special guest Dr. Rakesh Dhar sir, Assistant Director, Bikaner Division, CCE Jaipur, for their continuous support during the preparation of this seminar. I would like to thank member of press media and their for the gracious presence and covering the news in newspapers. I would like to thank our special guest, Dr. Shishi Sharma sir, Dr. H.K. Pandey sir, for their gracious presence. And I am very much thankful to coordinator, convener, invited speakers, participants, all the faculty members, our non-teaching staff and students for their hard work to bring state of inauguration of seminar. Lastly, I feel my gratitude to those which help us directly or indirectly for organizing this event. Thank you very much. थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और हम लगभग 40 मिनट बाद एक ब्रेक रखेंगे। नेक्स्ट सेशन को हम साथ ही शुरू कर रहे हैं
क्योंकि हमारे स्पीकर्स ऑलरेडी उदयपुर बाहेर से डॉक्टर अक्षिता मेहता जी हमारे साथ में हैं, कोकड़ाझार आसाम से डॉक्टर प्रांजल कालेका जी जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर निधि अग्रवाल मैम और डॉक्टर आर के ठठेरा जी भी यहाँ आ चुके हैं। तो हम विद इन 5 मिनट्स बल्कि 2-3 मिनट बाद ही नेक्स्ट सेशन को शुरू करते हैं। Dr. Rakshit, can you hear me? Yes, sir. Yes. So within 2-3 minutes we are going to start. Fine. Thank you. Dr. Pranjal, are you there? Yes, sir. I'm here, sir. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Dr. Nidhi ma'am, please. Dr. Thatera ji, Rajkumar ji. So we are going to start just now. Within 2-3 minutes, I request Dr. M.D. Sharma sir, Dr. Suruchi Gupta ma'am. I think Dr. Madhusudan sir are busy, so I request Dr. S.K. Yadav sir is there. Dr. Pratap sir is there. Dr. Pratap Singh.
जो लोग बाहर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी ठंड तो है लेकिन आप अंदर की तरफ आ जाएं। सारे स्टूडेंट्स पोस्टर आप बाद में लगा लीजिएगा, पोस्टर सेशन 1 घंटे बाद में है। तो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर MD Sharma sir, who is the chairperson for this technical session 1, to kindly take your seat. I also request Dr. Suruchi Gupta ma'am, Dr. Pratap Singh ji or Dr. Vilasha Somen as a panelist. And our speakers, 2 speakers are online and 2 speakers are here. So Dr. Nidhi Agarwal ma'am, ma'am आप आगे आ जाइए. So now I hand over the session to Dr. MD Sharma sir, as we know that time limits and etc. Thank you, sir. In this technical session second, I first invite Dr. Rakshit Ameta ji, who is professor in chemistry, JRN Rajasthan Vidyapeeth, Rimtube University, Udaipur, and I invite him to deliver his talk. Dr. Rakshit Ameta sir. Thank you very much, sir. Can you listen me? Yes, sir. Sure. Okay, great. Thank you. I'm just sharing my slides. Can you see my slides? Yes, it is visible. Please make it full screen. Slides. Slides. Is it okay? Is it okay? It is not on in slideshow board. Yeah, it's on complete screen now. Full screen. Yes. Okay. So first of all, ऑर्गेनाइजर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, स्पेशली डॉक्टर भोजक सर को, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया आज के इस टॉक में। और मुझे खुशी होगी कि स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के साथ में कुछ शॉर्ट पीरियड में, ऑफ कोर्स 10 to 15 मिनट्स में इंटरेक्ट कर पाऊंगा। और थोड़ा मुश्किल होता है इन्वाइटेड टॉक को इतने शॉर्ट पीरियड में करना, लेकिन कोशिश रहेगी कि मैं इसको समराइज कर सकूं। फ्रेंड्स, अपनी कुछ सब्जेक्ट्स में रुचि के कारण से मैं अभी प्रेजेंटली अपनी लीव पे हूँ सर्विस से। अदरवाइज मैं डायरेक्टर फैकल्टी ऑफ साइंस के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज के लिए जो मैंने टॉपिक लिया है वो क्योंकि सूर्य से संबंधित हमें लेना है, तो फोटो कैटालिसिस मैंने अपना टॉपिक रखा है लेक्चर का। और ये हमारा रिसर्च फील्ड भी है और किस तरह से सनलाइट इसमें यूज होती है उसका मैं आपको बताना चाहूंगा। और क्योंकि आज के समय में ग्रीन केमिकल टेक्नोलॉजी जो है बहुत आवश्यक है, जो पॉल्यूशन को कम कर सके, तो उसमें फोटो कैटालिसिस का जो रोल है वो मैं आप लोगों से कुछ स्लाइड्स में शेयर करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, ये हम सभी जानते हैं कि एनर्जी के जो भी रिसोर्सेज हैं, स्पेशली जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, विद टाइम जिस स्पीड से यूटिलाइज हो रहे हैं ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को ढूंढना है और उनका उपयोग करना है। उसमें सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट है सोलर एनर्जी का, और इस पर न केवल काम हो रहा है, इसके कई प्रोडक्ट्स आज कमर्शियली यूज हो रहे हैं, मार्केट में हम लोग उसे काम में ले रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि मैं पॉल्यूशन की बात करूं तो साइंटिस्ट लोग हुए, केमिस्ट हुए, जहां इनके ऊपर एक प्रेशर ये भी रहता है कि किन्हीं प्रोडक्ट्स को बनाइए, लोगों का यूज करना है, और जहां आपने इंडस्ट्रियल लेवल पर उन प्रोडक्ट्स को बनाया, वहीं साथ में जो वेस्ट बनता है वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। अब चाहे वो पॉल्यूशन किसी भी प्रकार का हो, वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, नॉइज पॉल्यूशन हो, या कोई भी और तरीके का। तो जिस तरह से हम बीमार हो जाते हैं पॉल्यूट होकर, उसी प्रकार से हम अपनी पृथ्वी के बारे में भी सोचें तो हमारी पृथ्वी भी बीमार होती जा रही है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन से। और ये हमारी ही जिम्मेदारी होती है कि हम वापस कुछ अल्टरनेट रिसोर्सेज ढूंढें, अल्टरनेट पाथ ढूंढें, जिससे हम इसको ठीक कर सके, स्वस्थ कर सके। तो फोटो कैटालिसिस जो कि एक ग्रीन और एक क्लीन पाथ है, किस तरह से इसमें हेल्पफुल है उसको हम थोड़ा सा जानते हैं कुछ मिनटों में।
फोटो कैटालिसिस जो प्रोसेस है, इसमें दो चीजों का होना बहुत आवश्यक है, एक सनलाइट और सेमीकंडक्टर, जिसे हम फोटो कैटालिस्ट नाम देते हैं। ऑफ कोर्स जो ये फोटो कैटालिटिक रिएक्शंस या फोटो कैटालिसिस शब्द है, ये काफी डिबेटेबल रहा, लेकिन IUPAC ने इसको 1983 में जब यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया तो सब जगह आज ये टर्म काम आ रही है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को यदि आप इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एज वेल एज सेमीकंडक्टर की यदि उपस्थिति में करते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो एक फोटो कैटालिसिस रिएक्शन है। यदि इसकी हम बात करें कि क्या फायदे हैं, तो रूम टेम्परेचर पे आप रिएक्शंस करा सकते हैं, हैंडलिंग में सेफ हैं, इकोनॉमिक हैं, इको फ्रेंडली हैं और एनवायरनमेंट को भी किसी तरह का इससे नुकसान नहीं होता है। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस दी हैं, एनर्जी कन्वर्जन में है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में है, सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस है, किसी तरह के एटमॉस्फेरिक किसी तरह की जो टॉक्सिन्स हैं इसके डिकम्पोजिशन में हेल्पफुल है फोटो कैटालिसिस, फिक्सेशन ऑफ CO2 में हेल्पफुल है और इसी तरह से जो नॉक्स और CFC गैसेस हैं इसके डिकम्पोजिशन में भी फोटो कैटालिसिस अपना रोल प्ले करता है। एक बेसिक कंसेप्ट लेते हैं कि फोटो कैटालिसिस को हम समझें कैसे। तो हम जानते हैं कि जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उसको बैंड गैप के आधार पे, यदि हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, होमो और लूमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है जिसे हम बैंड गैप कहते हैं, उसके आधार पर आप तीन तरह से बांट सकते हैं। यदि ये बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो आपके कंडक्टर हो जाएंगे, मेटल है। यदि ये बैंड गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो वो इंसुलेटर है, और यदि ये 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच बैंड गैप है तो इसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब स्पेशली सेमीकंडक्टर के केस में यदि सूर्य का प्रकाश उस पदार्थ पर गिरता है सेमीकंडक्टर पर, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो यहां जो ये प्रोसेस हुआ कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया, यहां एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन हुआ, पीछे खाली स्थान रह गया और ऊपर इलेक्ट्रॉन जाकर अवेलेबल हो गया। ये कुछ ऐसा ही है जैसे दीवार में से ईंट को निकालकर ऊपर भेज देना, तो नीचे जहां ईंट निकली वहां ईंट की स्थान खाली हो गया, वहां एक नई ईंट लाकर रखी जा सकती है। किस तरह से इसका उपयोग होता है उसे हम देखते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ फोटो कैटालिसिस है कि जहां सनलाइट जो फोटॉन्स hν गिर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस से कंडक्शन बैंड में गया। अब कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किसी सबस्ट्रेट को रिड्यूस करने में हेल्पफुल है, क्योंकि जो भी सबस्ट्रेट उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। इसी तरह से कोई सबस्ट्रेट अपना इलेक्ट्रॉन यदि सेमीकंडक्टर को देता है तो सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड में जो खाली स्थान पड़ा है इलेक्ट्रॉन का होल के रूप में, वहां इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इसका मतलब उस सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो गया। इसको यदि हम समझें, ये जो एक ब्यूटी है फोटो कैटालिसिस की, इसको आप समझ सकते हैं। कभी भी एक ही रिएक्शन मीडियम में कभी भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ नहीं करा सकते हैं, लेकिन फोटो कैटालिसिस के केस में ये संभव है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होने के बाद दोनों ही अवेलेबल हैं, एक रिडक्शन के लिए एक ऑक्सीडेशन के लिए। तो यहां हमने कॉम्बिनेशन लिखे हैं कि किस तरह से एक जो सेमीकंडक्टर है उसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पर जैसे ही फोटोन गिरते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होता है। Dr. Amita, your slides are not running. So But please. here, Okay. But here I'm able to see. Actually, it's not on the slideshow mode, so you please share it. Now it's coming. It's not moving. Yes, now it's moving. Okay. Okay. So I have already explained किस तरह से डिफरेंट मटेरियल्स को बैंड गैप के आधार पे क्लासिफाई किया, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। किस तरह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन के बाद में इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन के लिए, और होल जो कि एक वैकेंट पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, उसको ऑक्सीडेशन में हेल्प ले सकते हैं। ये जो एक कॉम्बिनेशन बताया है कि किस तरह से एक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जो जनरेशन हुआ है और सामने जो सबस्ट्रेट आता है, सामने से आने वाले सबस्ट्रेट का बैंड गैप कैसा है, अकॉर्डिंगली हम 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रेट को दिया जाता है तो रिडक्शन हो गया। सेकंड कॉम्बिनेशन में बैंड गैप का इस तरह से कॉम्बिनेशन रहा कि उस सबस्ट्रेट ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीडेशन हो गया। थर्ड कॉम्बिनेशन में बैंड गैप का कॉम्बिनेशन ऐसा रहा कि सबस्ट्रेट ने इलेक्ट्रॉन लिया भी और दिया भी तो रिडॉक्स रिएक्शन हुई, और फोर्थ में दोनों ही पॉसिबिलिटी नहीं रही। तो फोटो कैटालिसिस में जिस तरह से अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन हुआ है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, और किस तरह से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए हम इसको काम में ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फोटो कैटालिस्ट हैं,
जो चारकोजिनाइड्स, ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स, उनके कुछ के एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं। अब एक रिसर्च का पार्ट यही रहता है कि जो चीज ऑलरेडी की जा चुकी है उसे और मॉडिफाई कीजिए और बेहतर कीजिए। किस प्रकार किया जा सकता है? तो एक फोटो कैटलिस्ट को और क्या हम मॉडिफिकेशन करें कि उसका परफॉर्मेंस बेटर हो। तो क्योंकि यहाँ समय बहुत शॉर्ट है, मैं सभी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ। यदि इंक्रीजिंग कॉन्टेक्ट सरफेस, इट मींस नैनो साइज पार्टिकल बनाए जाए सेमीकंडक्टर के, तो परफॉर्मेंस उसका बेटर हो जाएगा। इसी प्रकार से डॉपिंग के द्वारा यदि हम बैंड गैप को रिड्यूस करें, डॉपिंग मेटल से और नॉन मेटल दोनों से की जा सकती है। ये भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन इजी करेगा और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। सेंसिटाइजेशन, कितनी बार कुछ सेमीकंडक्टर ऐसे हैं जो कलरलेस या ऑफ वाइट कलर के हैं, तो वो सनलाइट को उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो वहां बीच में कोई एक मीडियम ऐसा रखते हैं जो कलरफुल होता है, वो पहले सनलाइट को लेकर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है सेमीकंडक्टर को और परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। इसी तरह से प्रिवेंटिंग रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, क्योंकि यदि बार बार इस तरह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं और वापस रिकम्बाइन हो जाएंगे तो परफॉर्मेंस कमजोर हो जाएगी, तो उसको प्रिवेंट करना आवश्यक है, वो भी इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा। यदि एप्लीकेशंस की बात कही जाए तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। यहाँ वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट में बताया गया है कैसे डाइंग, प्रिंटिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के वेस्ट को आप ट्रीट कर सकते हैं। डिटर्जेंट का जो वेस्ट जा रहा है उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। हेलो ऑर्गेनिक्स को आप ट्रीट कर सकते हैं। सोलर डिसैलिनेशन में, नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक्स में, जनरेशन ऑफ एनर्जी रिच सिस्टम में, रिमूवल एंड रिकवरी ऑफ मेटल आयंस, मेटल आयंस भी आपके एफ्लुएंट में जा रहे हैं, उसको आप रिकवर कर सकते हैं रिड्यूस करके। यूज इन हॉस्पिटल्स, इस तरह की टाइल्स और ग्लास बनने लगे हैं जिसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है और एंटीबैक्टीरियल नेचर का होता है, ऑटोमेटिक सनलाइट गिरकर उसकी सफाई होती रहती है। और यूज इन क्लीनिंग ग्लास एंड विंडोज। तो यदि डिग्रेडेशन में हम स्पीसीज की बात करें तो स्पेशली 3 स्पीसीज डिटेक्ट हुई हैं, OH रेडिकल दैट इज हाइड्रोक्सिल रेडिकल, HO2 रेडिकल हाइड्रोपेरोक्सिल रेडिकल एंड O2 एनायन रेडिकल दैट इज सुपर ऑक्साइड एनायन रेडिकल। ये 3 स्पीसीज हैं जो किसी को भी ऑक्सीडाइज करेंगी या रिड्यूस करेंगी पॉल्यूटेंट को और पॉल्यूशन को कम करेंगी। हमने अपने इस वर्क को CRC प्रेस टेलन फ्रांसिस के सहायता से 2017 में पब्लिश किया, फोटो कैटालिसिस बुक को। 2016 में सोलर एनर्जी कन्वर्जन एंड स्टोरेज, इसको भी हमने प्रेस किया CRC प्रेस के द्वारा। ऑफ कोर्स किताबें अभी तक लगभग 8 से 10 हो चुकी हैं मेरी इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग विषय पे, लेकिन क्योंकि लेक्चर आज मेरा सूर्य से संबंधित था, सन से संबंधित, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया। और ऑफ कोर्स थोड़ा सा मैं आपको केवल 2 मिनट का समय लेकर अपनी कुछ और चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि आज आपने सूर्य को न केवल साइंस से, कल्चर से और सोसाइटी से भी जोड़ा है। मैं अपनी कुछ सर्विसेज बताना चाहूंगा जो पिछले 15-20 साल से मैं लोगों को सहायता करता रहा। ऑफ कोर्स ये आपको थोड़ा सा ऑफ ट्रैक लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आवश्यक है, स्पेशली स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के लिए, न केवल बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। ये डिफरेंट सर्विसेज मैंने कोर्सेज किए पिछले 1-1.5 साल में सर्विस से ब्रेक लेकर, ताकि लोगों को मैं हेल्प कर सकूं, क्योंकि समय के साथ लोगों को जो स्ट्रेस और टेंशन है उससे एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप के केसेस, सुसाइडल केसेस, स्पेशली मैं एक मिशन के रूप में इस काम को कर रहा हूं। कोशिश है कि हर व्यक्ति तक हम पहुंच सके, उसको माइंडसेट और मेंटल स्टेटस को समय से बता देने के लिए। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि मैं आपसे कहूं कि आप किसी गाड़ी से 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से यात्रा करने वाले हैं, उसके टायर पंचर है, हवा कम है या पेट्रोल कम है, क्या आप उससे यात्रा करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि यदि आपको अवेयरनेस है तो, और आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जिसको अवेयरनेस नहीं होगी वह यात्रा करके तकलीफ में पड़ सकता है, और यही हम सबके साथ भी हो रहा है कि हमें अवेयरनेस नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है। मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति सुसाइड करता है उससे कुछ दिनों पहले यदि हमारी बात हो जाती है तो शायद वो अपना निर्णय बदल लेगा। ये बहुत से केसेस रहे अभी पिछले 1 साल में जहां हमें एक मौका मिला ईश्वर के द्वारा कि हम लोगों को हेल्प कर पाए, डिप्रेशन में, फियर फोबिया दूर करने में, ट्रोमा से बाहर निकालने में। बच्चे एग्जाम के फेलियर्स के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, कोई बीमारियां ठीक नहीं हो रही लफ्ज़ में इलाज के बाद, उसमें हमने हेल्प की। कोई पास्ट की पेनफुल मेमोरीज है वो नहीं निकलती लोगों के दिमाग से, रिलेशन खराब हो जाते हैं इसके कारण से, बीमारियों में, एडिक्शन में, इन सभी में हमारे को सफलता मिली। तो टोटल सॉल्यूशन समाधान नाम से सभी सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिव हैं। वेबसाइट total-solution.org हमारी रनिंग कंडीशन में है, और कल 29 जनवरी को रात 8 बजे हम एक वेबिनार करने वाले हैं एंजाइटी और डिप्रेशन पे। तो आप या आपके कोई भी मिलने वाले इच्छुक हो तो एक लगभग आधे से पौन घंटे का ये वेबिनार रहेगा। चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं 9461179656, इस पर आप मैसेज करें, या वेबसाइट पे जाकर भी वहां हमारा अप्लाई करने के लिए लिखा है तो उसको आप अप्लाई करके इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक मौका दिया ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए,
और कोशिश मैंने की कि एक शॉर्ट पीरियड में अपनी बात को किस तरह से हमारे जीवन में सूर्य का महत्व है, बिना सूर्य के हमारे जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, और किस तरह से हमारे रिसर्च वर्क में हमने सूर्य की उस ऊर्जा का उपयोग किया, आप लोगों तक उसको कुछ स्लाइड्स में रखने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Doctor. A nice talk on photocatalysis. I will ask you to continue your attachment with us, because in the last of the session, in the panel discussion, we will need you again, because our panel experts will not only tell the audience about your work, but if some guidance is needed, then I hope you will be with us. Definitely. Now, thank you, sir. And today in this technical session second, there are 3 lectures. One of them has been over. Now I invite Dr. Pranjal Kalita, Professor Chemistry from Kokrajhar, Assam. Dr. Pranjal Kalita, I hope she is connected. Yes, sir. I'm here, sir. Can you hear me, sir? I welcome you, sir, to deliver your talk. Yes, sir. Can you hear me, sir? Yes, yes. Okay. So now I'm just sharing my screen. The time allotted is nearly less than 10 minutes, Dr. Pranjal. Okay, sir. Sir, Dr. Pranjal Kolita. Sir, Yes, sir. I am here, sir. You are co-host, sir, now, and you can share your PPTs. Sir, is it visible? Yes, yes. Your screen is being shared. Okay, sir. Sir, good afternoon to everyone. Today's present all the speakers and our honorable speaker, keynote speaker present here. And I'm going to start direct my topic on utilization of food waste towards sustainable environment. And next, okay, slide is I'm taking the conference title, the Sun, Science and Culture Society, because basically without science, without sun, is it possible to start a science, culture and society? Because from sun only we are having all the foods, then we are culture and society. So it is a very nice topic to how to start, and without sun is not possible to anywhere in this world to live our comfortable environment. So with this topic, because of sun only we are here, so we are starting my research topic that directly here. So my main topic is heterogeneous catalyst, and here I am taking this, my point is waste to value-added chemicals. And here next is coming that next 50 years whole global is working on energy, renewable energy, chemicals, population, water, education and environment and the food. And among them I am interested to do work on renewable energy, chemicals, environment and food. Again, that here I'm saying that on this is the sugar bagasse. It is nothing but food, and where it contain the C6 sugar, and if you can extract the C6 sugar and you can convert some important chemical, because our aim is to recover some chemical and utilization of waste food or waste agriculture to the valued materials or valued chemicals. Our main research on that.
So all are coming because whatever the food I'm getting for the agriculture, nothing but photosynthesis. So it is happening in the presence of sun only. So finally, whatever we are getting the product from the biomass or biothing, all are coming from the with the help of sun. So from C6 sugar, if we convert, we are getting that HMF is called that 5-hydroxymethyl parapheraldehyde is compound number 1. If we convert with some technical process, we're getting the different diesel range compound like C12 alkane, C9 alkane, and a C15 alkane. Next is coming that this is our showing that 14 chemicals are called the platform chemicals because these chemicals can be obtained from the biomass. That is why it called that platform chemicals. And among them, we are using that one is glycerol and next is succinic acid. And also HMF is also under the platform chemicals category. Next, coming to the food waste. What is food waste? According to the European food waste, I mean, the definition is like that. Food waste can be the source from the restaurant, school, and hospital, and any other sources, even that our kitchen food. Here, main important point is that per ton of food waste produce 4.5 ton of CO2, which affect the environment and normal human life. And we throw away 7 million tons of food and drink from our homes every year and costing us around 12.5 billion in a year. So this is a very important thing, how we are going to recover some chemicals, important chemicals, our food waste. Because food waste is pollution nothing but environment. If its environment is not good, then overall our sustainability is not possible in this world. So we want to convert the how to waste to the applicable, either in the form of chemicals or either in the form of materials. That way we have given one chapter in the Rancon IIT Roorkee. Again, there are different sources where we can get the food waste during handling, during production, during processing, during distribution, during marketing and consumption. There are different processes where food waste we can obtain. And also coming to the bakery waste, it is commonly bakery waste nothing but contain a cake, bread, and pastry. And as I mentioned that succinic acid is one of the important platform chemicals where we can recover the succinic acid from the cake and pastry from almost 100%. This already research has been carried out by the Lin et al. Next, because succinic acid, why is so important? Because succinic acid we can convert it to the tetrahydrofuran is called the THF, and some solvent product, some starting product from the synthesis of polyester like adipic acid we can get, and also we can convert the polyester and thermoplastic material and the alkylic resins, etc. Next, coming to the halal waste. This is very important point because now we are exporting halal food is nothing but organic waste. It produces more methane gas. It's very important thing because it hampers our inhalation in our lung. It affect if we get more methane gas outside, it affect our lung. So it is which is 21 times more harmful than that of carbon dioxide. Because from the halal waste, whatever the blood is coming out from that, we can recover the important chemicals like pyramine, tryptamine, histamine, which directly act as neurotransmitter and hypertensive crisis. And also it produces some polycyclic aromatic hydrocarbons. Next, coming to the waste fruits and vegetables, where we know that waste fruits, mainly apple, potato, where it contains the C6 and C5 sugar. And our aim is to where it C6 and C5 sugar we can convert to the either 5-hydroxymethyl parapheraldehyde, that is HMF or furfural. Our aim is to convert either platform chemicals where it can act as a jet fuel intermediate compound or diesel fuel dense compound. Already, previous speaker already told that linking of fossil fuel and renewable energy. With that concept, our aim is to convert either food waste to the chemicals or food waste as a material. This is our scheme, how we have carried out the experiment. Biomass derives C6 and C5 sugar, where C6 sugar is fructose or C5 sugar is xylose. As we have model we have carried out, we have converted fructose to HMF and xylose to the
fuel. These are all our HMF and the fuel we can be used as a jet fuel intermediate compound or a diesel fuel compound and any other some important starting material for further drug molecules. And we have got a very good yield from fructose 80% and from xylose 75%. Next, coming to the jackfruit. Jackfruit in the it's coming to tropical fruit and food, and after the food we are throwing the our seeds like these seeds, the jackfruit seeds. So our aim is to how to use the jackfruit seed as a material because it contains a more potassium element which are very important for base catalyzed organic reactions. Because in that with that concept we have prepared our material like jackfruit seed we're taking and crushed into the powder and burned in the furnace in the different temperature like 400 and 600 degree temperature for 2 hours. Then we have confirmed the materials for a different method like powder XRD, FTR, SAM, EDX, XPS, TM, Hammett method, because since it contains the potassium, that the material is fully basic. So we want to know that their basicity by Hammett method and TPD of CO2, and we want to show that their reaction purpose in the whether it is kinetics, first order kinetics or second order kinetics, and also we want to know that their thermodynamic nature. So from XRD we found that the potassium content in the form of oxide or carbonate or chloride form. Next, from EDX we have analyzed the potassium content around 21.4%. From XPS we found that potassium level is 13.87. And from morphology, we found that some hexagonal type of and some spherical looking like morphology we found it. And since it contains the base potassium high potassium content, so we are very motivated to for base catalyzed biological synthesis. And we found that the two different catalysts from 400 degrees centigrade where we maintain from this catalyst we got the biological yield 97.12% and from 600 degree from 96%. And similarly, again, food providing plants like Sesamum indicum, where it has a medicinal value, and that indicum also used as a different food items in our Bihu festivals. And this material after harvesting we have used as a heterogeneous catalyst for the biological synthesis, and we have already published it. And similarly, there are food crops, master plant. This is Brassicas nigra, it also has more medicinal value. And similarly, here also we have converted this after harvesting the agro waste we have used as a material as a heterogeneous catalyst and for biological synthesis. This is already published. And also that the Mosa paradisica plant also we have used as a material. These are all other banana plant. So nothing but these are all are food providing plants. So how to use their convert as a material or as a recovery of chemicals. So similarly here also we have used as a material for as a heterogeneous base catalyst for biological synthesis. And biological nothing but we can say that alternative fuel or biofuel or in terms of energy and alternative fuel in place of fossil fuel. So this way we have our research is going on, and we are want to do some more research on that similar type of topic. And aim is to prepare the heterogeneous catalyst using the chemical method or biochemical method. And like conclusion, we can say that we have developed and identified of green materials, fabricated the porous materials as a green heterogeneous catalyst, and developed new scope for utilization of waste material to applicable, develop efficient protocol for making clean and green environment, and also we have prepared the platform chemicals, also jet fuel intermediate compounds and alternative fuels, and it also help to reduce CO2 and carbon percentage. And finally, we can say that nothing is waste. How to we are going to use our approach is very important. So nothing is waste. And finally, I like to conclude our CIT who has given the specialty to work. And finally, I would like to acknowledge Dr. Bojak sir, founder BIRC Govt College, who has given me this opportunity to talk this about my research. And also I like to
thanks all the committee members for in BIRC has chosen me as a speaker in this esteemed program. And thank you so much for your kind attention. And sir, you have any questions, please ask. Thank you, Dr. Pranjal. Valuable lecture on the utilization of waste, in particular the food waste about which you talked on. As I mentioned earlier that we will like your presence when the panel discussion goes on after the third lecture. And now I invite Dr. Nidhi Agarwal, who is Associate Professor in MS College, Bikaner. Dr. Nidhi Agarwal. Respected Chair and learned audience, I would like to express my thanks to Dr. Bojak and BIRC for providing me this opportunity. My topic for presentation is plant-based whole food, a healthy choice. Health is a true wealth, or we can say ultimate wealth. Over the last decades, food and drug industries have become very powerful and are able to influence the government, media, and common masses and medical field. The truth is often hidden and is present before us in a disguised way. Many views we have today about food and health are a result of this disguised or insufficient information. The belief that when you are sick, the medicines will cure you started long back. With developments in medical science, end of world wars, and societies becoming richer, not only the rich people, but the affordability of poor masses also increased. Chronic diseases and lifestyle-based diseases increased, and with that, dependency on drugs also became common. This has become a vicious cycle. When we talk about health, one of the best areas to start with is our food. Sun is the basic source of energy for all food. A wide variety of dietary patterns that place an emphasis on foods produced from plant sources while limiting or excluding the intake of animal products are known as plant-based diets. A plant-based diet is referred by many names: vegan, lacto-ovo-vegetarian, vegetarian, or flexitarian, to mention a few. The number of people choosing to eliminate meat and dairy from their diet for the sake of the environment, the animals, their health, and their conscience have gradually climbed in the recent years. A plant-based whole food diet involves eating plant foods, no animal foods, no fish, no eggs or dairy, no butter or ghee, no refined or healthy processed foods, no sugar or vegetable oils. Processing is even done to the extent that you can do at home using peeling, mashing, slicing, chopping, or juicing. Thus, one needs to start reviewing their foods, how natural it is, and whether it is whole, processed, or refined. The idea is to eat less processed food. Healthy changes in the diet and lifestyle will bring significant improvements. The focus is on whole foods sourced directly from the nature. When health is well, everything is well. Health conscious people agree that diets emphasizing fresh, whole ingredients are superior for overall wellness and can help overcome lifestyle related disorders. Thank you. Thank you very much, Dr. Nidhi Agarwal.
for delivering and telling about the importance of plant-based food. And most of us who are present in Pratap Saragar will be agree that whatever she has said is very important for a normal and good life. Thank you very much. Now I invite the panel experts, Dr. Pratap Singh ji and then Suruchi madam. Thank you very much, Dr. M.D. Sharma. I think Dr. Rakshit and Dr. Pranjal, they are connected with us. Dr. Rakshit, are you with us? Okay. Hello, madam. Sir, I'm here. सेशन सेकंड में हमारे 3 इनवाइटेड स्पीकर्स थे। फर्स्ट रक्षित अमिता, जिन्होंने फोटो कैटालिसिस के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। टाइम की लिमिटेशन थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा शॉर्ट में बताया, लेकिन बहुत अच्छा बताया। सेकंड स्पीकर हमारे डॉक्टर प्रांजल, जिन्होंने यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट फूड वेस्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, इन्होंने एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया कि जो भी मतलब इनका था नथिंग इज वेस्ट, जो हमारे एनवायरनमेंट में जितना भी फूड जो वेस्ट फूड है वो कुछ भी वेस्ट नहीं है, उसे हम एज ए बायोमास लिक्विड फूड के तरह काम में ले सकते हैं। उन्होंने बेकिंग आइटम्स से जो वेस्ट है या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो वेस्ट है और जैक फ्रूट के बारे में इन्होंने ज्यादा उसके बारे में ही डिटेल में बताया। उनका जो एक्सप्लेनेशन था बहुत अच्छा था और मेन चीज कि नथिंग इज वेस्ट इज वेरी गुड। एंड थर्ड जो हमारे निधि मैम ने जो बताया प्लांट बेस्ड होल फूड एज अ हेल्दी चॉइस, इसमें थोड़ा सा वो लगा कि जो हेल्दीएस्ट प्लांट बेस्ड फूड्स हैं उनको भी अगर आप लेते तो वो बहुत अच्छा था। जैसे आपने वेगन एक शॉर्ट में ये बोल दिया, लेकिन जैसे हमारे हेल्दीएस्ट प्लांट बेस्ड जो फूड है जैसे लेग्यूम्स है, नट्स है, फ्लैक्स है, चिया सीड्स है ना, या टोफू जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप लेते तो ये बहुत ही अच्छा था। अदरवाइज आपका बहुत अच्छा टॉक थी आपकी। सो गुड। थैंक यू सुरुचि मैम। फर्स्ट टॉक जो डॉक्टर रक्षित अमेटा ने दी थी अबाउट फोटो कैटालिसिस, आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल इन इंडियन एक्सप्रेस. Of course, we all are inclined towards green energy. We are thinking about green energy reducing our carbon footprint. But I was reading that article, and in that article, the author said that means we are just to remove one problem, we are creating another problem. Means to get the conductors, semiconductors. In US alone, there was a report that more than 5,000 mining they have been initiated. It's in one country. So just think about how many in the world just to produce conductors and semiconductors. So mining again will be an environmental hazard. If Dr. Rakshit is there, I would like to get his opinion. Then again, when these solar power plants that we are initiating, we are in the particularly the desert, because we have plenty of sunlight here. So in that particular area, the whole ecosystem is disturbed. They remove every blade of grass and every tree is removed from that particular area, so that these trees don't shade the solar plates. So this is again another problem that is associated with this green energy. So these are my issues, and if Dr. Rakshit can throw some of his can tell his opinion. I think he's not connected. Okay. Second talk was from Dr. Pranjal, utilization of food waste towards sustainable environment. Yes, of course, every organic matter, particularly. There's one particular figure that I noted down was 7 million tons of food
they're generated every year. Means that was for our country or whole world, I don't know. But such a huge amount of organic food, we can convert that organic food to some organic menus, they can be utilized again. Third talk was about plant-based food, whole food, healthy choice by Dr. Nidhi Agarwal. Excellent talk. We all know that if we are vegan or we are vegetarian, definitely it's going to have a very good impact on our health. But again, the problem associated means the products are very costly. If you are vegan, means every person cannot afford such a high cost food. So, but definitely we all know that if we are vegetarian, and there are many examples, vegetarian people living a very long life, very healthy life. Of course, vegetarian food, or if we are vegan, it's going to have a very good impact on our health. With this, I close my remarks. Dr. Flash, if you want to say something. थैंक यू सर। थोड़ा सा मेरे ख्याल से मेरे कम्युनिकेशन में कुछ हो गया। वो हम जो ये चाहते थे कि प्रताप सर या सुरुचि मैडम या अभिलाषा मैम अपने ओपिनियन दें, इनके कमेंट्स नहीं इन पे, क्योंकि इस पे तो अलग से कमेंट हो सकता है। आपके ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक। तो आगे जो पैनलिस्ट आए वो इस तरह से अपना कर सकते हैं। बाकी ये भी बहुत अच्छा था, मतलब एक इट्स जस्ट लाइक द नॉर्मल सेमिनार जिसके अंदर अपन करते हैं कि कमेंट दिए जाते हैं। एनीवे इट इज फैंटास्टिक। तो नाउ आई रिक्वेस्ट एमडी शर्मा सर, आप हमारे जो स्पीकर हैं डॉक्टर निधि अग्रवाल, आपको एक निधि अग्रवाल मैम को, मैम प्लीज आप रिक्वेस्ट है मोमेंटो देकर के आप फेलिसिटेट करें डॉक्टर एमडी शर्मा सर। मैम प्लीज। डॉक्टर निधि अग्रवाल मैम होम साइंस में एमएस कॉलेज के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थोड़ा आगे आ जाए सर, इस तरफ आगे, इस तरफ आगे आ जाए, इधर और आगे, हाँ इस तरफ, ये पीछे आ जाएगा तो फोटो आ जाएगी। एमडी शर्मा सर से ये रिक्वेस्ट है हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर प्रताप जी को भी हम सर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत सारे फोटोग्राफ्स आप सन और आपका जो एक फील्ड है उस पर देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम प्लीज। डॉक्टर सुरुचि मैम, आपने पैनलिस्ट और पैनल स्पीकर पे हमारा निवेदन स्वीकार किया। आपका वाटर पे वर्क है वो एक ड्यू मान रहे हैं, एक लेक्चर वाटर के ऊपर। तो कोई बात नहीं, वाटर का हमने बता दिया आपको। डॉक्टर अभिलाषा मैम का मैं बता दूं, फोटो केमिस्ट्री पे खुद काम करती हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले वाले में उनका एक लेक्चर जरूर होगा। थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सुषमा जैन मैम से, एमडी शर्मा सर का फेलिसिटेशन बहुत जरूरी है, वो चेयरपर्सन भी हैं और हमारे एक तरह से बड़े भाई भी हैं। ऊपर आना पड़ेगा। So thank you Dr. Rakshit, as you told me you are not there, but Pranjal, Dr. Pranjal is there, and all our panelists. नहीं इधर पड़ा है टेम्परेचर, ठीक है सामने रखा है।
थैंक यू एमडी शर्मा सर, थैंक यू वेरी मच। हम 5 मिनट का एक ब्रेक रख रहे हैं और उसके जस्ट बाद नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे। डॉक्टर मनोज शेखावत सर हमारे साथ हैं, डॉक्टर मानसी ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर पुष्पा शर्मा इज देयर, यस मैम, प्लीज कम फॉरवर्ड। डॉक्टर पुष्पा शर्मा एसपी मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी में है और डॉक्टर संगीता शर्मा, डॉक्टर ए.के. नागर सर हैं, डॉक्टर अनु शर्मा सीईटी से, डॉक्टर अनु शर्मा मैम नहीं है। डॉक्टर एस.के. यादव सर को अगर कोई कॉल कर सके, डॉक्टर एस.के. यादव सर। देवेश सर, माइक वगैरह बंद कर दोगे एक बार? चलो ना।
So thank you for Dr. Bhojek sir for inviting me to give a lecture on related to solar energy. So this is not my field, but I try to relate this field to solar energy. So today I'm going to discuss. So screen पे कैसे आएगा? How to enhance the efficiency of solar panels. Exactly, the topic is the sun, science, culture, and society. So we are from the technical background, and so I'm going to discuss how we can enhance the efficiency of solar panels. So this is the, I'm not going to the depth of the topic. So I prepared this as per the students' need. So just I am giving the introduction to the terms involved in this. Actually, we are getting the radiation from the sun, and the sun is producing heat, causing chemical reactions or generating electricity. Even these are only few examples. Even we can't imagine the life without the sun. The total amount of solar energy, जैसे कि आज inaugural session के अंदर जिपिसन सर ने बताया था कि we are getting the 6,000 times total energy of the needed by the earth, all type of resources we are using here. So the total amount of solar energy incident on earth is vastly in excess of the world's current and anticipated energy requirements. In the 21st century, our solar energy is expected to become increasingly attractive as a renewable energy source because there are two factors. It is unlimited. You can say unlimited because there is a nuclear fission reactions there, and you are getting the energy, continuous source of that energy. And the second point is the non-polluting character of this energy. This is the main point. Even if you know the solar thermal energy, even in सूरतगढ़, जैसे अगर आपने सुना हो, तो सूरतगढ़ में भी हम पावर जनरेशन करते हैं, लेकिन ऑन द कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन. रिसेंटली हमने एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर के अंदर, जिसके अंदर था कि सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन के आसपास के 4 या 5 विलेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर एस्थमेटिक प्रॉब्लम या इस टाइप की प्रॉब्लम जो उसकी जो एश जनरेट होती है उससे क्रिएट हो गया है. So we are generating the power, but in the case of this solar, we have no type of pollutions. Even we know all that the fossil fuel, coal, petroleum, all are the limited resources, but this is the source where this will not exhaust over the time. Then the sun is an extremely powerful energy source, and sunlight is by far the largest source of energy received by Earth, but its intensity at our surface is actually quite low. Why? So I am going to discuss the point why it is low. This is essentially because of the enormous radial spreading of the radiation from the distant sun. A relatively minor additional loss is due to the Earth's atmosphere. So you can say that 54% of incoming light is absorbed. The whole of the energy you are losing around 54%. So the sunlight that reaches the ground, अगर आप थोड़ा सा केमिस्ट्री या साइंस बैकग्राउंड से हैं, so complete जो solar spectrum आप देखते हैं, so it will start from the gamma, then X-ray radiations, then UV radiations, visible IR. So this visible part basically is the 50% of the whole spectrum, and in the rest part you can say the 45% is the infrared radiation and rest is the other parts. So
This solar radiation can be converted either into thermal energy directly, like you are using the solar cooker, and you can also convert this into the electrical energy. ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, तो सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है वो किस तरह से आप लूज कर रहे हैं। जैसे कि भी आपने देखा कि 54% जो है वो पार्ट हमारा वेस्ट चला जाता है, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट आपका एटमॉस्फेयर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ आईआर के फॉर्म में अगेन आपका स्पेस में रिटर्न कर जाता है। सो वी आर यूजिंग ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एनर्जी। नाउ अब इस एनर्जी को आपको यूज कैसे करें, तो बहुत सिंपल एक फिजिक्स का कंसेप्ट है, दैट इज द फोटोवोल्टिक इफेक्ट। तो सोलर सेल, जिसको आप फोटोवोल्टिक सेल भी कह सकते हैं, दैट्स बेस्ड ऑन दिस फोटोवोल्टिक इफेक्ट। So a solar cell is defined as an electrical device that converts light energy into electrical energy through the photovoltaic effect. अभी photovoltaic effect क्या है, नीचे एक डायग्राम में आप देख रहे हैं, सिंपल सा डायग्राम है, पीएन जंक्शन डायोड आपके सामने है। तो जब भी अगर आपको लाइट फोटोन को यूज करना है, अगर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा, तो हम नॉर्मली गैलियम आर्सेनाइड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि गैलियम आर्सेनाइड से जो फोटॉन्स निकलते हैं वो इस विजिबल पार्ट को यूज करते हैं। तो एक छोटा सा प्रोसेस है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन whenever a radiation interact with the matter, there may be certain some processes like absorption of radiation, then spontaneous emission, then stimulated emission. ये कब होता है कि सपोज एटम के पास दो एनर्जी स्टेट्स है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो जब फोटोन उसके ऊपर आएगा तो डिफरेंस ऑफ जो एनर्जी लेवल्स है वो एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कैन एक्साइट। अब वो जो एक्साइटेशन है उसको मैं कैसे यूज करना है फोटोवोल्टिक इफेक्ट में। सो इन फोटोवोल्टिक डिवाइस देयर इज ए बिल्ट इन asymmetry due to doping which pulls the excited electron away before they get relaxed. जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में गए वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। अगर हम उसको ग्राउंड स्टेट में न आने दें then and feeds them to an external circuit, so the extra energy of the excited electrons generates a potential difference or electron motive force, and this force drives the electrons through a load in the external circuit and we will get the electrical current. So this is a simple photovoltaic effect on which this solar cell is based. So solar panel, जिसकी हम बात करते हैं solar panel. So this solar panel basically is the combination of the solar cells. So individual solar cells can be combined to form modules and commonly known as solar panels. So this was the introduction of the topic. Now I am coming to the point, performance of the solar panel. So solar panels are usually able to process only 15 to 22% of solar energy into usable energy, depending on factors like placement, orientation, weather condition, and similar factors. Now, most of the solar cell architectures absorb, this is the important point, most of the solar cell architectures absorb in the visible region of the solar spectrum. The rest of the solar spectrum is unused by the solar cell. Rest of the solar spectrum, that means UV radiation, IR radiation. These radiations will not be used by the panel. What they will do, when the photon energy is much greater than the material's bandgap, this energy then lost within the material in the form of heat. And this phenomena causes the solar cell thermalization, which reduces its efficiency. We are using only the visible part of the spectrum to generate the electricity or getting the current, and the rest UV or IR radiation basically are creating the thermalization or enhancing the temperature of the solar cell, and in turn they will reduce the efficiency. So how we can enhance the efficiency of these solar cells? So in the chemistry part, there are two actually processes. That is, we can consider up conversion and down conversion of sunlight are two possible routes for improving energy harvesting over the whole solar spectrum. यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड सेमिनार है और केमिस्ट्री के प्रोफेसर सब हैं यहाँ पे,
तो ये एक टर्म ऐसी है जिसको स्टूडेंट के लिए आई थिंक एमएससी में कई टॉपिक आता होगा, जिसको हम नाम लेते हैं क्वांटम कटिंग, अप कन्वर्जन, डाउन कन्वर्जन. So here I am going to use this process. In order to avoid thermalization, we can use down and up converting materials. These metals will help us to convert UV and IR into visible radiations. How you will do this? One of the materials more extensively used for this purpose have been the lanthanides or rare earth systems. Due to the suitability of their discrete energy levels for photon conversion inside a wide variety of host materials. जब हम केमिस्ट्री पार्ट में जाते हैं तो हमारे पास रेयर अर्थ मेटल्स जो होते हैं उनकी लिमिट्स प्रॉपर्टीज के कारण वो अपने आप में काफी खास है, और खास आप एक ऐसे कह सकते हैं कि दे आर बेसिकली गिविंग द शार्प और इंटेंस पिंक. तो होस्ट मैट्रिक्स का मतलब है कि जब आप रेयर अर्थ आयंस की डॉपिंग करवाएंगे होस्ट मैट्रिक्स के अंदर, देन यू विल गेट द सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा. तो यूवी स्पेक्ट्रा आप इसके नोट कर सकते हैं. सो मैंने इसमें जो पॉइंट लिया है वो ये है कि क्वांटम कटिंग दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डाउन कन्वर्जन बिकॉज इट इज एन ऑपोजिट फोटोन कन्वर्जन प्रोसेस टू अप कन्वर्जन. कहने का मतलब कि जो यूवी रेडिएशन है जिसकी एनर्जी विजिबल से ज्यादा है, बट दैट यूवी रेडिएशन इज एनहांसिंग द टेम्परेचर ऑफ द सोलर सेल. सो वी कैन कट दैट एनर्जी इन टू पार्ट्स, एंड two parts, that means the lower energy. So we can convert this UV radiation into the visible part, and this visible radiation will enhance our intensity. So quantum cutting was first reported in deuterium trifluoride. अगर आप deuterium trifluoride के अंदर प्रेसिडाइमियम की डोपिंग करते हैं, so then in which one ultraviolet photon was converted into two visible photons of lower energy. और हम यही चाहते हैं कि सोलर सेल के अंदर जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो विजिबल के साथ साथ जो यूवी रेडिएशंस आ रहे हैं उनका भी वो क्या कर सके, यूज कर सके. सो दैट इज द प्रोसेस. इस प्रोसेस को आप इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. जो फर्स्ट जो डायग्राम है उसके अंदर और सेकंड जो मैंने बनाया इसमें आपको दो टाइप के लेंथेनेड आयंस का मैंने एनर्जी डायग्राम शो किया है. सो फर्स्ट बेसिकली डायग्राम इज शोइंग दैट क्वांटम कटिंग ऑन ए सिंगल आयन. तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो टाइप के जो आयन है उनके साथ एक्चुअली पॉइंट ये है कि दैट कैन गो टू द हाई एनर्जी लेवल्स, एंड द सेकंड जो आयन जो लिया गया है दैट कैन टेक द एनर्जी ट्रांसफर्स. तो अगर आप जो बी वाला जो डायग्राम है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट जो मिडिल के अंदर है जो वायलेट कलर है वो आपको बता रहा है कि जो फर्स्ट टाइप का जो आयन है वो डायरेक्टली हायर एक्साइटेड स्टेट पे गया, और अपनी इस हायर स्टेट की जो एनर्जी है वो सेकंड वाला जो टाइप का जो आपका आयन है लेंथेनेड आयंस उसको ट्रांसफर कर रहा है, और सेकंड जो आयन है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है बाय इमिटिंग ए विजिबल फोटोन. और जो रेस्ट एनर्जी जो उसकी बची हुई है वो जो सेकंड जो लेंथेनेड आयंस है उसको ट्रांसफर कर रहा है. सो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो एक सिंगल जो आपके पास जो गैप है दो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का, दैट कैन बी यूज्ड टू जनरेट टू विजिबल लाइट फोटोन. सो द आइडिया ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज ओनली दिस टू यूज द यूवी रेडिएशन टू विजिबल पार्ट. सो अगर आप यूवी रेडिएशन को विजिबल पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन दैट मीन्स you can create the more power by using solar panels. Even आजकल मार्केट में पैनल्स इस टाइप के भी आ गए हैं कि जो दोनों साइड में भी यूज करते हैं. टॉप लेवल लेयर जो पहले यूज होता था उसके ऊपर रेडिएशन आता है, पावर जनरेट होता है. अभी कुछ ऐसे पैनल आ गए हैं कि वो डाउन साइड से भी यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर आप लेंथेनाइड्स को यूज करते हैं तो बाय यूजिंग द डाउन कन्वर्जन यू कैन एनहांस द property of this or efficiency of this solar cell. So this is the hour of the lecture. Anybody have any query?
Thank you, Dr. Manoj, for your nice presentation. Next, Hans. Next speaker is Dr. Mansi Guzer, Professor in Physics, CIT Kokrajhar, Assam. ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमसे। Namaskar, everyone. Yes, Dr. Mansi, you are visible and your voice is also clear. Please start. Yes. I am trying to share my slides. Let me means some time. Is it visible, sir? The slide it is there is coming, sir. Yeah. Okay, sir. Thank you so much. So very good afternoon to you all. Respected chairperson, co-chairperson, honorable faculty members, and all members present here. At the very beginning, I'd like to offer my best regards to you and special thanks to the organizing committee, especially Dr. Narendra Bhojak sir, for giving me opportunity to present my work in the national seminar on the sun, science, culture, and society. So the concept and the theme behind the seminar, it's quite interesting and very close to heart of common people, because what is sun, we understand and we realize each and everybody, irrespective of our custom, religion, places, and whatever we say. And the systematic study to understand it, that is nothing but the science. And the common sentiment we share, as a whole, we understand the power of the sun. So the common group is the society, and what we think, what we feel, what we perform, that is the culture. So it's very interesting topic, means theme of the seminar. So today I would like to present my work as sunlight towards environmental remediation for sustainable society. So the sun, it's a very hot body and it comes in G2V spectral classification. So here is hydrogen is burning towards helium to give the enormous energy, and more than 60% still the thing is continuing. So we are very much blessed to have it for the survival. And the energy reaching the Earth's Sorry, Dr. surface. Mansi, slides are not moving. Yeah. Now it's moving. Is okay, sir, now? Yeah. Excuse me, madam. Sorry, Made sir. it on full screen. Full screen, I made it, sir. In my system, it is in full screen. Okay, In my please continue. slideshow mode. It is in slideshow mode, sir. Okay. So the energy received by the Earth's surface in form of light and heat, and the whole spectrum we can have in three different category: the visible region, ultraviolet, infrared. So at present is the prime source, and the life that is possible on the earth because of it. So we like to live in a society
and that is reflected in culture. So since the prehistoric period, along with the evolution, the civilization is growing, and in all the civilization, there is a spontaneous trend to worship the sun because of the main central part, and we'd like to offer our respect and thankfulness to the prime source. So again, we know that throughout the universe, what we know means today till date, we know that नेटवर्क गया सर। हेलो सर वो एग्जिट हो गई, एग्जिट हो गई ना सर, ये देखो इधर है ही नहीं। अच्छा हाँ ठीक है तो सही, लेकिन हैंग हो गया। स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ उनका। हाँ हेलो हाँ सर, मैं ये कह रहा था आप वापस एग्जिट हो, सिस्टम से एग्जिट हो गए हो। मम्मा जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, आपके मम्मा को फोन दो पहले। मम्मा ने लॉक कर दिया। सर अनाउंस फॉर द नेक्स्ट वन, announce for the next one, we will take it later on. Yes sir. Technical problem is Dr. Mansi, we have to stop this lecture. We may take later on. So now I invite Dr. Pushpa Sharma, Associate Professor Biotechnology, SP Medical College Bikaner, for lecture. Very good afternoon to all of you. My name is Dr. Pushpa Sharma. Thank you to all panelists and Dr. Bojak who provide this opportunity to me. As I'm not so experienced as other speakers, even he trusts on me. So we are here at the occasion of National Seminar on the Sun, Science, Culture and Society. Since I'm the microbiologist, so I would like to try it with my microbes. So my topic is solar bacteria and biophotovoltaic system. You have to know that to meet the ambitious goal of net zero emissions by 2050, the scientists are going to have to get creative with the renewable energy.
We can double down on long-established technologies like wind, geothermal, and solar energy, but they are not perfect. For example, solar panel manufacturing comes with a hefty carbon footprint and requires dangerous chemicals. To seek out a more sustainable source of solar energy, scientists from the entire world are starting small, like ant? No. Well, more like microscopic. The researchers figured out bacteria to produce solar electricity, which they hope to scale up for widespread production. For several years, researchers have been trying to reconfigure the mechanisms of photosynthesis in cyanobacteria to extract energy. This may make it possible to meet a significant portion of the world's energy requirements from the combination of cyanobacteria, sunlight, and water. The future of solar energy looks brighter than ever before. It is evident that most of the world's energy consumption will come from solar energy in the near future. At the same time, there are several serious obstacles in the way of further development of the industry. The sunlight conversion efficiency of silicon panels has almost reached its maximum. Therefore, there is an active search for new opportunities to take solar energy to a new level. In addition, we must know that in addition to the classical technologies for creating solar panels, as told in the previous lecture, there is also a less popular direction, that is biophotovoltaics. It uses bacteria capable of photosynthesis to convert sunlight into an electric current. But how? This we will discuss in our later slide. Interestingly, solar panels have been reported to harbor a diverse microbial community, mainly composed of desiccation or irradiation adapted microorganisms similar to those found in other highly irradiated environments such as deserts, plant surfaces, and polar microbial mats. Now, how bacteria convert sunlight into electricity? This is a question which arises in our mind. So researchers at the University of British Columbia have developed a new kind of solar cell that can convert sunlight into electricity. But instead of using electronics like most solar cells, this particular invention relies on bacteria. Recently, you will surprise that recently it has been researched that there might be as many as 1 trillion different species on Earth, the vast majority of which are microorganisms. Microorganisms are ubiquitous, like God, are found everywhere. So they are can be found in extreme environments such as thermal springs, marine trenches, and man-made structures. Now, what is biophotovoltaic and how it works? फोटोवोल्टेक तो सर ने वैसे भी आप लोगों को डिटेल में समझा ही दिया बहुत अच्छे से. बायोफोटोवोल्टेक मैं आपको समझाती हूँ. In the presence of water and light, these bacteria mix water molecules into molecular oxygen, a hydrogen ion, and an electron. This electron can be captured by one electrode and then used at another electrode to convert oxygen and hydrogen back into the water. Using photosynthetic microorganisms to convert sunlight into electrical energy is called biophotovoltaic. Now, some other researches and development in this field. Scientists have created quite a few variants of biological solar panels. Researchers at Imperial College London demonstrated a unique energy generating wallpaper produced by using cyanobacteria as an ink. Cyanobacteria were printed from an inkjet printer to generate patterns on electrically conducting carbon nanotubes and paper. According to the study, the microbes survived the printing process and were able to undertake photosynthesis, producing a modest quantity of electricity for 100 hours. The developers called their product 2-in-1 bio battery and a solar panel at the same time. This new tablet-sized material could provide enough electricity to power a digital clock or a LED light bulb.
Canadian scientists from the University of British Columbia decided to approach it differently. They embedded E. coli bacteria instead of cyanobacteria as solar cells. These E. coli bacteria live in the intestine of healthy human and animals, which have a promising application in solar energy harvesting under high cloud conditions. Solar cells powered by bacteria can even work if the sky is cloudy, which is very interesting and very beneficial. In addition, these bacteria actively release a large amount of lycopene, a natural dye that has great potential in converting heat into electricity. The researchers breed E. coli bacteria to produce a large amount of photosynthetic chemicals and use those bacteria on the surface of semiconducting panels to generate the electricity. Initial testing has shown the cells to work as efficiently in dim light as in bright light, generating a current stronger than any previously recorded from such a device, the team said. The researchers say their method is cheap and sustainable, and hope is that these biogenic cells could in future be used in solar panels in places like British Columbia and parts of Northern Europe where overcast skies are common. Now, the latest researchers. Researchers at the University of Cambridge have 3D printed a grid of high-rise. The researchers considered that cyanobacteria must be coupled to electrodes to gather the energy they create through photosynthesis. Therefore, 3D printing was used to create electrodes consisting of metal oxide nanoparticles organized in densely packed sets of cores that resembled a miniature city with high-rise structures. This city was populated by cyanobacteria that produce electricity with great efficiency. The useful output of the system was so great that the amount of incoming energy increased by more than an order of magnitude. Another strength of this approach is that this printing technique can produce nanostructures of customizable lengths which will benefit various fields and projects. Now, the benefits of this biophotovoltaic system. The benefit of this system over traditional solar system is that its component, bacteria, which are capable of reproduction, self-healing, and can store energy in the dark also. In addition, this process is environment friendly and produces no chemical waste. The future of using the air and sun to produce sustainable aircraft fuel. The researchers believe that this discovery will pave the way for new electronic gadgets constructed as a byproduct of generating electricity from bacteria, disposable power supply integrated with paper sensors to monitor patients for medical purposes, and environmental sensors to monitor interior air quality are just a few examples. Future development. Unfortunately, biophotovoltaic is currently limited by the high cost of devices, low productivity, and short service life. But scientists are confident that sooner or later it will be brought to a commercial level. This is all about my topic. Thank you so much. Anybody is having any query? So, no queries there. Thank you, Dr. Pushpa, for a nice presentation and a new enhancing the new development in the field. Now I invite Dr. Nagar sir to say something about this. Presentation 1 to 5 is there. If anybody is from oral presentation 1 to 5. Is it corrected only? Okay.
Namaste to all delegates, panelists, and Dr. Devesh. Indeed, it was a fine way. However, the proceedings, they disrupted due to some technical problem. Dr. Manoj presented a good presentation on using lanthanide ions and using a new technique of quantum cutting, in which the ultraviolet photons were converted to two visible photons. And I always say that technology can, the necessity is the mother of achievement, and our young researchers must follow this concept. And Dr. Pushpa also presented a very good theme on biophotovoltaics involving natural dyes. And the good thing is that there are no chemical wastes, and it is a environmental friendly approach. And we also teach students about the dye sensitized solar cells, and it is an emerging field. So thanks for it, and I extend the mic to Professor Devesh sir. गुड आफ्टरनून। जो भी रिसर्च होती है, हमारा अल्टीमेट एम ये होगा कि उसकी यूटिलिटी हो, इकोनॉमिकली हो और एफिशिएंट हो। तो जो फोटो कैटालिसिस पे हम कर रहे हैं या किसी और उस पे कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक हम पहले देखेंगे। और जब आप किसी भी चीज का फोटो सोलर से एनर्जी को या सोलर रेडिएशन को यूज कर रहे हैं, सोलर रेडिएशन को, तो जो कमर्शियल यूज के लिए उसमें आप जैसे कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो सस्पेंडेड कैटलिस्ट की जगह इमोबिलाइज कैटलिस्ट यूज करें। बैच रिएक्शन की जगह कंटिन्यूस रिएक्टर अगर यूज करें तो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होगा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सन के ऊपर ये सेमिनार ऑर्गेनाइज की गई है, तो मैं इससे सन से रिलेटेड कुछ एक जो एक्टिविटी है वो आपको बताना चाहूंगी। सभी ने उसके सन के यूज, सन की जो एनर्जी है उसको हम यूज कर रहे हैं, लेकिन एक थॉट है कि सन इतनी एनर्जी प्रोड्यूस क्यों कर रहा है? क्या वो हमारे बेनिफिट के लिए है या वो सन को नेसेसरी कंडीशन है एनर्जी प्रोड्यूस करने का? ये एक थॉट प्रोसेस है। हालांकि इसके आंसर्स आप सबको पता होंगे कि जो सन है उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा है, और उस मास के कारण उसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और उस कारण से वो क्या कर देगा, वो सारा का सारा वो मास जो है वो उसको कोलैप्स कर देगा। मतलब वो सूरज जो है वो श्रिंक ही हो जाएगा। अब वो श्रिंक ना हो, इसके लिए एक इनवर्ट प्रेशर की जरूरत है। एक इनवर्ट से बाहर, मतलब अंदर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए जो उसको उसके आकार में मेंटेन कर सके। और वो जो प्रेशर जो बिल्टअप होता है वो उसकी जो एनर्जी जो ये प्रोड्यूस कर रहा है उस कारण से होता है। तो बेसिकली ये हम न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस और वो सारी पढ़ते ही हैं, छोटी क्लासेस से ही पढ़ाया जाता है। पर बेसिक रीजन ये है कि सन भी एनर्जी इसलिए प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि वो सरवाइव करना चाहता है, और उसके सर्वाइवल से ही हमारा सर्वाइवल है। दूसरी एक और इंटरेस्टिंग चीज सन की ये है कि उसके जैसे अपने अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है ना, तो उस एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स हैं। सूरज के मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो अर्थ के जो लेयर्स है उसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वो लेयर्स
ठंडी होती जाती है, कोल्डर सरफेसेस होती जाती है। सूरज के केस में ये चीज उल्टी है। सूरज के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सबसे ज्यादा हॉट है, और जैसे जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होते जाते हैं उसका टेम्परेचर गिरता जाता है। तो इस चीज का पता लगाने के लिए सोलर प्रोब्स, नासा ने तो सोलर प्रोब्स भेजे 2018 में। सोलर प्रोब्स जो कोरोना, जो उसका आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर है उसमें वो कई बार मूव कर चुके हैं, और वहां की बहुत सारी, मतलब उसका रीजन क्या है उसको पता लगाने के लिए सोलर प्रोब्स भेजे गए हैं, और नासा ने और यूरोपियन साइंटिस्ट ने इसको ट्राई किया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिससे हमारे को और डिटेल्स के बारे में पता चलेगा कि सूरज में ऐसी क्या एक्टिविटी हो रही है जो इस तरीके का बिहेवियर वो शो कर रहा है, जो नॉर्मली हम साइंस के अंदर नहीं पढ़ते। थैंक यू। Thank you very much, sir, for nicely and effectively conducting the session. मैं अपने जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनसे दो चीज कहना चाह रहा था। आपने मनोज जी का जो लेक्चर सुना है और डॉक्टर पुष्पा का जो लेक्चर सुना है, शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसका कुछ राइटअप बना रहे होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट डूंगर कॉलेज के अंदर लेंथेनाइट्स पे इतना ज़्यादा काम हुआ है, और डॉक्टर मनोज ने जिस लेंथेनाइट को एम्फसाइज किया है, वी आर प्राउडली and happily convey this fact that Dr. Manoj has been alumni of this institution and he is working remarkably. He is having so many other projects with him, लेकिन जो लेंथेनाइट हाईलाइट हुआ है वो सोलर के साथ में बहुत सिग्निफिकेंट है, हालांकि उन डिवाइसेस की अपनी एक लिमिटेशन है। डॉक्टर पुष्पा ने जो साइनोबैक्टीरिया स्पेसिफिकली बताया है, I am really thankful to Dr. Pushpa कि we are really desperately looking a good microbiologist, and when I requested you for the solar bacteria, you really accepted it, and this thanks a lot. तो हमारे students के लिए है कि you can think on these two projects, क्योंकि डॉक्टर पीपी चंद्रचूड़न सर का वापिस एक मैसेज आया हुआ है, he is very much interested, क्योंकि जब वो पहली बार जब उन्होंने बीकानेर विजिट किया था तब भी ये बहुत इंटरेस्टिंग था, मतलब वो तब से बात कर रहे थे इस तरह की। तो थैंक यू वेरी मच सर। नाउ मे आई रिक्वेस्ट डॉक्टर देवेश खंडेलवाल सर टू काइंडली फेलिसिटेट अवर स्पीकर्स। डॉक्टर मनोज जी। इस सेमिनार का पर्पज यही है कि आप अपने में इंक्यूबेट करें टॉपिक्स को। डॉक्टर मनोज जी, एक सेकंड सर, आ रही है? ठीक, थैंक यू सर। डॉक्टर पुष्पा, आई रिक्वेस्ट यू। थैंक्स आर ऑल्सो वेरी सर, अभी रुकना पड़ेगा सर, चेयरपर्सन का ये तो यूज नहीं है। डॉक्टर नागर साहब जिन्होंने अपना प्रीशियस टाइम, डॉक्टर ए.के. नागर साहब। डॉक्टर संगीता शर्मा मैम प्लीज। डॉक्टर स्मिता शर्मा मैम, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक बड़ा वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। नहीं, वीडियो नहीं बनाया था इसलिए वो
Now, finally, I request Dr. H.S. Bhandari sir to kindly felicitate our chairperson. जियोलॉजी से इस सेमिनार के अंदर कई सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और we know that all are due to you. Thank you very much, sir. So we are ending this session here. Thank you very much, Smita ma'am, Sangeeta ma'am, Nagar sir, Devesh sir, और Dr. Manoj ji. Thanks a lot. और Dr. Pushpa, great to hear you after long period. Within 1 minute, we are going to start the next session. 1 or 2 minutes. जो बच्चे पोस्टर और ओरल प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं वो अपना नाम यहाँ पे एच.एस. भंडारी सर को लिखवा दें। डॉक्टर मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हम पहले उनका 5 मिनट का बचा हुआ है, उनका बीच में रह गया था, तो उनका पहले करवा देते हैं, फिर हम सेशन शुरू करें। तो डॉक्टर मानसी, कैन यू हियर मी? डॉक्टर मानसी? Yes, sir. I can hear you, sir. Ma'am, you please continue from where you left and try to complete it within 5 minutes. Thank you so much, sir, giving me again this platform. But Okay, sir, can you help me? Because I was not aware that the internet connection was gone. I simply I ended know it. that in Kokrajhar there is a big problem. We have always been sharing this problem. But anyhow, you try to complete it. Yes, sir. Ma'am, start please. Yes, sir. Sir, is it visible now? Yes, sir, madam. Is it visible now? Yes, madam. Your slides are visible now. Okay. So I think this part is done. Actually, I did not know from where I need to start. So quickly, I'm going through it. So about the sun, then the relation between the sun, society and culture, then about the sustainable society, then the relation the sun gives us the power, and the society we perform the action, and culture that is our activity, and everything is dedicated to sun. So the sun not only the energies, the gravitational field also plays the key role to give the proper environment and climate so that the life can sustain over here. So photocatalysis is a basic process to trap the solar energy, and energy is harvested in form of food, and that food is supplied to different categories of the life. All the life, they directly or indirectly depend on the plants for the food. So similar to the photocatalysis, the photocatalytic process we can nomenclature as artificial photosynthesis, because here also the energy is trapped, and after trapping the energy or absorbing the energy, the electron hole pair generated, then they take part in some reactions. So that way we can use that energy in different area according to our objectives. So mainly to address the energy demand and environmental issues, the photocatalysis is popular, and especially after the pioneering work published in 1972 by Honda and Fujiyama. So people are strongly interested for this process because it is a green method. So we are concerned about the sustainable society. So for the environment, we need a healthy environment, and water is a prime body of the environment. But after the industrial revolution, the water body is badly affected,
And thus, as the water is a common medium and it affects the food chain directly, so it is a challenging thing, and we are very much suffering for the shortage of drinking water. So we need to give a cumulative effort for this, and different technology is already developed and reported to treat the polluted water. And here we'd like to focus on the photocatalysis process, that is advanced oxidation process. So here, depending on the material, how the material is how where the band edges are there, that's the inherent property, or we can develop also, means modify also through by the tuning or doping or different way, making heterosection different way, we can develop the material so that the energy, the solar energy, it can trapped efficiently and then can lead the redox equation. And through the redox equation, the unwanted organic pollutant will be degraded, and thus we can treat the polluted water. So how we can select the photocatalysts, it depends on their band gap or band edges, and we need to very much concern about the limitations or the challenges during the development, means about the high rate of recombination, about the efficiency, light efficiency, means how much it can absorb, the stability issues, and so on. So thus we develop a composite between JDNO and RGO through hard technique, and then we tested the photocatalytic activity using some chemicals as a prop pollutant, that is methylene blue, orange blue, Congo red, because they are very much harmful for the health issues. And with different characterization tools, we analyze our material. In the material, we found the presence of GO as well as the multi-layer of RGO, means successfully it is designed, we can say. And in the other figure, we can see the crystalline behavior with the sharp peaks, but with increment of the RGO, the intensity gradually decreases. And again, in the inside figure, we can see the broad peak gives the presence of RGO part. So this way we can have the knowledge about the structure of our sample. Then from the optical study, we have seen that the band gap reduces, and this is very much requirement for enhanced catalytic activity, because everything depends on band gap. Then later on the charge transfer property and recombination rate, those are the things. Then next, the morphology we see about the RGO, we find a large wrinkle sheet which is very suitable to wrap the nanorods. The JDNO Excuse comes. me, Yes. ma'am, the request to please conclude it. Okay, sir. So this is about the morphology. Then this way we investigate the photocatalytic activity. We use the recycle test also, and finally we can conclude that successfully we designed the JDNO nanorod with 2D graphene sheet. With individual JDNO or RGO, the degradation was not sufficient, but with the composite, almost 100% degradation we can have. Then with visible light also, we perform the experiment where we understand the photosynthesization effect of the graphene. So thus, the method gives a novel idea to prepare the graphene-based composite materials with digit preselected nanostructures for solar energy utilization. So with this, I'd like to conclude, and thank you so much for giving me again the opportunity to present my work. And special thanks to my institute and the government Dungar College. And I am very much sorry because I will not ever that connection is means it was missing. So sorry, I apologize in front of everyone, and thank you so much for giving me this opportunity again. Thank you so much.
Thank you, Dr. Nancy, for accepting our invitation. Thanks a lot. Now we are leading towards the next session. For this, chairperson is Dr. Inder Singh Shekhawat, Inder Singh Rajpuroi sir. Extremely sorry. Dr. Inder Singh ji, kindly come on the dais. And Dr. Anu Sharma from CET and Dr. Somalata Tripathi ma'am from Botany Department are the panelists. Our speakers are Dr. Divya Joshi, Dr. Nandita Singhvi, Dr. Meena Nirvan, and a principal scientist from NRCC, ICAR Bikaner, Dr. Sumant Vyas, who is doing wonderfully in the field of science and technology development. So now I hand over the mic to Dr. Inder Singh Rajpuroi sir. Thank you, Bojak sir. Beginning of this session, I would like to invite Dr. Divya Joshi, Associate Professor in English, Dungar College. Please come forward and deliver there. प्रेजेंटेशन कर इसी में प्रेजेंटेशन कराना है. Good afternoon, everyone. Honorable guests, learned participants, student participants, august gathering of academicians. As a student of humanities, literature, language, I'll try my best to make sense here. First of all, wishing you a very happy Rath Saptami, Surya Saptami. कि सबको असीम शुभकामनाएं. And this is where culture comes into the picture. Society, of course, comes because we are actually enjoying this seminar on a holiday. And the third thing, science, because as a student of students, please थोड़ा सा कम बात करके मेरी तरफ ध्यान दोगे ना. कुछ कोशिश करूंगी कि I try to make some sense. कुछ ऐसे words को pick करने की, because as a student looking from your perspective, I also try to pick words and then make sense out of those words. यही हमें इस तरह से language के students को पढ़ाया जाता है. Culture की बात होगी, सूर्य सप्तमी. Society की बात होगी, of course we are here transmitting and transforming energies, exchanging energies. Science की बात इस तरह से कर रही हूँ कि एक शब्द के ऊपर ही थोड़ा सा कोशिश करिए मैंने कुछ ऐसा कहने की या शेयर करने की. I should not say I'm not a erudite person to actually give you some information. I'll only share what I have gathered and what I know. Looking at the topic of my presentation, see again, as I said, words are important. Semiotics is an important word because again, as a student of language and literature, everything that goes around is semiotics. I understand. I am actually in the process of understanding the semiotics of your presence here. So ये सब semiotics है. Then understanding symbolization. Sun, जैसे सुबह से बात हो रही है, as a disk, red disk, yellow, orange, whatever. And then of course various ideals or icons, cult icons or iconography, which have been associated with the concept of sun. Because we understand the semiotics of these things that surround us in our own way. हम अपनी तरह से ही समझते हैं उसको. So in my presentation, I will be actually talking about these three things. The objectives are that first of all, I will be talking a little bit about what iconographic stands for and how does it make sense
vis-a-vis the concept of sun, science, and society. And of course, the cult icons that exist. I will not go into the details of Western culture or European culture cult icons because वो फिर बहुत detailing हो जाती है. Of course, cult icons की Hindu और Indian mythology या religion की भी बात करें तो there are many cult icons. Only brief like throwing off images in front of you. And the last, of course, will be a little bit about the form and aspects and the concept of semiotics as we understand in relation to our gods, goddesses, or some scientific objects which make an impression on us and signify our lives, taking us from a simple sign to a signifier. I mean, the sun is a sign. As a student of humanities, we understand sign, of course, translated means word. From sign to signifier, we move from sign to signifier, and then from signifier to this journey to the signified. And talking in the context of sun, it is a transcendental signifier. So I'm just dropping words. Please, I hope you're understanding what I mean to say. Why am I dropping words? Is because, of course, the seminar says that it is an initiative. So we are just cropping out, developing some initiatives. Iconographic, of course, when we understand this as a Western iconographic symbol of sun, this we are all familiar with. अब तो emoji भी आ चुके हैं WhatsApp पर, वो emoji भी है sun की कोई iconographic follow करता है. So the second sentence is important. What is interesting is a realization of the icon is important. Why iconographic is an important study or a study of human sciences as well as sciences? Because a concrete or an abstract realization of an understanding of iconography takes us to a journey of understanding the psychodynamics, the anthropological dynamics of relationships as well as our own practices, theory as well as praxis. Cult icons की जब हम बात करते हैं, starting from say Mahabharata or Brahmas, which give a reference to sun icons or Surya के icons की, sutras में भी reference है, early Puranic age के literature में भी references हैं, and then we move to Samba Puran. Samba की भी अपनी एक story है sun से related, बहुत interesting mythology में, where he was Krishna's son. और leprosy से उनको क्योर करने के लिए चंद्रभागा नदी पर जब जाकर के, तो there is a whole kind of a story which relates this icon or cult with the Samba Puran. And of course the concept of accepting sun as a god, because when we talk about sunrise and sunset and as a god which rules the sky from morning to dawn or evening, and the cult icon of the sun, which my first slide says, is he shown riding the 7 chariots. This is a popular iconic depiction, and this plays an important role in getting us across to the understanding of sun iconography, because the 7 like horses, the chariot, and the way he moves across the sky gives us meanings related to this iconography. And these depictions have been found across Vedic, epic, and Puranic texts all over. These are, I'm just taking these slides just to have a glimpse. किस तरह से projection हुआ है sun का हमारे iconography में. This is before the evolution. Buddhist reading में this is one popular iconography. These are the 2 ones where sun is actually shown on a chariot, and this is the Kushan period scene. Then we have the earliest understanding where in Western cultures also the sun is projected as being riding a chariot. And then this is the most finest and the most popular one where the sun is shown in the Hindu context in the temple at Patagal. And then you have the chariot, the sun, and the wives and the children. This also is a very important icon. Where again these are important items in the sense when we talk of garments, pedestal, or flower. These in Hindu's pictures make sense because we connect all these symbols with some kind of a meaning which are associated in the anthropological and sociological context.
Now, quickly coming to the aspect of dharma, which we actually, because dharma chakra का भी जो icon है वो भी हमने साथ के साथ में iconography में associate किया हुआ है. Talking of the 12 Adityas जिनकी हम बात करते हैं और उन सबका जो connotative significance है, the connotative meaning जिनको हम denote करते हैं, which is water, the will, the intelligence, the consciousness, and all the three elements, that is, चाहे अग्नि की बात कर रहे हैं, सोम की और इंद्र की बात कर रहे हैं, they are endowed with the qualities of sun. That means they have the qualities of all these solar aspects. One last point is that when we talk of mantras, see, iconography में तीन चीजें बहुत important होती हैं. One is the icon, of course. The second is the yantra or the symbolic representation of the icon, and the third is the mantra. So mantra is associated with sound. Tantra is associated with some symbolic representation which has a scientific meaning or connotation to convey. And the third is, of course, the icon. All these put together, of course, conveys a meaning, and therefore the iconography completes itself through these depictions. Now, these are the various, cult icons which we can just see and identify. They have a meaning. I'm not going into detail because of time limitation. Even garment shows some kind of historical, cultural practice and significance with which it is associated. The plinths, the pedestals, किस तरह का pedestal बनाया है, triangle है या circular है. I have just written some hints given there. Hexagonal है तो offerings के type का होता था, circular है तो meditation के type का है. Then we have a horizontal kind of a level of composition, जिसमें हमारी layers of atmosphere की बात होती है. Then we have animals, then we have limbs, then we have images which are associated with cults, then we have colors also. Colors which actually are depicted and associate them with the iconographic representation. Then we have the signs. Signs में केवल स्वास्तिक क्रिया मैंने अभी बहुत सारे signs हैं ऐसे जिसको हम associate कर सकते हैं. And then we have symbols which are the very prominent and the common ones which are associated with the sun iconography. These are wheels, lotus, and round golden plate. Round golden plate का जो icon उनके beginning में. These are the sociological or anthropological iconographical representation of the sun, where we associate him because आदि मूल है, तो हम all souls की journey consciousness के साथ में, light के साथ में, knowledge के साथ में associate करते हैं. And of course the qualities of all the metals. Metals की जितनी भी qualities हैं, they are also associated with the quality of sattva, good and rajas. तो कलर्स की जब बात आती है, वहां पे जो तीन जो गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, वो तीनों गुण के साथ भी उनका आइकन का एसोसिएशन. The last part of the presentation would be just a little bit about semiotics. Simpler terms में इस कॉन्फ्रेंस की दृष्टि से semiotics को हम केवल अगर एक फ्रेज में समझें तो we are trying to understand a journey from निर्गुण to सगुण, form to the formless, formless to the form की जो concept होता है हमारा, किसी चीज को form देना, something which is abstract and formless, वो हमें ही फिर बाद में उस sign के meaning तक पहुंचाता है. So this is how the journey of semiotics in regards to sun iconography is related, journey from Nirgum to Samud. And this dialectics, semiotics की हम बात कर रहे हैं, semiology की हम बात करते हैं. This last line is important because sun is considered to be an anthropological. I mean, when we present sun as a human form, तो anthropological है. जब ये moon की बात करते हैं, visibly, because sun और moon की जब हम study करते हैं, it's always visibly. तो existential level पर moon की बात होती है. Because अगर बहुत commonly हमने कहते हैं that moon is associated with mind and mind, तो वो existential उसकी बात करता है. Sun is always anthropological. Living form में है, living tradition है, और living God है. इसीलिए anthropological जो dialectics है, this is important to understand the semiotic approach or the semiotics of understanding sun iconography. Thank you. Impressive expression with Semitic symbolism, iconic
and also iconographical. Now, अब मैं बुलाना चाहता हूँ डॉक्टर नंदिता सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत of this department, this college. सूर्याय नमः। सम्मानित मंच एवं परिषद, मैंने अपना शोध पत्र ऋग्वेद के आधार पर तैयार किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नासा के वैज्ञानिक इस वेद के रहस्य को जानने के लिए संस्कृत की क्लासें लगाते हैं। तो वहां के वैज्ञानिक संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं कि वेद के मंत्रों में ऐसे क्या रहस्य छुपे हुए हैं, ऐसे क्या तत्व छुपे हुए हैं। तो वेद में सूर्य को लेकर क्या क्या वैज्ञानिक रहस्य है, उसका उद्घाटन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। और ज्यादातर जो बातें हैं आपको ज्ञात हैं, आप तो केवल आनंद लीजिए, गौरवान्वित होइए कि देखो हमारे वेद में भी ये बातें पहले से ही लिखी गई हैं। अब जहां तक खगोल विज्ञान का प्रश्न है, इसका उद्भव ऋग्वेद से ही हो गया। खगोल विज्ञान में अंतरिक्ष, उसकी संरचना, सूर्य, चंद्र, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अब तक ब्रह्मांड में लगभग 19 अरब आकाश गंगाएं होने का अनुमान है और हर आकाश गंगा में 10 खरब तारे हैं। और जो अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का व्यास है वो 28 अरब पारसेक यानी 19 अरब प्रकाश वर्ष है। और पूरे ब्रह्मांड का जो व्यास है वो तो अभी हमें पता ही नहीं चला है। तो हमारी ये वैदिक मान्यता है कि इस ब्रह्मांड का जो निर्माता है वह परम पुरुष है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त कहता है कि पादो अस्य इहा भवत्, वो अपने एक चरण से इस संसार की रचना करता है और उसका 3/4 अंश इस संसार से भी परे है। तो जब हम मनुष्य इस 1/4 अंश वाले ब्रह्मांड को ही नहीं पहचान पाए हैं अभी तक, तो उस 3/4 अंश को पहचानना हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए उपनिषदों में जब इस बात की चर्चा की गई तो नेति 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 कहकर इसको समाधान किया गया कि हम नहीं जान सकते। तो हमारे वेद के अनुसार ये सृष्टि अनादि है, अनंत है। अब ये सृष्टि की जब रचना हो रही है तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का जो अंतिम एक सूक्त है वो ये कहता है कि जो परमात्मा था उसने सबसे पहले तप के द्वारा ऋत और सत्य उत्पन्न किए। अब ये ऋत क्या है? ऋत प्रकृति के शाश्वत नियम है। इसके बाद रात्रि आई, उसके बाद समुद्र का जल आया, इसके बाद में उसने सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अंतरिक्ष इनका निर्माण किया। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत् दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षम अथो स्वः। अब वेद ये मानता है कि जब हमारे यहाँ 3 स्थान प्रमुख हैं, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक, तीनों के अलग अलग देवता हैं कार्य क्षेत्र के हिसाब से। और क्योंकि जो देवता होते हैं बहुत परम ऐश्वर्यशाली होते हैं, तो उनके कार्य भेद से एक देवता के बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे हमारे घर में भी कोई प्यारा सा बच्चा है तो उसके हम बहुत सारे नाम रख देते हैं।
उसी प्रकार से एक जो देवता है उसके बहुत सारे नाम है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत परम तत्व तो एक है, उसको हम अनेक नामों से कहते हैं। इसी प्रकार से जो सूर्य देवता है उनका भी ऋग्वेद में हमें मित्र, अग्नि, वरुण, आदित्य, बहुत सविता, बहुत सारे नाम मिलते हैं। और इन नामों के से हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। हम मंत्रों को देख के अनुमान लगा लेते हैं कि यह मंत्र सूर्य से संबंधित होगा। अब ये जो सूर्य है वो सारे सृष्टि चक्र का केंद्र बिंदु है, क्योंकि सूर्योपनिषद कहता है कि सूर्य रूप परमात्मा से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, अंत में विलय हो जाता है। सूर्यात् भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सो अहमेव च। अब ये जो जितना भी चर अचर जगत है, यानी जो स्थिर और चलायमान जितना भी तत्व पदार्थ है वह आदित्यों के द्वारा धारण किया जाता है, वही इसके रक्षक हैं। ऋग्वेद में एक जगह प्रश्न पूछा गया, कितने सूर्य हैं? कति सूर्यासः? इसका उत्तर एक जगह मिला कि जो सूर्य है सप्त दिशो नाना सूर्यः, 7 दिशाओं में बहुत सारे सूर्य हैं। देवा आदित्य ये सप्त, और जो आदित्य है वो 7 हैं, यानी 7 सौर मंडल हैं। हम तो एक ही सौर मंडल में रह रहे हैं, हमारे अलावा 6 सौर मंडल और भी हैं। तो आज भी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि क्या इस पृथ्वी के बाहर भी कहीं कोई जीवन है, तो है, वेद बता रहा है। अथर्ववेद कहता है कि जो एक सूर्य है वो सेंटर में है, केंद्रीय सूर्य, वो प्रधान सूर्य है, और उसके अलावा 7 सूर्य उसके अंग में है। अब आपने अभी मैडम ने जो चित्र दिखाया उसमें देखा कि एक सूर्य तो रथ में बैठा है और 7 सूर्य उसके घोड़े हैं। वो वस्तुतः अश्व कहा गया है। अश्व का अर्थ होता है अश्नोति व्याप्नोति अध्वानम, जो बहुत तेजी से चल के रास्ते को व्याप्त कर लेता है। तो वो वस्तुतः सूर्य की 7 किरणें हैं, उनको हमने अपनी मोटी बुद्धि से 7 अश्व समझ लिए, क्योंकि मंत्र में सीधी सीधी बात नहीं कही जाती है। परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष द्विषः, देवता होते हैं वो बड़े परोक्ष प्रिय होते हैं, वो प्रत्यक्ष में कोई बात नहीं कहते, सीधी सीधी कोई बात नहीं कहते, हमें उनकी बात को डिकोड करना पड़ता है। तो आज भी वैज्ञानिक मान गए हैं कि केवल एक ही सूरज नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में कई सूरज हैं। तो ये बात हमारे मंत्रों में बता दी गई है, नाना सूर्यः, बहुत सारे सूर्य हैं। अब एक बात और बताई कि जो सविता देवता है, इसको थोड़ा सार कर दो। अच्छा ठीक है, जो सविता देवता है उन्होंने 3 अंतरिक्ष लोक, 3 पृथ्वी लोक, 3 भूलोक को व्याप्त कर रखा है। तो इसका अर्थ है कि हमारे जो ब्रह्मांड है उसकी सीमा बहुत विस्तृत है। अब ये जो सूर्य है इसको बता दिया गया कि ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। सूर्य आत्मा जगत अस्पुश्च। अब ये आत्मा जो शब्द है वो ऊर्जा का व्यापक वाचक है, क्योंकि ऊर्जा का अर्थ है कार्य करना। तो जब आत्मा है तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं, कुछ सक्षमता हो सकते हैं, इसलिए जो सूर्य है वो ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। अब सूर्य के चारों ओर गैस है, गैस का गोला है, ये भी बता दिया गया है वेद के अंदर। इसके बारे में भी मंत्र आ गए हैं, और आज का वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सूर्य के चारों ओर गैस की परतें हैं। अब सूर्य को किसने उत्पन्न किया, इसका भी प्रश्न समाधान दिया गया है कि सोम ने सूर्य को उत्पन्न किया। अब ये जो सोम तत्व है वो द्युलोक में ऊपर स्थित है। अब यहाँ चर्चा चल रही थी कि साहब ये जो सूर्य है उसमें ऊर्जा कहाँ से है, कहाँ से आई। अभी स्मिता मैडम ने इसकी चर्चा की, तो हमारा वेद मानता है कि जो ये सृष्टि है अग्नि और सोम से मिलकर बनी है। सोम एक शीत पदार्थ है, रस है जिसके अंदर वो सूर्य के अंदर गिरता रहता है। इसलिए बृहद उपनिषद कहता है अग्नि सोमात्मकम जगत।
अग्नि और सोम के मिलने से ये सारी सृष्टि बनती है। तो सूर्य में भी सोम की आहुति पड़ती रहती है और उससे उसकी ऊर्जा चलती रहती है, इसलिए जो उसका ऊर्जा है वो अक्षय ऊर्जा है। और इंद्र ने सूर्य की परिधि को देखा। देखो हमारे ऋषि इतने हजारों साल पहले ही इसकी परिधि को देख रहे हैं। इंद्रो परि सूर्यस्य परिधिर अपश्यत्, और जो सूर्य है उसमें आकर्षण शक्ति है। वैज्ञानिक तो आज कह रहे हैं, हमारे ऋषि तो पहले से ही कह रहे हैं, सूर्यनो तबिता द्यौ, सूर्य की आकर्षण शक्ति से जितने भी नक्षत्र हैं, तारे हैं, वो सारे ही लगे जमे हुए हैं। और जो सूर्य है वो निरंतर घूम रहा है। अब कुछ 100 साल पहले ये माना जाता था कि सूर्य स्थिर है, लेकिन हमारा मंत्र कहता है कि सह सूर्य वृत्त्याद् रथ्येव चक्रा, रथ में पहिए की तरह ये सूर्य है वो घूम रहा है। और ये जो सूर्य है सभी लोगों को ताप दे रहा है और सूर्य की किरणों से सभी पदार्थ फैलते हैं। सूर्य से वह रश्मयो द्रावित पूर्ण करें सर, 1-2 मिनट और लेती हूँ। अच्छा, हमारे मंत्रों में सूर्य ग्रहण का भी उल्लेख कर दिया गया है। ये भी उल्लेख हमें मिल रहा है कि सूर्य ग्रहण होता है। और अंतिम जो एक मंत्र है बहुत अच्छा है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि उस मंत्र में सूर्य को समस्त काल चक्र और ऋतुओं का कर्ता बताया गया है। बहुत अच्छा मंत्र है। द्वादश परिदयस चक्रम एकम त्रीणि लभ्यानि का उतच्चिकेत तस्मिन् साकं त्रिशता न शंकवो अर्पिता षष्टिर्न चलाचलासः। अर्थात सूर्य के रथ में 12 परिधि है। आपने चित्र में देखा होगा कि सूर्य के रथ में 12 परिधि है, 1 चक्र है, 3 नाभि है, 360 अरे हैं। ये वेद का मंत्र कह रहा है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई कि जो सूर्य है वह क्रमशः 12 महीने, 1 वर्ष, 3 ऋतुओं और 360 दिनों वाला है। तो और भी ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिसके अंदर ये बातें बताई गई है। तो इस प्रकार से हमारा जो पूरा काल चक्र है, ऋतु चक्र है, वो सारा का सारा सूर्य पर अवलंबित है। तो इस प्रकार से जो हमारा खगोल विज्ञान है उसमें सूर्य की बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। और ऋग्वेद में हमें सूर्य विज्ञान के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं और आज का आधुनिक विज्ञान उन तथ्यों को प्रमाणित कर रहा है। और भी ऐसे तथ्य हैं जिनका आज हमें ऋग्वेद के अंदर अनुसंधान करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद नंदिता मैडम। इसी कड़ी में मैं आगे आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर मैना निर्वाण मैडम को, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कि वे आए और अपना वाचन करें। नमस्कार। सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित सभी विद्वजन और विद्यार्थी, मेरा विषय है सौर ऊर्जा की भू राजनीति और भारत की स्थिति। सुबह से अब तक हमने विज्ञान की दृष्टि से और संस्कृति की दृष्टि से सूर्य को समझा। अब हम राजनीति विज्ञान की दृष्टि से सूर्य को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना राजनीति विज्ञान की तो कोई भी चीज पूरी हो ही नहीं सकती। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का एक विषय है, लेकिन यह समाज विज्ञान के दूसरे सभी विषयों को नियमित और नियंत्रित करता है। तो बात जब अपन इस पे करते हैं भू राजनीति पे, तो हम देखते हैं कि आज ऊर्जा एक ऐसा घटक बन गया है जो पूरी विश्व व्यवस्था को, विश्व राजनीति को प्रभावित कर रहा है। जब हम 20वीं सदी और उसके बाद के राजनीतिक घटना चक्र के इतिहास को देखें तो हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी संघर्ष हुए हैं, जितनी भी लड़ाई हुई है,
उनके जड़ में कहीं ना कहीं ऊर्जा की प्राप्ति, उसको बनाए रखना और उसको नियंत्रित करने की राष्ट्रों की जो रणनीति है और राजनीति है वही महत्वपूर्ण है, वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द्वितीय 20वीं शताब्दी के बाद में जब हम बात करें दोनों महायुद्धों की, इराक ईरान संघर्ष की, इराक के खात्मे की और फिर अमेरिका और ईरान के बीच जो अभी संघर्ष चल रहा है, इन सब में ऊर्जा की खोज महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध में हमने देखा कि 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि अमेरिका ने उस समय जापान को तेल बेचना बंद कर दिया था। इराक का जो युद्ध हुआ वो अमेरिका की इराक की तेल पर नियंत्रण की जो नीति थी उसी का परिणाम था। और जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डालना ने इस बात को स्वीकार किया कि इराक पर जो अमेरिका की कार्रवाई है उसका मूल उद्देश्य तेल प्राप्ति ही था। ईरान के संदर्भ में जब अमेरिका के संघर्ष की बात हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि 1953 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर जो ईरान के निर्वाचित प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसादिक, उनका तख्ता पलट करवाया और वहां के जो शाह थे रजा पहलवी, उनको सत्ता सौंपी। मोहम्मद मोसादिकी ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे, इसलिए अमेरिका ने उनका तख्ता पलट करवाया। अभी जब हम देखते हैं रूस यूक्रेन युद्ध में तो हम देखते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के मध्य भी तेल या ऊर्जा की रणनीति, विश्व रणनीति काम कर रही है। ये संकट क्यों आया? जर्मनी की जितनी ऊर्जा खपत है उसका आधी गैस की आपूर्ति रूस के द्वारा जर्मनी को की जाती है। इसके साथ ही रूस जो बाल्कन के दूसरे छोटे छोटे राष्ट्रों को गैस आपूर्ति करता है। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, फिनलैंड, लातविया आदि राष्ट्रों को गैस की आपूर्ति करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण राष्ट्र है। रूस यूक्रेन युद्ध में एक दिन में जितना खर्च करता है उससे ज्यादा धनराशि वह यूरोपीय राष्ट्रों को तेल बेचकर प्राप्त करता है। यानी कि एक दिन के यूक्रेन युद्ध पर रूस जितना खर्च करता है वह उस राजस्व का बहुत थोड़ा हिस्सा होता है जो वह युद्ध में खर्च यूरोपीय राष्ट्रों को तेल बेचकर प्राप्त करता है। यानी तेल की रणनीति ने दुनिया के भू राष्ट्रों को या दुनिया की भू राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। आज यूरोप के लोगों को अमेरिका से ज्यादा 7 गुना ज्यादा गैस के लिए कीमत चुकानी पड़ रही है। इस तरह हम देखते हैं कि पूरी विश्व राजनीति में आज ऊर्जा और ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है उन पर नियंत्रण की रणनीति महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोतों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत खतरनाक है और उनकी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक गैस है, कोयला है, उसका जितना उत्खनन हो रहा है उतनी मात्रा में वो अब उनका भंडार पृथ्वी में नहीं बचा है। धीरे धीरे ये भंडार खत्म हो रहा है। ऐसे ही परमाणु ऊर्जा की अपनी सीमाएं हैं और ये एक खतरनाक स्थिति को भी उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि 2011 में हमने देखा जापान में फुकुशिमा सीमा में जो परमाणु विस्फोट हुआ उससे लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हो गए थे। तो अब विश्व के सामने ये विमर्श एक बड़ा मुद्दा बन गया कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की जाए और भारत ने इस दृष्टि से 1970 से ही प्रयास प्रारंभ कर दिए और भारत ने वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा है और इस को विकसित करने की
रणनीति पर निरंतर काम कर रहा है। ऊर्जा की जब वर्तमान जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं उनसे हम देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषित सबसे ज्यादा हो रहा है, और ये पर्यावरण प्रदूषण की जो नीति है वह विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है, इसके साथ साथ ही भू राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। ग्लोबल ट्रेंड इन एनर्जी, थोड़ा सा इसमें ये बताया गया है कि वर्तमान जो विकास की दर है उससे बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, और ये ऊर्जा की खपत 2010 से अब तक दुगुनी हो गई है। कोयला कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में, उसका उत्सर्जन करने में 30% भूमिका निभाता है, यानी 30% कार्बन डाइऑक्साइड केवल कोयले के उत्खनन से होती है। भारत ने निरंतर सौर ऊर्जा की प्राप्ति और उसके विकास के लिए कार्य कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को लीड कर सकता है। और इस संदर्भ में हम देखें कि जो सौर ऊर्जा संगठन बना है जो पेरिस जलवायु सम्मेलन में, जिसमें भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण भूमिका रही, ये संगठन सौर ऊर्जा के विकास और अनुसंधान में और इस प्रौद्योगिकी को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आपस में सहयोग कर रहा है। लेकिन भारत की अपनी कुछ सीमाएं हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह काफी अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है, लेकिन भारत में इसकी प्रौद्योगिकी इतनी विकसित नहीं है, क्योंकि दुनिया में अभी जो जितना इसके लिए आवश्यक संसाधन चाहिए होता है, सोलर पैनल और मॉड्यूल वगैरह, वो उसके उत्पादन में हम काफी पीछे हैं। हमारा जितना भी ये सौर प्रौद्योगिकी के लिए जो मॉड्यूल और पैनल आयात करते हैं, ये हम 80% चीन से आयातित करते हैं। भारत ने 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा खपत का या ऊर्जा उत्पादन का 40% इसी नवीन ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करना अभी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि ये जो प्रौद्योगिकी है पैनल और मॉड्यूल निर्माण की, इसमें सिलिकॉन की आवश्यकता होती है, और विश्व के कुल 7 मिलियन टन सिलिकॉन के उत्पादन में चीन का प्रतिशत 64% है, यानी 64% सिलिकॉन को उत्पादित करता है। भारत 60,000 टन के साथ में विश्व के सिलिकॉन उत्पादन में अपनी मात्र 1% भूमिका का निर्वहन करता है। तो हम कहें कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार क्षमताएं हैं, लेकिन भारत के लिए आवश्यक है कि वह इसकी प्रौद्योगिकी को विकसित करे और कुछ नया ऐसा अनुसंधान करे कि हम कम नुकसान के साथ में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्राप्त कर सके। अगर भारत ऐसा अनुसंधान और ऐसा संरचनात्मक ढांचा विकसित कर सकता है, तो भारत विश्व में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने मुझे सुना, और धन्यवाद भोजक सर कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मेनन निर्माण मैडम। कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, ये आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर सोमंत व्यास सर को, प्रिंसिपल साइंटिस्ट NRCC। सम्मानित मंच एवं प्रिय मित्रों, आज का जो विषय है अनोखा है, पर अनोखी चीज के अंदर जब तक अपना अनोखापन न डालें तब तक मजा नहीं आता। तो 3 आयाम है इसमें, उसमें एक आयाम और जुड़ जाता इकोनॉमिक्स, तो इसमें 4 चांद लग जाते।
इकोनॉमी के बिना आज की दुनिया में कुछ भी नहीं है। और मेरा जो टॉपिक है वो भी है फोटो पीरियडिसिटी इन लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक का हिंदी रूपांतरण अगर हम करें तो वो पशुधन। पशुधन मीन वो पशु जो धन के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कि सीधे सीधे आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं। जो विषय है इस सेमिनार का वो है सूर्य का। सूर्य जैसा तेज शायद किसी में नहीं है। पौराणिक कथाओं में भी शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो हनुमान जी भी सूर्य के वंशज ही कहलाएंगे, शनि के मार्फत आते हैं। कर्ण है लगभग ये अमर, यानी कि इनका तेज किसी से कम नहीं है। परंतु चंद्रमा की शीतलता भी बहुत जरूरी है प्रकृति के लिए। तो इन दोनों का जो संतुलन है, सूरज की रोशनी का एक अंतराल, वही फोटो पीरियडिसिटी कहलाती है। क्या आप सभी एक्सपीरियंस्ड स्पीकर हैं और इसको ऑपरेट करते रहते हैं? हमें कम मौका मिलता है तो दोनों रिस्क होती है, या तो बिल्कुल ना बोल पाए या माइक पकड़ लिया हाथ में तो छोड़े नहीं। छोटी सी डेफिनेशन में अगर बोले तो फोटो पीरियडिज्म इज द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द लेंथ ऑफ नाइट और ए डार्क। चंद्रमा की शीतलता और सूर्य का तेज दोनों इसमें समाहित होता है। ये सीधा का सीधा रिलेशन है पशुधन के ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन क्यों पशुओं की जरूरत होती है? अगर हम नेचुरल कंडीशन में पशुओं को देखें तो वो प्रकृति के साथ संतुलन बनाते हुए अपनी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को इस तरीके से परिपूर्ण करते हैं ताकि उनके जब ऑफस्प्रिंग इस धरती पर आए तो उन्हें सही एनवायरनमेंट, बिहेवियर ऑफ अदर कंपेनियंस एंड फीड एंड फॉडर मिले। इस वजह से हर स्पीसी का अलग अलग ब्रीडिंग सीजन होता है। परंतु जब हम उन्हीं जंतुओं को, जीव को पशुधन कहते हैं, यानी कि हम अपने हिसाब से उनको मोड़ना चाहते हैं, अपने फायदे के लिए उनको मोड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट। फोटो पीरियड जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है ब्रीडिंग सीजन के टाइमिंग के लिए। अगर अगेन डेफिनेशन के रूप में बोले तो इट इज एन इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल रेगुलेटरी क्यू। क्यू इज सिग्नल for regulation of reproductive cycle during a specific and appropriate time of season in domestic as well as wild mammals. Domestication से काफी हद तक ब्रीडिंग सीजन कम हुआ, परंतु वाइल्ड मैमल्स में अभी भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। It is the most important external factor that influences the circannual endogenous रिप्रोडक्टिव रिदम। सर्कैनियल जो एक सर्कल के रूप में चलता है। नेक्स्ट प्लीज। अगर हम शॉर्ट डेज और लॉन्ग डेज को डिफरेंशिएट करें तो जो शॉर्ट डे ब्रीडर्स हैं, यानी कि जब सनलाइट कम होती है और डार्कनेस ज्यादा होती है, वो कैमल, शीप, ये एक बड़े टिपिकल शॉर्ट डे ब्रीडर है। बफेलो भी काफी हद तक, बफेलो और शीप भी इन्हीं में आती है। लॉन्ग डे ब्रीडर जो हैं वो इक्वाइन यानी कि अश्व प्रजाति के और डोमेस्टिक चिकन, ये लॉन्ग डे ब्रीडर्स होते हैं। नेक्स्ट। इक्वाइन के अंदर जो है वो स्प्रिंग के अंदर ब्रीडिंग एक्टिविटी स्टार्ट होती है और
डे लाइट और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है उसकी ब्रीडिंग एक्टिविटी पीक पर पहुंचती है। नेक्स्ट, जैसा मैंने पहले बताया कि ये एक्टिविटी विंटर के अंदर कम होती है और समर में ज्यादा होती है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। कई बार वो दक्षिण जो गोलार्ध के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें नीचे क्यों कहते हैं, आप जो ग्लोब दिखाते हैं हमेशा नीचे हमें दिखाते हैं और आप नॉर्थ में ऊपर होते हैं। इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं। ये ज्योग्राफी और दूसरे जो लेक्चर्स हैं उनके सोचने की बात है कि हम उनको नीचे ही क्यों बताते हैं। जब शॉर्ट डेज होते हैं इसमें मेयर्स में, तो ये रिप्रोडक्टिव जो फंक्शन है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस उसको ये इनहिबिट करती है, जबकि शॉर्ट डे ब्रीडर्स में ये बिल्कुल अपोजिट होता है। लॉन्ग डे ब्रीडर्स में जो एक्टिविटी इनहिबिट होती है वो ही शॉर्ट डे ब्रीडर्स में फोटोक्रिटिसिटी से एग्जिबिट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। ये क्यों ऐसा अलग अलग उसमें ऐसा होता है ये अभी तक ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक ऐसा हार्मोन है जो इन सब चीजों के लिए जो है जिम्मेदार, यहां तक कि अपने आप ही जो जिसको जेट लैग बोलते हैं ना, कि यहाँ से यूएस जा रहे हैं, पूरा टाइम पीरियड चेंज हो गया, इधर भी दिन था वहां भी दिन हो गया, तो वो रात हुई नहीं, आदमी दूसरे दिन परेशान, वो भी मेलेटोनिन की टैबलेट्स, सेरोटोनिन की टैबलेट्स लेनी पड़ती है। तो ये हार्मोन ऐसा है जो वैसे डायरेक्ट तो कुछ नहीं करता पर इनडायरेक्ट बहुत कुछ करता है। ये एक मिनट पहले वाली, जब रोशनी होती है, बहुत थोड़ी सी रोशनी भी होती है, तो वो आइस पर आती है, उसके बाद रेटिनल फोटो रिसेप्टर्स उसको परसीव करते हैं, फिर रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये बड़ा सुप्राचायस्मिक न्यूक्लाई जो जूलॉजी वाले हैं वो समझते होंगे, बाकी मेरे लिए आज भी ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है हाइपोथैलेमस, क्योंकि अपने पूरे शरीर को गवर्न करती है। छोटी छोटी चीजें इसमें इतनी होती है और वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अल्टीमेटली उन सब से घूमती हुई पिनियल ग्लैंड तक इंफॉर्मेशन जाती है और पिनियल ग्लैंड जो है वो मेलेटोनिन सिक्रीट करता है। नेक्स्ट प्लीज। मेलेटोनिन जब सिक्रीट होता है ये वापस हाइपोथैलेमस में जाता है और LHRH जो हार्मोन है उसकी पल्सेटाइल रिलीज को रेगुलेट करता है, वो पिट्यूटरी पे एक्ट करती है और पिट्यूटरी पल्सेटाइल जो सिक्रीशन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का उसको रेगुलेट करती है और वो गोनेट्स पे जो हमारे जनेंद्रिय उस पे फाइनल एक्ट करते हैं। तो ये जो 2 मिनट में मैंने बताया इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के सारी जो है ना वो शास्त्र इसके ऊपर आ जाता है। और थ्योरी में भी जब भी आज भी मुझसे पूछते हैं ना, कोई क्विज पूछते हैं, तो मैं उलझ जाता हूँ कि सुप्राचायस्मेटिक न्यूक्लियाई पहले गया था या पहले गैंग्लिया में। नेक्स्ट। तो ईव, गोट एंड कैमल्स में जब मेलेटोनिन लेवल बढ़ जाता है तो ओवेरियन एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जबकि मेयर्स में मेलेटोनिन लेवल बढ़ता है तो ओवेरियन एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ये भी परमपिता ब्रह्म जो ब्रह्मा है उसके परमेश्वर की क्या कहानी है अभी तक किसी को पता नहीं है। नेक्स्ट। अब ये जो फोटो पीरियड या मेलेटोनिन जो है ये मेयर्स और कैमल्स में, मतलब ये क्यों हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। नेक्स्ट। जो हॉर्सेस के अंदर जो हम रेसेस करते हैं, जो थॉरोब्रेड हॉर्सेस होते हैं, उन सब के अंदर एक बड़ी अजीबोगरीब कहानी है कि सबकी जन्म तिथि 1 जनवरी मानते हैं। किसी भी दिन पैदा हो वो 1 जनवरी ही मानेंगे। अब क्या है कि जितना जल्दी पैदा होगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ होगी और वो रेस के अंदर तेज भाग सकेगा। अब गर्मी के अंदर ब्रीडिंग सीजन है, गर्मी में जब ब्रीड करेगा, काविंग लेट होगी तो वो छोटा हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश क्या करते हैं कि गर्मियों से पहले जनवरी फरवरी में, यानी कि 1 जनवरी के आसपास अगर पैदा होगा तो उसकी 2-3 महीने बाकियों से थोड़ा बड़ा होगा और उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि मेलेटोनिन हार्मोन की जो है वो कमी करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट। तो उस जो प्रेशर है ब्रीड एज अर्ली एज पॉसिबल का, उसमें क्या है कि ये कैसे ऑनसेट ऑफ ब्रीडिंग सीजन जल्दी करें, उसके लिए अलग अलग मेथड यूज करते हैं।
नेक्स्ट प्लीज। ये एडिशनल लाइट एक्सपोजर करते हैं विंटर से पहले, यानी कि अक्टूबर नवंबर के बाद में अलग अलग प्रोटोकॉल से बल्ब जला देते हैं कुछ घंटे के लिए, फिर डार्कनेस लाइट डार्कनेस रेशियो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने एक प्रोटोकॉल सेट किया ताकि एक्टिविटी जो है वो थोड़ी प्रीपोन्ड हो जाए और हार्मोनल एक्टिविटी बढ़ जाए, ताकि वो गर्मियों के बजाय जनवरी फरवरी में ब्रीडिंग एक्टिविटी शुरू हो जाए। ये मेलाटोनिन को वो रोल प्ले करता है। दूसरी चीज देखते हैं हम डोमेस्टिक चिकन। अगर आप लोगों ने देखा हो कभी भी अजमेर से पास कर रहे हो रात को, और जहाँ पे भी पोल्ट्री फार्म्स हैं वो रात को भी है ना उसमें बल्ब जलते रहते हैं, अंधेरा नहीं देखा हो, रात को ही आपको पता, दिन में तो पता ही नहीं चलेगा कि इधर पोल्ट्री फार्म है, रात को गुजरेंगे तो उन बल्ब से नजर आ जाता है कि ये पोल्ट्री फार्म है। तो डोमेस्टिक चिकन में भी जब फोटो पीरियड इंक्रीज होता है तो रिप्रोडक्टिव एक्सिस जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और जब फोटो पीरियड कम होता है तो एक्टिव जो है वो एक्टिविटी कम होती है। इसमें भी अलग अलग रिसर्च से करके रेड लाइट यानी कि जो पीले बल्ब है, आपने पीले बल्ब देखे होंगे अभी भी उनके अंदर, उनकी रोशनी में सेक्सुअल मैच्योरेशन ज्यादा होता है और एग प्रोडक्शन फर्टिलिटी ज्यादा होती है, जबकि ब्लू और ग्रीन लाइट के अंदर ये चीज कम हो जाती है। अब बात करता हूँ कैमल की, जिसपे मैं काम कर रहा हूँ। कैमल में भी ब्रीडिंग सीजन नवंबर टू मार्च है, बहुत छोटा सा पीरियड है और जेस्टेशन पीरियड 13 महीने का है, तो पूरा 1 साल बढ़ जाता है, काविंग इंटरवल बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम इस्तेमाल करते हैं मेलेटोनिन हार्मोन या उसको मिमिक करते हुए, ताकि ब्रीडिंग सीजन हम प्रीपोन कर सकें। तो कोशिश क्या रहती है कि अगर हम दिसंबर की बजाय हम मेलेटोनिन, चाहे तो हम मेलेटोनिन इम्प्लांट से यूज करते हैं, चाहे ओरल मेलाटोनिन हम इसके अंदर तो नहीं कर सकते क्योंकि रिमेनेंट्स है, पर मेयर्स में और इक्वाइन में मोनोगेस्ट्रिक एनिमल है वो, इसलिए उसके अंदर ओरल मेलाटोनिन भी जो ह्यूमन टैबलेट्स हैं वो भी दे सकते हैं हम लोग। इसके अंदर जब हम मेलाटोनिन इम्प्लांट देते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट में हमने उनको काली पट्टी पहना दी थी ताकि मेलाटोनिन का लेवल बढ़ जाए, और तब हमने देखा कि जो फीमेल्स हैं और मेल्स के अंदर भी एक्सपेरिमेंट किया, उनके अंदर ब्रीडिंग एक्टिविटी प्रीपोन रही, यानी दिसंबर की बजाय वो अक्टूबर या सितंबर लास्ट में एक्टिविटी उनकी शुरू हुई, तो हमें 2 महीने का ग्रेस पीरियड ज्यादा मिल गया। और जब 13 महीने के बाद में जब वो बच्चे वो फीमेल्स जब ब्याई, तो फिर 1 जनवरी या 1 फरवरी के आसपास ब्याई, तो हमें उसी ब्रीडिंग सीजन में रीब्रेड करने का मौका। तो ये तरीके हैं प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हुए अपने फायदे के लिए लेने को। इसी के लिए क्या है कि हमारी आर्थिक स्थिति में एक हल्का सा मैं जानना चाहूंगा कि आर्थिक स्थिति के लिए हमारे यहाँ पोल्ट्री के हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, पर पूरे विश्व से अब कुचक्र शुरू हो रहा है कि ये जो आप लोग लाइट में जो कर रहे हो उसकी जगह नेचुरल कंडीशन में पोल्ट्री प्रोडक्शन होना चाहिए। ये क्रूएल्टी है और इस वजह से नेचुरल कंडीशन में होना चाहिए। वो हमारे साथ पूरी तरह से कुठाराघात होता, इसलिए हम लोग उस पर भी काफी मुहिम चला रहे हैं कि उस तरह के जो वेस्टर्न एनजीओज हैं उनका कुचक्र पूर्ण ना हो पाए। कुछ ये 1 मिनट पहले ये जो पेपर्स हैं, ये हम लोगों के यहाँ से मेलेटोनिन सिक्रीशन इन कैमल पे जो पायनियर पेपर्स थे ग्लोबली, वो पेपर्स के लिस्ट है। नेक्स्ट प्लीज। ये इम्प्लांट्स के बारे में हल्का सा बताया है कि मेयर्स में जून और अक्टूबर के अंदर हम अगर मेलेटोनिन इम्प्लांट्स इंजेक्ट करें तो उससे काफी अच्छी एक्टिविटी होती है, और एक एडवांस 50 डेज तक का एडवांस। और ये एक और है मेयर्स में या उनके अंदर, जब शो के अंदर हम करते हैं रेसिंग में उसमें, तब भी हम मेलेटोनिन इम्प्लांट्स को यूज करना चाहते हैं ताकि वो उनका जो बिहेवियर है वो काम एंड क्वाइट रहे और वो रेस के अंदर बड़ी एक्टिविटी। तो इस तरह से देखते हैं कि एक ही चीज की मेलेटोनिन इम्प्लांट्स या मेलेटोनिन हार्मोन का रोल शॉर्ट डे ब्रीडर्स में अलग है और लॉन्ग डे ब्रीडर्स में अलग है। अब आप हल्की सी कल्पना कीजिए कि अपनी रबी और खरीफ की जो फसलें, जो फोटोसिंथेसिस या जो भी उन पे इफेक्ट पड़ता है सन का, अगर हम जेनेटिकली चेंज कर सकें, यानी कि जो
शीत ऋतु में शॉर्ट डेज में जो फसलें हो रही हैं गेहूं की, वो अगर कंपेटिबल हो जाएं लॉन्ग डेज के लिए भी उनकी कुछ वैरायटीज, और लॉन्ग डेज में भी अगर वीट प्रोडक्शन हो जाए तो हम हमारे कुपोषण की समस्या को किस तरह से दूर कर सकते हैं। ये यूटोपिया वाली शायद बात कर रहा हूं, पर भविष्य में शायद इस कंसेप्ट पे भी अगर काम हो जेनेटिक मेकओवर में तो बहुत ही क्रांतिकारी चीज फोटोपीरियडिक सिस्टम को मैनिपुलेट करने से संभव है। ये ल्यूमिनेस एफिकेसी है जो हम डिफरेंट पोल्ट्री फार्म्स में और इक्वाइंस में यूज करते हैं। थैंक यू। एक और निवेदन करना चाहूंगा, एक बहुत खूबसूरत हॉल बना है, अगर इसमें सामने की तरफ एक घड़ी हो जाए तो हम लोगों को टाइम का जो है उसको। थैंक यू सर, आपका सजेशन भी बहुत अच्छा है, इस पर भी ध्यान देंगे। मैं पुनः एक बार सभी यहाँ जिन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट किया उनका पुनः धन्यवाद करता हूँ और आगे की कार्यवाही में पैनल्स गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो आज जितने भी प्रेजेंटेशन हुए हैं, चारों प्रेजेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज का हमारा टॉपिक था वो हर फील्ड को कनेक्ट कर पाया, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटी हो। जो आज के चारों प्रेजेंटेशन हुए हमारे वो अपने आप में यूनिक थे। आइकनोग्राफी के माध्यम से पूरे सन को डिपिक्ट किया गया। आइकन्स का मतलब ये होता है कि छोटी से छोटी बारीक चीज को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना, जो कि बहुत अच्छे से उस लेक्चर में समझाया गया। वेदों के माध्यम से पूरे सन की व्याख्या की गई। राजनीति में सौर ऊर्जा का क्या महत्व है इसके बारे में डिटेल में बताया गया। और लास्ट में डे लेंथ के माध्यम से फोटो पीरियोडिज्म का मैमल्स की ब्रीडिंग पे क्या इफेक्ट होता है उसकी डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया गया। एज ए बॉटनिस्ट मैं तो यही कहना चाहूंगी, देयर इज नो लाइफ ऑन अर्थ विदाउट सन। थैंक यू। गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। सबसे पहले मैं भोजक सर का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया है यहाँ आने का। मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ हमेशा ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मौका मिले और मैं यहाँ आऊँ, तो सर मुझे बार बार मौका देते हैं क्योंकि मैंने यहाँ अपनी टीचर्स जो भी हैं उनसे मिलने का भी मौका मिलता है। और ये जो कॉलेज का जो कैंपस है यहाँ आना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो थैंक यू वेरी मच सर। और एक और अच्छी बात होती है कि जो भी यहाँ प्रेजेंटेशन होते हैं उसके जरिए हमें अपडेट होने का भी मौका मिलता है। जैसे आज मैम दिव्या मैम जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो मैम ने कहा कि मेरा टॉपिक मैं को रिलेट कर रही हूँ। तो ऐसे ही कुछ समय पहले की बात है, मुझे इंग्लिश की मैम है, उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप इस टॉपिक पर कुछ लिखिए। उन्होंने कोई बुक लिख रही थी वो, तो मैं कहा मेरा इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। लेकिन जब मैंने उसने कहा नहीं आप देखिए एक बार, तो मैंने उसे सर्च किया तो देखा कि केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री फील्ड की हूँ, तो मेरा जो फील्ड था इंग्लिश से काफी कोरिलेटेड कर सकती हूँ मैं अपने फील्ड को। और आज मैंने देखा कि दिव्या मैम ने या और भी जो मैम है उन्होंने भी बहुत अच्छे से इसको दिया। अब मैं आज के सेमिनार की बात करूँ तो देखें कि हमारा देश ऐसी ग्लोबल पोजीशन पर है जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। यानी हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, यदि हम कहें हमारे जो मिनरल्स हैं वो सभी यहाँ काफी एनरिच्ड हैं। और किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी, जो उसकी पोजीशन है वो उसकी एनर्जी प्रोडक्शन से जाहिर होती है। तो देखा जाए तो हम एनर्जी सेक्टर में स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आज हम डेवलपिंग कंट्री हैं। तो इसका रीजन क्या है कि हमारे पास सब कुछ रिसोर्सेज होते हुए भी हम उन रिसोर्सेज को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या कर रहे हैं तो उनको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें एक ऐसे सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की जरूरत है जिससे हम इन सेक्टर्स में हम आगे आ पाए। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ लगभग सोलर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग 16,000 मेगावाट यहाँ सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैम ने कहा कि इसके लिए सिलिकॉन की जरूरत पड़ती है, तो वास्तव में देखा जाए तो हम अपनी इंजीनियरिंग फील्ड में हम सिलिकॉन किस तरह से बनते हैं और किस तरह से उसको हम और उसकी क्वालिटी को रिफाइन कर सकते हैं, उसकी लाइफ को कैसे सस्टेन कर इंक्रीज कर सकते हैं,
ये हम पढ़ाते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग और यहाँ के फील्ड को मर्ज करें तो हम इस सेक्टर में और आगे बढ़ सकते हैं। और अंत में मैं सभी का एक बार और धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इसका मौका दिया। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पैनलिस्ट को, खास तौर पर आज के इस सिंपोजिया के संयोजक भोजक सर को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और आज के इस सेशन की चेयरपर्सन के रूप में मुझे चेयर प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से सेशन भी कंडक्ट किया और बहुत ही डाइवर्सिफाइड था, लेकिन आपने बहुत ही शानदार तरीके से उसको किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो इनवाइटेड गेस्ट स्पीकर्स हैं उनको छोटा सा फेलिसिटेशन जो हमारी तरफ से कर सकें, तो आप उनको एक मोमेंट। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर दिव्या जोशी मैम को। आप मैम प्लीज आइए। आपकी विदुषी तत्व शायद बताओ, तो उसका परिचय मैं बहुत बार देख चुका हूँ, डांट के माध्यम से भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एक नया कॉन्सेप्ट किया है, मुझे तो सही में वो बहुत अच्छा लगा। फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर नंदिता सिंह जी मैम, आपको सुनना हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लेकिन मैं तालियों से आपका स्वागत करना चाहूंगा। हमारे कॉलेज में नहीं, पूरे राजस्थान में एकमात्र महिला डेलीगेट हैं डॉक्टर नंदिता सिंह जी। आपने मैडम हमारा अनुरोध स्वीकार किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर मैना निर्माण मैम से। 3-4 दिन पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी मैडम ने कहा था आप मैडम मंच पे आइए। आपने पॉलिटिकल साइंस को इस फील्ड में डाल करके जो हमारा 25 सब्जेक्ट्स रखने का कॉन्सेप्ट था उसको लाइवली रखा। आप साथ साथ आ जाए। मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर सुमंत व्यास जी को। आप हमारे बहुत ही बड़े भाई हैं और बहुत ही अनुरोध से जब भी आपसे कहा जाता है आप तुरंत तैयार हो जाते हैं। लेकिन सर आज फोटो पीरियोडिसिटी पे जो हमने सुना है, मैं ना चाहते हुए भी 2 लाइन यहाँ पे कहना चाहता हूँ, खास करके यंग जो स्कॉलर्स हैं। देखिए जो सिलिकॉन की प्रॉब्लम है, तो 1 सेकेंड रखिए, अब 1 सेकेंड रुकिएगा। सिलिकॉन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का फोटो पीरियोडिसिटी एक तरीका है, और अगर हम इस सेमिनार के माध्यम से उस डायरेक्शन में कुछ कर पाए, जैसे प्लास्टिसिटी को रिड्यूस करना और फोटो पीरियोडिसिटी से सिलिकॉन को रिप्लेस करना, तो जो आज ताइवान का पार्ट है वो एक दिन राजस्थान का हो सकता है। क्योंकि यहाँ जो बजरी है वो सिलिकॉन बेस नहीं है, उसमें आयरन कंटेंट 0.67% है, जिसको हम निकालने में टाइम वेस्ट करते हैं, तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फोटो पीरियोडिसिटी विल बी वन ऑफ दी फैंटास्टिक। मैं और रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सुमनलता त्रिपाठी मैम, आपसे जब भी अनुरोध किया जाता है मैम आप सहज स्वीकार करते हैं। इंद्र सिंह जी मैडम का भी एक सेलिब्रेशन। डॉक्टर अनु शर्मा मैम, आप सीईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री में ही, और स्टूडेंट होने के साथ साथ इनके बेटर हाफ भी यहीं पे हैं। तो संजय सर जी, ये भी हमारे लिए बहुत गर्व अनुभूति है। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका फेलिसिटेशन तो हम क्या करेंगे, लेकिन जस्ट ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मैं डॉक्टर अभिलाषा सोनेल मैडम से, जो इस सेशन की इंचार्ज हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर इंद्र सिंह राजपुरोहित सर का
टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के रूप में हमारी तरफ से फेलिसिटेशन करें। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत समय ना लेते हुए हम अंतिम सेशन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। इस सेशन के चेयरपर्सन हैं हमारे जियोलॉजी विभाग से डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित जी। आप रेडिएशन बायोलॉजिस्ट हैं। मैं सर आपसे अनुरोध करूंगा आप मंच पे आए। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर सीमा व्यास मैम। डॉक्टर सीमा व्यास होंगी मेरे ख्याल से। डॉक्टर एस.के. यादव सर। ठीक है, डॉक्टर सीमा व्यास मैम आप आ जाइए। सेशन के अंदर इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डॉक्टर गोविंद बारूपाल जी का जैसा मैसेज है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसके अंदर ओरल प्रेजेंटेशन है सर और ई पोस्टर्स के प्रेजेंटेशन हैं। तो ई पोस्टर को हम क्लिक करेंगे, खाली ओरल प्रेजेंटेशन आप शुरू करवा दीजिए प्लीज सर। Thanks, Dr. Bojik sir. First of all, without taking so much time, I invite Dr. Amit Bansal. Is here Amit Bansal? There are 4 speakers, 4 minutes. Kindly make it sure your talk be finished within 4 minutes. आदरणीय मंच, PIRC, सभी विद्वानजन जो यहाँ उपस्थित हैं, स्टूडेंट्स। सुबह से सूर्य के बारे में काफी कुछ कहा गया है और कहना भी चाहिए कि सूर्य अपने आप में अनंत है। आप सभी विद्वान हैं। मैंने अपना प्रेजेंटेशन जो हम अपनी सोसाइटी में सुनते हैं, देखते हैं, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो हमें विरासत के रूप में मिला है, जो हमारी संस्कृति का एक भाग है, उसी को आधार मान के तैयार किया है। प्रेजेंटेशन के बाद आप देखेंगे कि जो मैंने कहा है वो आपके लिए कुछ नया नहीं है। इसमें वो बातें हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं लेकिन शायद पूर्ण रूप से नहीं पहचान पाते, इसलिए हमें सूर्य की विद्वता, सूर्य की महत्ता का पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया है जिसके आधार पर मैंने ये कहने की कोशिश की है कि सूर्य केवल एक सूर्य देवता नहीं है, एक स्टार या तारा नहीं है, एक प्लेनेट नहीं है, हमारे सोलर सिस्टम का एक भाग नहीं है, वो उससे भी आगे बढ़कर है, जो हमारे लिए, जीवन के लिए, सोसाइटी के लिए, हमारी संस्कृति के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसी उद्देश्य को साथ लेके मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। आशा करता हूं कि आप इसे पसंद करें। तो सबसे पहले जैसे आपको विदित होगा, सूर्य का निर्माण आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था और इसके उत्पन्न होने के पीछे की कहानी पर आज भी विवाद है। आज भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार अनुसंधान कर रहे हैं कि सूर्य आखिर किस प्रकार से पैदा हुआ। जो आज तक की जानकारी है उसके आधार पर कहा गया है कि सूर्य एक महाविस्फोट, जिसे बिग बैंग कहा जाता है, उसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई। और जिस पृथ्वी पर हम अपना नाश करते हैं, जैसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, उसकी उत्पत्ति तो शायद उसके बाद भी हुई। तो आप मान के चलिए ये वो महातारा है जो हमारी धरती, हमारे प्लैनेट के आने, हमारे सोलर सिस्टम के आने से पहले का पैदा हुआ है। अभी तक हम सूर्य के बारे में क्या जानते हैं? हम सूर्य को एक गर्म तारा मानते हैं जो हमें लगातार ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है। ये वो एस्ट्रोलॉजिकल बॉडी है, ये वो अंतरिक्ष विज्ञान का भाग है जो हमारे सोलर सिस्टम को बांधे रखता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें
तो सूर्य इससे भी बढ़कर, इससे भी ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य के बारे में अगर कहें तो सूर्य की चर्चा आज से हजारों साल पहले की सभ्यताओं में भी होती आई है। कुछ ने इसे एक ईश्वरीय शक्ति माना है, कुछ ने इसे भगवान का रूप माना है, कुछ ने इसे भगवान के समतुल्य माना है। ये हमेशा से मानव जाति के लिए कौतूहल का विषय रहा है। मानव ने सदा इसकी पूजा की है। सूर्य का व्यवहार, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे सूर्य उदय हो, चाहे सूर्य अस्त हो, हमेशा से मानव के लिए एक प्रश्न छोड़ता रहा है। सभ्यताओं में भी सूर्य को हमेशा से एक उच्च स्थान दिया गया है। यदि हम अपनी सभ्यताओं में स्कल्पचर और स्क्रिप्चर की बात करें तो भारत और भारत के बाहर भी अनेक निर्माण केवल सूर्य की परिकल्पनाओं पर आधारित हैं। चाहे वो कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे हमारे पुराण हो, चाहे हमारे वेदास हो, हमेशा में से ही सूर्य को बराबर महत्व दिया गया है। जैसा कि सूर्य कहा गया, सूर्य की कल्पना, सूर्य की परिकल्पना हमारे हिंदू धर्म में एक देवता के रूप में की गई है, जिसे सूर्य का नाम दिया गया है। तो सन हमारे लिए एक देवता है जो प्रतिदिन सुबह पूर्व से 7 घोड़ों से लगे रथ पर निकलता है और शाम को सही समय पर अस्त हो जाता है। हमारे लिए इन 7 घोड़ों के 2 तात्पर्य हैं। ये 7 घोड़े हमारे इंद्रधनुष के 7 रंगों को सिंबलाइज करते हैं, तथा साथ ही हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा के 7 केंद्र माने गए हैं, जिन्हें हम चक्र का नाम देते हैं, ये 7 घोड़े उसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य हमारे लिए, हमारी बॉडी, हमारी आत्मा के लिए बहुत कुछ प्रदान करता है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सही मात्रा में सही समय पर ग्रहण की गई सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की किरणें हमारे जीवन, हमारे अस्तित्व, हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी योगासन से परिचित हैं और हमारे कई मित्र, जैसा मुझे विदित है, सूर्य नमस्कार के बारे में भी जानते हैं। तो ये सूर्य नमस्कार, जो कि 12 चरणों का एक पूरी प्रक्रिया है, ये अपने आप में एक वैज्ञानिक रूप से चमत्कार माना जा चुका है और इसके पीछे मूल कारण सूर्य से प्राप्त होने वाली आभा और ऊष्मा ही है। इसके अलावा हमारे प्रतिदिन की जो दिनचर्या है, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, वो भी सूर्य द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। यदि कई दिन तक सूरज ना निकले तो न केवल हमारी दिनचर्या प्रभावित होगी, बल्कि हमारा अंदर का जो इंटरनल सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है, वो भी बिगड़ जाएगा। हमारे सभी त्योहार, चाहे वो सूर्य सप्तमी हो, चाहे मकर संक्रांति हो, चाहे पोंगल हो, सूर्य के आसपास ही घूमते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी सूर्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वो एक तारा नहीं है, वो एक प्लेनेट है, ग्रह है। यदि आपकी होरोस्कोप में सूर्य निवास करता है, फेवरेबल है, तो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। अब मैं बात करता हूं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे कई साथियों को मालूम होगा कि सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो लो एंट्रोपी एनर्जी है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर रखा है कि ऊर्जा यदि वो लो एंट्रोपी के रूप में हमें प्राप्त होती है, वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल और फ्रूटफुल है। जो ऊर्जा हाई एंट्रोपी के रूप में होती है, उसे हम वेस्टफुल एनर्जी मानते हैं। तो भगवान ने, सूर्य देवता ने हमें जो ऊर्जा दी है, ऊष्मा दी है, वो लो एनर्जी, लो एंट्रोपी के रूप में हमें प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई। इसके अलावा सूर्य हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वर्षा, तापमान, क्लाइमेट कंडीशन, एवरीथिंग जो हम कहते हैं, ओजोन लेयर का निर्माण करना, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, जो कि हमारी पूरी फूड चेन का एक भाग माना गया है, उसको भी नियंत्रित करता है। जो हम कहते हैं कि बायोमास, विंड, सोलर एनर्जी, इन सब के पीछे भी हमारे सूर्य देवता ही मूल रूप से माने गए हैं। जो हमारे सूर्य की अनंत ऊर्जा है, जैसे वैज्ञानिकों ने अब धरती पर भी रेप्लिकेट कर दिया है, और यदि हम सक्सेसफुल हो जाते हैं
तो भविष्य में सूर्य की ऊर्जा को हम धरती पर पैदा करके जो सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। और मैं अंत में कहूंगा कि सूर्य हमारे लिए एक गुरु है, एक टीचर है, जो हमें सिखाता है कि किस प्रकार आप नियमित रहें, पंक्चुअल रहें, किस प्रकार से आप नॉन डिस्क्रिमिनेटिव, बिना भेदभाव के कार्य करें, किस प्रकार से आप रिस्पॉन्सिबल बने और किस प्रकार आप अपनी समस्याओं से लड़ते रहें, क्योंकि एक दिन अंधेरे का अंत अवश्य होना है। तो मैं इसके साथ ही अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूं। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस सन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारी लाइफ का अल्टीमेट इन्फ्लुएंस है। धन्यवाद। Thank you, जी। We have the next speaker, Usha Charan is here. Usha Charan. तो एक बात का ध्यान रखें कि try to finish talk within 4 minutes. Plus minus 1 minute can be, but not 7 or 6 minutes. So my name is Usha Charan and I'm here to present the topic Apollo, the Sun and Hellenism. The Apollo, the Greek god of the sun, is the son of the Zeus and Hera. He represents the sun and light, truth and prophecy and health. He is portrayed as a young and man with a curly hair and no beard. He wears a laurel wreath, which is a symbol of victory and honor, and often appear with a bow or lyre or arrow. Another attribute of him is tripod, which is related to prophecy. Now I'm going to talk about the Homeric hymns number 3, which is dedicated to Apollo, and it is the oldest known Greek text which talks about Apollo. It is historically credited to Apollo because of its style, and it was written between 700 and 500 BC. It talks about Apollo's birth on the island of Pylos. His story is why his evil snake named Python, and how he established his temple at Delphi, which later became the place of prophecy. Now, my main discussion is this, that how Apollo became the part of the romantic period, especially by the writers like John Keats and Shelley. Both have written hymns to Apollo, but their content is totally different. In the poem by Keats, he apologized to Apollo for wearing laurel wreath and portrays Apollo as the god of the golden bow, of the golden lyre, of a golden hair and a golden fire, charioteers, of a patient figure. Whereas Shelley portrays the routine of Apollo, and here in this poem, Apollo is himself the speaker of the poem, who provides light in each and every corner of the earth, and whose sunbeams are his shaft that kills the disease. He portrays Apollo as an eye of the universe, who has all the harmony of instrument, all verse, all prophecy, all medicine, all light of art or nature. Conclusion. This portrayal of Greek god Apollo in literature is called Hellenism. Simply, it refers to love or devotion to ancient Greek myths or style. There are numerous examples of the Hellenism in English literature. From Renaissance to modernism, Greek gods, demons, semi-gods, and heroes have inspired many English writers to include them, their works, and present another dimension to these myths. Thank you. Thank you, sir. Next speaker we have Dr. Govt Jain is here. Dr. Govt Jain. I think she is not here. मैं नेक्स्ट बोलना चाहूंगा, बहुत ही हमारे कॉलेज की डायनामिक पर्सनैलिटी
सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर जी आचार्य जी, जैसे कि आचार्य। थैंक यू डॉक्टर रोहित सर। आज सवेरे घर से जब निकल रहा था तो बीकानेर में एक संप्रदाय विशेष है, उसकी रैली निकल रही थी। तो मैंने मिसेस को पूछा क्या है कि सूर्य सप्तमी का त्योहार है और इसकी रैली निकला करती है, और शायद मैं उस वजह से 15 मिनट लेट भी हो गया। 20-25 मिनट तक वो घर के आगे से ही निकल रही थी। सवेरे सब बैठा था तो कई बार चर्चा हुई कि 25 सब्जेक्ट है, इसको न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इंटरडिसिप्लिनरी सबको रखते हुए। तो मैंने कहा 25 सब्जेक्ट है तो एक 26वां सब्जेक्ट मेरी तरफ से क्यों नहीं डालूं। तो मैंने आज का टॉपिक चूज किया है द सन, एस्ट्रोलॉजी एंड कॉन्फिडेंस। द सन, एस्ट्रोलॉजी एंड कॉन्फिडेंस। तो इसके ऊपर जब मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूंगा तो मेरे को याद आता है कि 1996 से लेके 2003 के बीच में उस समय जो एचआरडी मिनिस्टर थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को सब्जेक्ट के रूप में इंक्लूड किया था। उससे पहले एस्ट्रोलॉजी वाज नॉट सब्जेक्ट, और ही हिमसेल्फ इज ए फिजिसिस्ट, फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी परहैप्स। तो जब सूर्य की बात आई और एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, माय फादर वाज गुड एस्ट्रोलॉजर, लेकिन मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी है, तो मैं कुछ शेयर करें आपके साथ, इस पर्टिकुलर मंच का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको थोड़ा इंटरेक्टिव टाइप बनाता हूं। आप में से ऐसा कौन सा बंदा है जो अपने भाग्य के बारे में नहीं जानना चाहता? एस्ट्रोलॉजी वो सब्जेक्ट है विच प्रिडिक्ट्स अबाउट योर फ्यूचर। और मैंने बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को, बड़े बड़े डॉक्टर्स को, बड़े बड़े इंजीनियर्स को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को एस्ट्रोलॉजर्स के घर चक्कर काटते हुए देखा है। तो ऐसा क्या है? और शायद मैं गलत नहीं हूं, तो जहां तक मेरी जानकारी है 2003 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक एस्ट्रोलॉजर के कहने से जो 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है उसको 6 महीने पहले 4.5 साल में ही चुनाव करवा दिए थे, ऐसा भी कहीं उल्लेख आता है। मैं एस्ट्रोलॉजी पे आता हूं। समय की सीमा है, वैसे तो एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सूर्य एस्ट्रोलॉजी में एक आत्मा कारक ग्रह है, आत्मा कारक। और आपकी कुंडली में यदि एकमात्र सूर्य स्ट्रांग है तो आपके बारे में आ रहे हैं। सूर्य यदि मेष राशि में है जो उसकी उच्च राशि है, या सूर्य यदि सिंह राशि में स्वयं की राशि में और मेष राशि में जो कि उच्च राशि है, तो आपका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। आपका यदि भले पैसा नहीं हो आपके पास में, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स को जो आईएएस पद मिला उसमें इस सूर्य का बहुत बड़ा रोल रहा। तो आप में यदि कॉन्फिडेंस है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आप कहीं किसी से भी लड़ भी जाते हैं, तो मान के चलिए आपकी कुंडली में सूर्य जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। सन, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर, डिफेंस पर्संस, इन सब में जो कॉन्फिडेंस आता है, हो सकता है बहुत सारे दूसरे कारक हो, लेकिन सन का जो रोल है टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस इन यू, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सन क्या है? आत्मा कारक, आत्मविश्वास। कहां से आएगा? सन से।
अब आप ये देखो कि किन किन में ये कॉन्फिडेंस का लेवल दिखा जा रहा है। बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, सॉरी टू से, बहुत बार पॉलिटिशियंस को झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस लेवल जो झूठ बोलने में दिखता है उनमें, वो दैट इज ड्यू टू दैट सन। बड़े बड़े संत महात्मा जो अपना मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपने को ऑलमाइटी के नजदीक ले जाना चाहते हैं, उनकी भी कुंडली में सन का जो रोल है, वो बहुत मोक्ष प्राप्ति की जिनको इच्छा हो, वो भी उनके लिए भी सन का जो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री का है विटामिन डी, लेडीज के अंदर आफ्टर 40 ऑस्टियोपाइरोसिस ड्यू टू लेसर सिंथेसिस ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम और कैल्शियम का डिटोरेशन, उसको कौन रिपेयर कर रहा है? विटामिन डी। कहां से मिल रहा है? फोगट में। अभी सब लोग भूखे बैठते हैं। सन। So please conclude. Last 1 minute, sir. Last 1 minute. तो सन को आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और आपकी कुंडली के अंदर सन यदि कमजोर है तो उसका उपाय क्या है? हमारा जो सब्जेक्ट है वो द सन है, एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें सब चीज आनी चाहिए ना। आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहे, तो उसके लिए माइथोलॉजिकली 2 ट्रीटमेंट बताए गए हैं। इंग्लिश में एक छोटी सी पंक्ति है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो क्यों? ताकि आप सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य को अर्घ्य दे सके। दिस विल बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यू। दूसरा इसका उपाय जो मेरे को अलाउ नहीं करता बोलना यहाँ पे, लेकिन हाँ नाम ले सकते हैं उसका, गायत्री मंत्र, क्योंकि मैंने शूज पहन रखे हैं, विदाउट शूज होना चाहिए। तो ये 2 उपाय है जिससे कि आपका दर्शन हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रांग हो सकता है। थैंक यू, आप सब लोगों ने बोला, मेरे को इन्वाइट किया। और लास्ट में एक लाइन कहूंगा कि शायद मेरी कुंडली में भी आज सूर्य कहीं स्ट्रांग होगा, तो मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाया कि पहले तय नहीं था कि मेरे को ओरल प्रेजेंटेशन देना है, बैठे बैठे जज्बे की याद है, शुगर चल अपन भी बात बोल देते हैं। थैंक यू। Thank you, Dr. Sanjay. डॉक्टर एस.के. आनंद साहब से अनुरोध करूंगा, सर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे, वो नहीं आ सके। आपका स्थान अभी यहाँ है सर। लास्ट जो आज का ओरल प्रेजेंटेशन सेशन का, साक्षी रामपुरिया, यस साक्षी रामपुरिया, प्लीज का आजी आगे आजी। चार मिनट में आपको अपना टॉक पूरा करना है, प्लस पहले से आधा 1 मिनट हो सकता है। Very good afternoon to one and all present here. I am Sakshi Rampuria from Department of Mathematics to present my views in front of you in place of astronomy. Astronomy was called the eye of Vedas because the behavior of entire universe is determined by time, and knowledge of time is obtained from planetary motion. Hence, astronomy has been a part of Vedanta since ancient times. Many quotes are found in Rig Veda, Shatpat, Brahmin, etc. in the context of nakshatra, chandramas, solar mass, mal mass, seasonal change, Uttarayan, Dakshinayan, Akash Ganga, sun's glory, measurement of kalpa, etc. For this sage is used to observe directly. It is said that sage Virgmas became blind while studying the sun. The sage Gritmas told about the consequences of the moon on the worm. At the time of Aryabhat, more than 1500 years ago, there was an observatory in Patliputra, using which Aryabhat made many conclusions. Mr. Dharampalji has written a book named Indian Science and Technology in 18th century. It contains an article, Remark on the Astronomy of the Brahmin, published in 1790.
by the eminence of astronomer Johann Playfair. This article proves that more than 6,000 years ago, India had the knowledge of astronomy. Development of astronomy in India. Almanac yani Panchang. In 1687, M. Law Levet, Emphasis of Siam, came back and brought two almanac, one from South India and one from Varanasi, with him. From India, another almanac is sent by MD, who was from Narsapur in South India. They were sent to Johann Playfair, who is a royal astronomer, when French mathematicians of that time were unable to understand the almanac. He came to know that these almanacs are from different places, but the principle on the basis of which these almanacs are made are the same. Secondly, the origin of Siam almanac is Hindustan. In analyzing an almanac, Playfair put two options. First, the Brahmin must have developed an impeccable and infallible method of counting. The Brahmins were familiar with the law of gravity, responsible for attracting distant and nearby planets in the universe. Second, Brahmin observed the sky in a scientific way. In these options, Playfair accepts second option that Brahmin had a clear vision and observation of the sky in the past. Geography, arithmetic, and trigonometry, all three have been used in making them. Playfair further says it is proved that astronomy existed in India from 3,000 years before Christ and have taken 1,000 to 1,200 years for such pure knowledge to develop and became prevalent. So we say astronomy was developed in India. Some glimpses of ancient India, we can say speed of light, Earth is round, Earth is not stable, sunrise, sunset, lunar solar eclipse, distant of different places, gravity. In gravity, Bhaskaracharya talks about a theory. Because the desert is moving and the earth is moving by nature, they are powerful objects of various kinds. Siddharth Shiromani. He further says the earth is power of attraction, and by it, the guru in the sky is facing himself by his own power. It appears to be falling from the edge of the universe when it is pulled away. That is, the earth has the power of attraction. Earth pulls heavy object towards itself with its gravitational force, and due to this attraction, they fall on the ground. But when there is an equal force in the sky from all the sides, then how can anyone fall? That is, the planet remain independent in the sky because the gravitational force of various planets maintain the balance. Nowadays, we say that Newton first discovered gravity, but Bhaskaracharya had told this 550 years before that. Expansion of the universe. Our ancestor had also experienced the vastness of the universe. Nowadays, the unit of light year is used to mean the vastness of the universe. At the scope of universe, Mahamuni Sukhdev says our universe is covered by a cover of 10 times bigger than that. Each upper cover is a 10-fold and no 7 such covers. Including all this, the entire universe in which it appears like an atom and in which there are crores of such universe. From this brief overview, we can say that India has bright tradition of times calculation and astronomy. In the past centuries, this stream had become somewhat blocked. Today, again, the teachers are giving inspiration to take it forward to today's generation. Please conclude, Sachi. Please conclude. Thank you, sir. Thank you so much. Dr. Musa, are there any e-posters? Or e-poster? Okay. तकरीर का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, देखिए आप लोग बहुत ही बेहतरीन। फोटो नहीं है, कुछ पीडीएफ है, कुछ फॉर्मेट चाहिए था। हाँ वही तो दिक्कत है। पहले वीडियो कर लो, दोनों वीडियो खत्म होने उसके बाद सर पहले वीडियो चलाना है क्या पहले? ठीक, तो ये पहले वीडियो है ना, तो इसके नीचे वाला ले लो। हाँ ये
ये हो गया ना, ये हो गया। जिनके भी ई पोस्टर्स हैं यदि यहाँ प्रेजेंट है हॉल के अंदर, कृपया आगे आए। इफ एनी ई पोस्टर प्रेजेंटेड इज अवेलेबल in this auditorium, please contact Dr. Bhuja. वापस लगा रहा हूँ। आपको सिर्फ एक दो लाइन में अपना एसेंस बता दीजिए। The poster title is Phytodiversity of Lower Plants, अजमेर राजस्थान। जैसे इससे पहले भी बात हो चुकी है, फाइटोडाइवर्सिटी जो भी है वो सन से डिस्ट्रीब्यूट होती है। कई प्लांट्स है जो एबुनेंट है, डोमिनेंट है, ये सारी चीजें सन जो लेमडा है, तरंग देती है इसकी, या इसकी जैसे सर ने फोटो पैराडिज्म का ब्रीडिंग सीजन के लिए, तो प्लांट्स के अंदर भी जो फ्लावर है वो फोटो पैराडिज्म के कारण ही होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी प्लांट्स मैंने लिए थे उसमें से लोअर डाइवर्सिटी जो है, जिसमें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स जो है, उसको मैंने लिस्टेड किया है टेबल्स के अंदर, और कुछ डायग्राम भी इसमें लिए। तो ये जितनी भी अजमेर की जो लोअर डाइवर्सिटी है उसका प्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट ई पोस्टर प्रेजेंटर। ओके, ऑनलाइन। कौन सा है? ये शिवानी पोस्टर है। शिवानी आचार्य। शिवानी आचार्य। चलो नेक्स्ट लाइन। ऑनलाइन तो कोई नहीं है ना? नहीं सर, कोई नहीं। ठीक है। ऑनलाइन कोई भी नहीं है? कोई नहीं है। तो फिर रहने दो, ऑनलाइन नहीं है तो छोड़। ठीक है, दे शुड बी ऑनलाइन। ठीक है सर। ठीक है, बहुत ठीक है सर। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट सर की टीम का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। जितने भी स्पीकर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया टॉपिक को टच करते हुए। मैं अपना व्यू रखूंगी 2 मिनट के अंदर। मैं एक बॉटनिस्ट हूँ, तो मैंने जो टाइटल लिखा था वो था कि सोलर रेडिएशन ए कर्स और अ बून फॉर द डेजर्ट, यानी कि जो सोलर रेडिएशन है वो हमारे रेगिस्तान के लिए अभिशाप है कि वरदान। किसी भी चीज के दोनों एस्पेक्ट होते हैं। जैसे सोलर रेडिएशन है, बॉटनी से इसको जोड़ूं तो सबसे पहले ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी हम उसको फूड के रूप में यूज करते हैं। तो हमारी बॉटनी ये कहती है कि अर्थ पर जितने भी, चाहे हर्बीवोरस हैं चाहे कार्निवोरस हैं, जितने भी जो एनिमल्स हैं वो सारे उस सोलर रेडिएशन से ही चल रहे हैं। दूसरा हम देखें तो हम जैसे थार डेजर्ट में है, तो थार डेजर्ट का जो एक्सट्रीम टेम्परेचर राइज होता है मई जून में, वो ही पूरे के बंगाल की खाड़ी की जो मानसून है उसको इस तरफ खींच के लाता है। वो बात अलग है कि हम खुद सूखे रह जाते हैं रावली के कारण, लेकिन मानसून जो पूरे इंडिया में है उसके लिए हमारा जो थार रेगिस्तान है उसका टेम्परेचर ही रेस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे स्पीकर्स ने बताया कि हम किस प्रकार सोलर रेडिएशन का फोटोवोल्टिक सेल्स या बायो फोटोवोल्टिक सेल्स के रूप में यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी पॉजिटिव रोल्स भी हैं, कुछ एक नेगेटिव रोल्स भी है। जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज होने पर बहुत ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हो जाती है। दूसरा, हमारा जो सरफेस वाटर है, वैसे ही डेजर्ट के अंदर पानी कम है, सरफेस वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो उसके अंदर हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल सिस्टम है बहुत अंदर चला जाता है। तो वेजिटेशन रेयर हो जाती है। वेजिटेशन यदि रेयर है तो हमारे बायोडायवर्सिटी रेयर। यदि किसी इकोसिस्टम की बायोडायवर्सिटी कम हो गई तो वहां की प्रोडक्टिविटी कम हो। तो कोई भी चीज है उसके दोनों एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमारे बहुत सारे स्पीकर्स ने बताया कि हम किसी चीज का जो सोलर एनर्जी है उसका कैसे पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। तो लास्ट में मैंने उसमें यूं ही समराइज किया कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सोलर एनर्जी का कितना बढ़िया से बढ़िया यूज करके इस फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज को जैसा प्रोजेक्ट सर ने कहा कि आपको अपने व्यू रखने हैं, तो मैं इसको BIRC और GCRC से जोड़ूंगी। प्रोजेक्ट सर और उनकी पूरी टीम
इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के अंदर, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है वैसे रिसर्च रिलेटेड सोलर सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। तो पीछे जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स या डिफरेंट स्ट्रीम्स के जो लोग बैठे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगी कि हमें रिसर्च के फील्ड में एनर्जी दे रहे हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। हमारे ऊपर है कि हम इनका कितना से ज्यादा सहयोग लेकर इस फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी कि मैं खुद यहाँ की स्टूडेंट हूँ, अब मैं MS कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। सर का और उनकी टीम का ही पूरा सहयोग था कि मैं रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सीमा। जब बात आती है सन की, सन साइंस कल्चर एंड सोसाइटी, जब रेडिएशन बायोलॉजी का व्यक्ति खड़ा हो या साइंटिस्ट टॉक देना हो, मैंने मेरा टाइम स्टार्ट कर लिया है। मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा आप लोगों को। क्या विद्यार्थी बैठे हैं, बहुत ही ध्यान से सुने। एक छोटा बच्चा माँ की कोख से पैदा होता है और आते ही उसको निमोनिया हो जाता है। अक्सर ऐसी बात मैंने देखी है, क्योंकि मेरा पीबी में बहुत काम पड़ता है। तो डॉक्टर से एक ही बात कहते हैं, इसमें कोई दवा असर नहीं करेगी। घर का एक मेंबर जाए, बच्चे को गोदी में ले और बाहर धूप में बैठ जाए। जितनी अधिक इसको सोलर लाइट, सनलाइट दोगे, बच्चे का निमोनिया उतना ही जल्दी ठीक होगा। जब माँ के कोख में एम्ब्रियो होता है, माउथ के अंदर एम्ब्रियोनिक फ्लूइड चला जाता है। बहुत सारे बैठे हैं जूलॉजी के विद्यार्थी, वो एम्ब्रियोनिक फ्लूइड होता है, मेन कॉज होता है निमोनिया का। मैं आजकल देखता हूँ, खासतौर से गर्ल्स को खासतौर देखता हूँ, अपने बदन को इस तरह से ढकती है हम गर्मियों के अंदर, न जाने पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी हम सभी हमारा विटामिन डी चेक कर रहे हैं। अधिकांश साथियों में विटामिन डी कमी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि हम सनलाइट से एक्सपोज नहीं हो रहे। मुझे मेरे बेडरूम में एसी चाहिए, मेरे ड्राइंग रूम में एसी चाहिए, मुझे मेरे कार में एसी चाहिए, रेडिएशन बायोलॉजी लेबोरेटरी में एसी चाहिए, मैं डिपार्टमेंट का हेड हूँ, मुझे एसी चाहिए, मैं प्रिंसिपल से मीटिंग कर रहा हूँ, मुझे एसी चाहिए। मैंने कभी नहीं किया कि मुझे धूप चाहिए, मुझे गर्मी चाहिए। बी अवेयर। इतना मुंह ढकना, इतना हाथ ढकना ऊपर तक कि सूर्य की किरण तो हमारे पास आनी ही नहीं चाहिए। निश्चित रूप से आपकी जो बोन्स है बहुत कमजोर हो रही है, विटामिन डी बहुत कम होता जा रहा है। अभी डॉक्टर सुमित व्यास ने एक स्पीच दिया था मेलेटोनिन पे। हम कई बार एक कंसेप्ट डेवलप कर लेते हैं कि मैं बहुत काली पड़ जाऊंगी, बहुत काला पड़ जाऊंगा अगर सनलाइट से ज्यादा एक्सपोज होगी। तो काला पड़ने दीजिए। जितना अधिक आपका मेलेनिन पिगमेंट है, मेलेटोनिन जितना डेवलप होगा, उतना आपकी बॉडी के लिए उतना ही अच्छा है। बहुत ज्यादा गोरा होना भी कोई बहुत अच्छा नहीं है साइंटिफिकली। ये बातें सन से जुड़ी हुई हैं। मित्रों, मुझे जापान और यूनाइटेड स्टेट जाने का मौका मिला है। रेडिएशन की बात आती है, निश्चित रूप से हम हिरोशिमा नागासाकी की बात करते हैं। आई एम द पर्सन, आई हैव बीन टू जापान इन 2012। मैंने देखा है किस प्रकार से रेडिएशन का इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर हो रहा है। क्योंकि मैं नेशनल सेक्रेटरी भी हूँ इंडियन सोसाइटी फॉर रेडिएशन बायोलॉजी का। हियर आई वुड लाइक टू मेंशन, कभी आपको मौका मिले, मैं कई स्पीच में कहता भी रहता हूँ कि बीकानेर खाली रसगुल्ला भुजिया के लिए फेमस नहीं है। बीकानेर बहुत बड़ा सेंटर है कैंसर रिसर्च का। कहते हैं कि जो ज्यादा सोलर रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं उनको कैंसर भी बहुत कम होता है। बॉडी को एक्सपोज होने दीजिए, जीवन में कभी आपके कैंसर नहीं होगा। आप देखिए, सोलर लाइट आजकल हम बहुत यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स। तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जितने भी हर्बल्स हैं जिनका हमने छोड़ दिया है, जितने आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिनको हम छोड़ दिया है, हम उनका उपयोग करें, उनका सेवन करें। निश्चित रूप से ये सोलर लाइट ही है जो इन हमारी जो हर्बल हेरिटेज है उसको बढ़ा रही है और हमें दीर्घायु होने का वरदान भी दे रही है। जब लास्ट स्पीकर होता है जो शुरू से सुनता है, सुबह 9 बजे से बैठा रहता है हॉल के अंदर, और जब अंतिम इन्वाइटेड टॉक होता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है मेरे साथ। ये लगातार मेरी 5वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो 5वीं इंटर लगातार मैं अंतिम वक्त ही रहता हूँ अक्सर में। सुबह से स्मिता जैन, कभी स्मिता शर्मा मैडम को, कभी देवेश सर को, सबकी फोटो भी लेके पूरे सोशल मीडिया पर हाईलाइट भी करता रहता हूँ। और जब मेरा नंबर आता है तो वैलिड फंक्शन का टाइम हो जाता है। कोई बात नहीं, छोटे भाई है अनुज है, भोदे साहब इतनी बढ़िया कॉन्फ्रेंस को आते हैं, बच्चों को मौका दे रहे हैं। प्रोफेसर के आने वाले टाइम में इंटरव्यू होने जा रहे हैं, बहुत सारे आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं।
यही वो मंच है, यही वो हॉल है जो आपको प्रोफेसर बनाएगा। यही डॉक्टर भोजक है जो इतने सेमिनार करवा दिए, एक सर्टिफिकेट, इसकी खुद की वैल्यू है। मैं विद्यार्थी से अपील करना चाहूंगा, कोई भी कॉन्फ्रेंस खाली सर्टिफिकेट अटेंड ना करें। मुझे बहुत खुशी है कि संख्या जल्दी से कम है, आज विद्यार्थी बहुत ज्यादा है। ये सफलता का सबसे बड़ा सबूत है हमारे बीच में कि हमारे विद्यार्थी बैठे जो विद्यार्थी सर्टिफिकेट नहीं वास्तव में सुन रहे हैं टॉक को, मैं देख रहा हूँ कितने सीरियसली सुन रहे हैं। टीचर्स तो आते भी रहते हैं, जाते हुए, विद्यार्थी सुबह से बैठे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे बैठने फंक्शन का टाइम हो गया। आप सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। आपको अभी भी 1 घंटा और लगेगा सर वैलिडिटी के बाद जाने में, तो आई नो दैट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चेयरपर्सन जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया। सबसे टफ होता है ओरल प्रेजेंटेशन को मैनेज करना, क्योंकि उसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेंट होते हैं, यंग फैकल्टी मेंबर्स भी होते हैं, और वो सुबह से बैठे होते हैं और वो अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे होते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे दोनों पैनलिस्ट को एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित करें। पहले डॉक्टर SK यादव सर। आप कह रही थी कि BIRC की टीम, तो आप उस टीम का पार्ट भी हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे कन्वीनर डॉक्टर HS भंडारी सर से, डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित जी का जो रेडिएशन बायोलॉजिस्ट होने के साथ साथ इस बार के चेयरपर्सन भी हैं, तो एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के साथ सम्मानित करें। राजा राम जी, ये फोटो बहुत सही आनी चाहिए। वो ठीक है सर, सर सामने भी आ गई है, सामने भी आ गई है। थैंक यू वेरी मच सर। 1-2 मिनट में ही हम आज का वैलिडिटी शुरू करने जा रहे हैं और आई होप एंड विश की बहुत ही शॉर्ट वैलिडिटी होगा और इसी वैलिडिटी में जो स्टूडेंट्स के अवार्ड्स हैं उसकी घोषणा भी होनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वैलिडिटी में मेरे से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा। शुरू कर दें। Good afternoon, everyone present here. After having highly significant sessions, technical sessions, invited speakers, oral presentations, keynote sessions, e-poster presentations, now we are in the last step of this one-day test done seminar, that is valedictory session. For that valedictory session, our guests have joined us. I request to our guests to please occupy the respectable chair on the dais.
For this, I would like to invite our most respected Principal Sir, Professor GP Singh Ji, Vice Chancellor RNB Global University, Dr. Ravindra Mangal Sir, ex-HOD Physics Department of his college, ex-Principal MLB Government College Nokha. Also, I would like to invite Dr. Sisir Sharma Ji, ex-Principal Girls College Bikaner, ex-HOD Department of Geology of this college. In the series of invitation, I would like to invite now our Vice Principal Sir, Dr. Inder Singh Rajpurohit Sir, to please occupy the respectable chair on the dais. Also, our mentor, our guardian of the department, Dr. Susma Jain Ma'am, HOD Chemistry, to please join the dais. We welcome all the guests and dignitaries in the valedictory session. Now to move further, we would like to welcome our guest and to start the valedictory session. For this, I would like to invite, and before that, I would like to introduce, although there's the personality that doesn't need any introduction, Dr. Ravindra Mangal Sir have joined us, Vice Chancellor RNB Global University. Sir, we welcome you in this valedictory session of this one-day seminar. Now I would like, I request to our Honorable Principal Sir, Dr. GP Singh Ji, and HOD Ma'am, Dr. Susma Jain Ma'am, to please hand over memento and to welcome Dr. Ravindra Mangal Sir with by garlanding him. Principal Sir and Susma Jain Ma'am, handing over memento and presenting a floral welcome to respected Mangal Sir. Thank you, sir. Now I would like to invite convener of this program, Dr. H.S. Bhandari sir, and senior faculty member of the department, Dr. Suruchi Gupta ma'am, to please welcome Dr. Sisir Sharma sir by presenting flowers and a memento. Thank you, sir. Now we have our three invited speakers. We want to hand over their to a memento as token of appreciation to them. डॉक्टर S.N. जाटोलिया जी, डॉक्टर राजाराम जी, डॉक्टर उमा राठौड़ मैम और डॉक्टर S.K. वर्मा जी। S.K. वर्मा जी को मुझे इधर इसलिए भेजना पड़ा क्योंकि उनका है, तो आप एक बार मंच पे आ जाइए। सर, डीपी सिंह सर ने सुबह इनको देखा है और मंगल साहब, मुझे आपको बताते हुए खुशी होगी कि अपने ने एक बार जो अल्ट्रासोनिक रिएक्टर के लिए प्लान किया था, इन लोगों ने मिलकर के उसको फाइनलाइज किया है। आज उसका प्रोटोटाइप लिखा गया है। डॉक्टर डीपी सिंह सर, मंगल साहब और शिशिर जी और इंदर सिंह जी से अनुरोध करूंगा, हमारे इन चारों स्पीकर्स को, जिनका इनॉग्रल सेशन में एक प्रेजेंटेशन था, मोमेंटो देकर के सम्मानित करें। मैं थोड़ा सा बताना भी चाहता हूं कि ये अल्ट्रासोनिक फोटोकेमिकल रिएक्टर है जिसके अंदर अल्ट्रासोनिक प्रोक्यूर्ड है और बाकी तीनों चीजें इसके अंदर फैब्रिकेटेड की हुई हैं।
जाटोलिया जी के पीएचडी स्कॉलर भी इसमें इन्वॉल्व है। जब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम होगा ना तो एक जन हमारे पास एक दिवसीय नेशनल सेमिनार में मैं रिपोर्ट को लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, क्योंकि 2-3 चीज़ें और अनाउंस करनी है साथ ही। लेकिन क्योंकि जो हमारे वॉलंटियर्स और प्रेजेंटर्स जिन्होंने सुबह से ही नहीं बल्कि पूरे लगभग 1 हफ्ते से इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम किया था, उन्होंने प्रेजेंट भी किया है, तो उनके लिए अवार्ड्स का टाइम है। लेकिन उससे पहले एक चीज बतानी बहुत जरूरी है कि टोटल 116 सर पेपर प्राप्त हुए थे, जिसमें 14 दिन के अंदर ही ये संभव हुआ और तकरीबन 13 स्टेट से हैं और उसमें से जैसा आज सुबह डॉक्टर पीपी चंद्रचूड़ साहब ने भी कहा, उनका पहले से भी प्लान था, वो यहाँ पे एक R&D सेंटर को प्लान करना चाहते हैं, जो आपके भी माइंड में उसी तरह से है। लेकिन वो क्योंकि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं BRNS के, तो वो स्टूडेंट्स लेवल पे उसको बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। लेकिन मैं इस सेमिनार के इस प्रपोजल का तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने स्पीकर्स को, खास करके इनवाइटेड स्पीकर जिन्होंने बहुत मेहनत से इस के लिए प्रेजेंटेशंस तैयार किए, उनका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जब हमने सोचा था कि 25 डिपार्टमेंट से दी हैं, तो 25 डिपार्टमेंट्स के अंदर से इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एक्सट्रैक्ट तो होती है, लेकिन वो एक साथ कंपाइल किस तरह से हो, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। इसके साथ साथ जो हमारे दूसरे इंस्टीट्यूट जैसे SP मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर पुष्पा, इंजीनियरिंग कॉलेज से डॉक्टर अनु शर्मा, डॉक्टर मनोज शेखावत, ये सब लोग जिस तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया, CIT कोकराझार आसाम से डॉक्टर मानसी और डॉक्टर प्रांजल ने, उदयपुर से डॉक्टर रक्षिता मेहता जी ने, ये इन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी डूंगर कॉलेज को दी है, तो हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे चारों चेयरपर्सन्स को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, डॉक्टर MD शर्मा जी, डॉक्टर देवेश खंडेलवाल जी, डॉक्टर इंदर सिंह जी और डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित जी ने सेशन कंडक्ट को जिस स्मूथली किया, हम एक बार फ्री फील कर रहे थे। यहाँ मुझे एक अनाउंसमेंट तो मंगल साहब करेंगे, लेकिन एक अनाउंसमेंट ये करना है कि इसमें जितनों के भी पेपर सेलेक्ट होंगे उसकी एक गाइडलाइन हम ग्रुप में डाल देंगे। वो सर एक ई-बुक की फॉर्म में उसको पब्लिश करने का प्लान है और नेक्स्ट 15 दिन के बाद जब भी मौका होगा उसे रिलीज करेंगे। ई-बुक का सभी को एडवांटेज मालूम है, आपके API के अंदर भी है, लेकिन जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए आप ये देखिए, किसी बुक के अंदर आपका एक चैप्टर आना और PG के अंदर एक चैप्टर आ जाना, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट। तो सबसे पहले मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेता हूं और जो हमारे बेस्ट प्रेजेंटर अवार्ड्स हैं उसको मैं अनाउंस करना चाहता हूं और वो एक एक करके मंच पे आएंगे और हमारे सभी मंच के डिग्निटरीज हैं वो इनको उनके इस अवार्ड से सम्मानित करेंगे। बेस्ट प्रेजेंटर बेस्ट पेपर अवार्ड के अंदर पहला अवार्ड है अमित बंसल, पॉलिटेक्निक कॉलेज से। आप मंच पे आए, इनका सर्टिफिकेट और मोमेंटो दोनों अवेलेबल होंगे आपके पास।
मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर जीपी सिंह सर, डॉक्टर मंगल साहब, डॉक्टर शिशिर जी, डॉक्टर इंदर सिंह जी और डॉक्टर सुषमा जैन मैम से अमित जी ने सुबह से लेकर शाम तक सारे सेशन भी अटेंड किए हैं. दिस इज ऑल्सो हाईली अप्रिशिएटेड. इस पेपर अवार्ड में सेकंड पेपर है साक्षी रामपुरिया. साक्षी है यहाँ पे. इन्होंने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के ऊपर मैथमेटिकल पार्ट पे प्रेजेंट किया था. आई थिंक शी हैज गॉन. और थर्ड है उषा चारण. उषा चारण ये हमने क्रोनोलॉजिकल असेंडिंग ऑर्डर में अनाउंस किया था. पोस्टर्स के लिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर पोस्टर के अंदर जो कंसोलेशन प्राइज है वो है कोमल गोदारा है, नहीं है. कंसोलेशन के अंदर ही अदनान डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी से अदनान. इधर इसमें पोस्टर्स और ई पोस्टर दोनों शामिल हैं. फिर बेस्ट पोस्टर का थर्ड प्राइज, इसमें 2 स्टूडेंट्स हैं, सुहाना खान और महवीज हुसैन. सुहाना खान और महवीज हुसैन. इसके बाद सेकंड प्राइज में है बेस्ट पोस्टर में. इसको हमने बेस्ट पोस्टर और बेस्ट पेपर दोनों में साथ रखा है. तो एक बेस्ट पोस्टर और एक बेस्ट पेपर. देवेंद्र हर्षाना और जया बाकोरिया. देवेंद्र हर्षाना और जया बाकोरिया. इन्होंने सर न्यूक्लियर फ्यूजन पे बनाया है पोस्टर और पेपर, और इन्होंने पेपर भी कंप्लीट भेजा है न्यूक्लियर फ्यूजन पे. फर्स्ट प्राइज बेस्ट पोस्टर में एक टफ कंपटीशन था, लेकिन हमने इस बार पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये टीचिंग लर्निंग एस्पेक्ट था, तो रिसर्च स्टूडेंट्स की बजाय पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को प्रायर रखा है. तो फर्स्ट प्राइज बेस्ट पोस्टर और इसमें बेस्ट पेपर भी रहेगा. अंशु कैथल, मीनल खत्री, शशिकांत प्रेमी.
अंशु कैसल बेस्ट पेपर, मीनल और शशिकांत बेस्ट पोस्टर। इन्होंने सर सोलर एनर्जी का कोविड-19 ट्रीटमेंट में एक कॉन्सेप्ट दिया है। यस, हालांकि ये रिव्यू पेपर है, लेकिन दिस इज वेरी नाइस। सोलर एनर्जी और कोविड-19 पे आई थिंक वी शुड गिव ए बिग अप्लॉज टू देम। मीनल खत्री and Shashikant. थैंक यू सर। 5 एलिमेंट्स में से सन के ऊपर इस सेमिनार को करवाने में जो इंटेलेक्चुअल बस समय बहुत कम है, लेकिन मंगल साहब बहुत ही प्रिसाइजली बताते हैं, तो वो अपनी तरफ से अपने इनपुट और अनाउंसमेंट। धन्यवाद भाई भोजक सर। सम्मानित मंच, मेरे बड़े भाई डॉक्टर शिशिर शर्मा जी, मेरे मित्र और बचपन के साथी डॉक्टर गिरीश पाल सिंह जी, कॉलेज के उपाचार्य भाई इंद्र सिंह जी और केमिस्ट्री की एचओडी मैम, सभी साथियों और प्रिय विद्यार्थी, बहुत ही अच्छा लगता है कि जिस तरीके से डूंगर कॉलेज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पुरानी तो थी पर मगर जो अब नई डायमेंशन ले रहा है, उसको सुन करके देख करके बहुत ही खुशी मिलती है कि हमारा जो डूंगर कॉलेज है वो कितना आगे और कितनी अच्छी लोगों के लिए, दूसरे इंस्टीट्यूशन के लिए बड़ी मैं रियली बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटियों के पास जो काम नहीं कर रहे हैं वो अपना डूंगर कॉलेज कर रहा है। सबसे बड़ा ये बात है। आज की जो ये नेशनल सेमिनार रखी गई है, द सन, साइंस, कल्चर और सोसाइटी, पूरे एस्पेक्ट को डिटेल में लिया हुआ। देखिए, विज्ञान आ गया, इसमें संस्कृति आ गई और समाज आ गया, कोई पक्ष नहीं बचा। केमिस्ट्री की भी टीचर बैठे हुए हैं, संस्कृत की मैडम भी बैठी हुई है, इनका भी रिसर्च का काम मेरे को पता है, मैडम का सूर्य के ऊपर भी हुआ है, कई चीजों पर हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सब तरह के पक्षों को रख करके काम करा होगा, ये मेरा अनुभव है। मैं एक छोटा सा यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा अपनी पुरातन संस्कृति के हिसाब से कि किस तरीके से सूर्य को आगे पूजा करते हुए किस गायत्री मंत्र सबको याद है, करीब ही सबको याद है। कोई बताएगा गायत्री मंत्र में किसकी पूजा की जाती है? देखो, अपने को लगता है कि गायत्री माता की पूजा की जाती है। सच्चाई की बात यह है कि ये अपने सूर्य देवता को नमन करते हुए सारा जो काम किया गया है वो सूर्य देवता के लिए काम किया गया है। तो जिस हम मंत्र की सुबह शाम उठते बैठते सब काम करते हैं, वो सारा का सारा सूर्य देवता को समर्पित है। एक मिनट में रिकलेक्ट करता हूं, आप सबको भी पता होगा कि वैसे ये कौन सा है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके मीनिंग पे थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं, बस केवल आपको मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि आप इसको सब अपन पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, मगर जब तक इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा तब तक हम इसको एक्सेप्ट करने में उतना अच्छा नहीं करते। हे परमात्मा, तूने हमें उत्पन्न किया है, पालन कर रहा है तू, तेरा ही महान तेज छाया हुआ है सभी जगह। देखिए, सूर्य का जो तेज है वो सभी जगह छाया हुआ है। सृष्टि के कण कण में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते हम ध्यान, मांगते हैं तेरी दया, ईश्वर हमें बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाना, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं।
तो हमारी जो आध्यात्म का हमारा जो सुबह का जो स्टार्ट होता है वो इसी से होता है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, वैसे तो संसद की कई लोग बैठे हुए हैं, मगर मैं उस एक बताना चाहूंगा कि जो हमारा पुरानी विरासत है वो कितनी समृद्ध थी, वो फोकस करना चाहूंगा मैं आपके सामने थोड़े से शब्दों में, कि किस तरीके से। देखिए, हमें पता है कि राशियां 12 होती हैं, जो अपना स्फीयर है अर्थ का, पूरा का अर्थ के चारों तरफ, वो 360 डिग्री का है, उसको 12 भागों में बांटा हुआ है। तो करीब करीब एक के पास में 30 डिग्री आया हुआ है, और 30 डिग्री के अंदर विभिन्न राशियां के रूप में हमने पूरा ब्रह्मांड को बताया हुआ है। मतलब हमारी जो संस्कृति थी उसमें सब चीज पता थी। केवल हमारा सौरमंडल नहीं, सौरमंडल के आगे जितने भी दूसरे तारे ग्रह सब है, सबके बारे में, विभिन्न निहारिका है, आकाशगंगा है, सब है, उनके सबके बारे में पुरानी भारतीय संस्कृति को सब कुछ पता था। केवल हमें पुरानी चीजों को वापस जागृत करना है और उसमें अच्छी रिसर्च की आवश्यकता है। तो फ्यूचर में कभी इस पे भी काम करेंगे कि किस तरीके से संस्कृत डिपार्टमेंट और साइंस के डिपार्टमेंट मिल करके एक फोरम बनाए और इसके ऊपर काम करें। दिल्ली IIT, कानपुर IIT, IISc बेंगलोर, यहाँ पे स्पेशली इन डिपार्टमेंट का मिल करके काम हो रहा है। तो फ्यूचर में जिस तरीके से ये काम हो रहा है, अपने यहाँ भी बहुत अच्छे संसद के रिसर्च स्कॉलर हैं, साइंस के अंदर भी अच्छे हैं, तो सब मिलकर के काम करेंगे तो डूंगर कॉलेज और आने वाली नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। जिस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में हम जानते हैं कि आज के हमारे जो ग्रह बताए गए हैं उतने ही ग्रह हमारी पुरातन संस्कृति में बताए गए। पृथ्वी को केंद्र एक बार सेंटर मानते हुए बताया कि पृथ्वी के आसपास 9 पिंड हैं जिनकी हम रोजाना शांति पाठ के रूप में, एक शांति के रूप में क्या एक पूजा करते हैं रोजाना। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुष्व शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभात। ब्रह्मा विष्णु महेश जो क्रिएटर हैं, डिस्ट्रक्टर हैं और प्रिजर्वर हैं, तीनों जो भगवान हैं उनसे, और जो 9 पिंड पृथ्वी के चारों ओर है, कौन कौन से? भानु सूर्य है, शशि अपना चंद्रमा हो गया, भूमि सुतो या मंगल ग्रह को कहा गया। आज विज्ञान भी ये बता रहा है कि जो मंगल और जो पृथ्वी है उन दोनों की जो समानता है वो सबसे ज्यादा अधिक है। ये भी सोचा जा रहा है कि ये दोनों पहले एक पिंड थे, कभी किसी घटना में किसी टक्कर के बीच में दोनों अलग अलग हो गए और दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए मंगल ग्रह को भूमि सुतो के रूप में हमारी पुरानी संस्कृतियों में कहा हुआ है। इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है और ये बहुत कुछ सत्यता भी है। आप जानते हैं कि अभी जो कई विशेष मिशन गए हैं वो पृथ्वी और मंगल ग्रह की समानता को कराने के लिए गए हैं। इसी तरीके से बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि राहु केतु, ये 9 पिंड है। इनसे हम सब, और 3 अपने बड़े भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे सब प्रार्थना करते हैं कि ये हमारा सुप्रभात आज का दिन अच्छा निकले। ये हमारी संस्कृति है, सब कुछ है। सूर्य सभी के केंद्र में है, विष्णु भगवान जो पालन करता है वो उनका ही एक अंग के रूप में इसको माना गया है। तो ये सब सूर्य के बारे में आपने बहुत सारी चीजें आज दूसरी पढ़ी होगी। शायद ये पक्ष भी मैं बताना चाहता था कि भाई ये भी अपने बाहर मैंने पोस्टर देखे, किसी ने सोलर सिस्टम के ऊपर लिखा हुआ है, कोविड के ऊपर करा हुआ है, बॉटनी वालों ने अपने प्लांट के लिए लिखा हुआ है, जूलॉजी वालों ने अपने अलग अलग तरीके से लिखा हुआ, हर एक ने अपना अपना पक्ष देखने का कोशिश करा है और डिफरेंट थीम के ऊपर काम करा गया। बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ देर बाहर खड़ा था, पोस्टर देखे मैंने। अब मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रिंसिपल डूंगर कॉलेज BIRC और फिजिक्स डिपार्टमेंट के मेरे छोटे भाई डॉक्टर MD शर्मा जी, नागर साहब, मैडम भी बैठी हुई हैं। सबसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक मैंने NGO खोला हुआ है मेरी वाइफ के मेमोरी में, संतोष मंगल सेवा संस्था बीकानेर के नाम से। मैं चाहता हूं कि वो संस्था और डूंगर कॉलेज मिल करके शिक्षा के जगत में कुछ काम करें मिल करके। इस संस्था में मैं चाहूंगा कि कुछ एक्टिविटी कराए, BIRC फिजिक्स डिपार्टमेंट मिलके कराए और उसमें जो भी कंपटीशन करें उसको जो भी अवार्ड वगैरह देना है वो हमारी संस्था दे देगी। उसके अलावा एक मेरी इच्छा है कि मैं भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो फिजिक्स में जो भी गर्ल्स कैंडिडेट जिसके फिजिक्स में हाईएस्ट नंबर आएंगे उसको एक मेडल दिया जाएगा। मतलब ये मेरा इच्छा है।
एक छोटी सी बात और है कि इसके अलावा एक और करना चाहते हैं कि जो बीएससी के अंदर हाईएस्ट नंबर लाए उसको भी एक अपन मॉडल के रूप में दें, तो दो मेडल के रूप में, और जो भी एक्टिविटी कराए उनमें जो भी अपन करने के तय करने के उसके हिसाब से कराए। अगर ये हो जाता है तो मैं अपने आप को, हमारी संस्था जो है वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेगी और डूंगर के कॉलेज के साथ में एसोसिएट करने पे आपको गर्वित महसूस करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। बीआईआरसी के द्वारा आयोजित इस नेशनल सेमिनार का फिजिक्स डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। आप अध्यक्ष इसकी 10 बार एक मोमेंटो रह चुका है। कन्हैया लाल अगर उपस्थित हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट पोस्टर था उसका आप इधर आ जाएं। बेस्ट पोस्टर के अंदर मुझे लगा ये तो कार्यक्रम के हम अंतिम सोपान की तरफ जा रहे हैं। मेरा अनुरोध रहेगा हमारे प्राचार्य और मेंटर डॉक्टर जीपी सिंह सर से अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। धन्यवाद डॉक्टर भोजक सर। मंच पर आसीन डॉक्टर रविंद्र मंगल सर, डॉक्टर सुशेष शर्मा जी, डॉक्टर इंदर सिंह जी, डॉक्टर सुषमा जैन मैडम, इस सभागार में उपस्थित समस्त संकाय सदस्य, प्रिय छात्रों और छात्राओं, सबसे पहले तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि आज इस सेमिनार की शुरुआत में बीएआरसी से जो प्रपोजल आए महाविद्यालय के पक्ष में, उनसे निश्चित रूप से यहाँ के कुछ छात्र हैं, यहाँ के जो शिक्षक हैं वो लाभान्वित होंगे। इस संबंध में जो भी टेक्निकल प्रक्रिया है वो हम मिलके साइन कर लेंगे। मेरी तरफ से उसमें पूरी स्वीकृति है। दूसरा प्रस्ताव अभी जो मंगल साहब ने दिया, श्रीमती संतोष मंगल की स्मृति में जो शैक्षणिक गतिविधियां यहाँ पर होंगी, भौतिक शास्त्र विभाग और बीआईआरसी के बैनर के तले, उसमें महाविद्यालय की तरफ से पूरी सहमति है और पूरा सहयोग है। उस भी व्यक्ति से और इमोशनली भी चाहता हूं कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो अधिक से अधिक किसी शिक्षण संस्था में हो। उसके लिए जो भी सहयोग मुझसे भी बन पड़ेगा, कभी भी किसी भी कैपेसिटी में मैं पूरा दूंगा। आज जो सेमिनार रही वो इस मायने में पूर्णतः सफल रही कि करीब सारे जो विभाग हैं उन्होंने बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया। और बीआईआरसी जिसकी शुरुआत हम लोगों ने केमिस्ट्री, फिजिक्स और बॉटनी, इनिशियली हम 3 ही थे, आज मल्टीप्लाई होके ये भोजक साहब की मेहनत है, भोजक साहब की सोच है। भले ये श्रेय सुबह मुझे दे रहे थे कि 25, मैं भी नहीं सोच पा रहा था कि 25 डिपार्टमेंट्स कैसे जोड़ेंगे, पर आज इन्होंने सिद्ध कर दिया कि अगर डिटर्मिनेशन फर्म हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। और सभी का जो जुड़ाव, इससे भी महत्वपूर्ण बात है सभी विभागों का जुड़ाव। अदरवाइज संस्कृत के लोगों की और केमिस्ट्री की एक्टिविटी में कोई बहुत वो लगाव होता ही नहीं है। मैंने 40 साल लगभग करीब इस महाविद्यालय में गुजारे हैं और कभी मैंने ये देखा ही नहीं कि जूलॉजी होती है तो जूलॉजी वाले ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बॉटनी की कोई सेमिनार पहले नाग साहब कराया करते थे
मुझे आज भी याद है, तो बॉटनी तक के लोगों तक सीमित होती थी। एक बार हमने भी फिजिक्स की सेमिनार कराई थी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल के ऊपर 98 के अंदर, तब उसमें ज्यादातर फिजिक्स के थे, कुछ केमिस्ट्री के मित्र लोग आए थे। पर आज जो मैंने देखा वो वास्तव में बियॉन्ड इमेजिनेशन, और उससे भी बड़ी बात एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक आने के लिए नहीं, सबने अपने अपने पेपर बनाए, उनको प्रेजेंट किया, विषय की सबने अपने अपने ढंग से व्याख्या की, एक दूसरे को समझाने की कोशिश की। शायद यही सबसे अच्छा तरीका है एकेडमिक इंटरेक्शन का। हम एक दूसरे से, मेरा ये मानना है, उम्र भले ही कोई भी क्यों ना हो, चाहे हम कितना ही ज्ञान क्यों ना रखते हो, परंतु दूसरे को सुन के हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और अपने ज्ञान को भी अपडेट करते हैं। और मुझे ये मानने में बिल्कुल भी हिच नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के जो भी उसका वर्क है उसको देख के दूसरा अगर वास्तव में एकेडमिशियन है तो जरूर प्रभावित होगा। एक बार पुनः भोजक साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल साहब का भी बहुत बहुत आभार, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी एकेडमिक जो शुरुआत है उसका प्रस्ताव दिया है। और सुबह जो BARC वाले सर ने जो प्रस्ताव यहाँ की छात्रों के साथ रिसर्च का दिया था, उसके लिए भी मैं चाहता हूं कि सभी लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं ऑफिशियल वोट ऑफ थैंक्स के लिए अंत में इस सेमिनार के को कन्वीनर डॉक्टर राजा राम जी को आमंत्रित करता हूं। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक लाइन सभी के लिए बोलना चाहता हूं। शायद आप लोग गलत हो जाएगा, शायद हमें मालूम नहीं है कि हमने 25 डिपार्टमेंट को जोड़ करके, मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे एक भी सेमिनार ऐसा नहीं मिला सर जिसमें कि 25 डिपार्टमेंट्स एक साथ जुड़े हों। तो हमने क्या किया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेस्पेक्टेड प्रोजेक्ट सर। PIRC द्वारा आयोजित आज इस राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स और महाविद्यालय के जो प्रोफेसर सामने बैठे हैं वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि RNB ग्लोबल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रविंद्र मंगल सर, बिजी शेड्यूल है इनका, फिर भी हमारे लिए ये समय निकाल करके यहाँ पहुंचे हैं। मैं सर का अपने दिल की अधिकतम गहराई के साथ धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। इसी कड़ी में इस महाविद्यालय के एक्स HOD और मांगीलाल बागड़ी गवर्नमेंट कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल और एक्स डायरेक्टर रिसर्च MGS विश्वविद्यालय बीकानेर के प्रोफेसर शिशिर शर्मा जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस मंच के माध्यम से कि सर आप इसी प्रकार हमारे बीच में आते रहें, हंसते रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे महाविद्यालय के एनर्जेटिक प्रिंसिपल सर, हम ये नहीं चाहते कि सर अभी 2 महीने बाद, हालांकि रिटायर होने का है, लेकिन हम नहीं चाहते 2 साल 2 मिनट, हम कहते 5 साल और कम से कम आगे बढ़ जाए राज्य सरकार का, और हमें इसी प्रकार ये प्यार देते रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें और महाविद्यालय का विकास दिनों दिन बढ़ता रहे। और इसी प्रकार के जो सेमिनार हम आयोजित करवा रहे हैं आपके सानिध्य में और ज्यादा करवाएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास आई थिंक आज समय बहुत कम है क्योंकि आप ग्रैंड फादर भी हैं, आपको जाना भी होगा। इसको देखते हुए भी आप सुबह से अब तक हमारे बीच में हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वाइस प्रिंसिपल सर जो सुबह से ही यहाँ बैठे हैं, इंद्र सिंह जी राजपुरोहित प्रोफेसर, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ये हर एक प्रोग्राम के अंदर अपने पूरे समय को व्यतीत करते हैं हमारे साथ।
इसके लिए सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एचओडी हैं, ये तो हमें लगा ही रखते हैं, लगो लगो करो, ये करो वो करो, और सुबह से शाम तक ये तो लिख भी रहे हैं। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी पूरा समय हमें दिया और हमारे को आशीर्वाद दिया। आप सभी का मैं मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ जो पधारे हुए हैं फिजिक्स के डेलीगेट्स दिख रहे हैं, विदा मैडम दिख रहे हैं, दिव्या जोशी मैडम दिख रहे हैं, सुमलता त्रिपाठी मैडम है, नंदिता सिंह मैडम, इन सभी का भी मैं, और आपके प्रोजी साहब तो खैर हमारे, इनको तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी पार्टिसिपेंट्स, प्रेजेंटर्स और हमारे जयशंकर आचार्य जी भी आज बहुत बहुत धन्यवाद के, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम एक ग्रुप फोटो अभी यहाँ करेंगे, तो सभी लोग ग्रुप फोटो के लिए यहाँ सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।